नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिकमी मानवा। ये कहानी हमें एक ट्राइब के मेन स्क्वायर में ले जाती है जहाँ पूरा माहौल काफी रस्टिक और ओल्ड स्कूल सा लग रहा होता है। दूर से हमें कुछ लड़के एक लड़की को घेर के खड़े दिखते हैं और उनमें से एक बोलता है कि वो अभी भी कांप रही है। जैसे हम पास से देखते हैं हमें समझ आता है कि वो एक फॉक्स स्पिरिट है और एक बंदा उसे छूने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट ली युआनी चीखते हुए उठ जाता है, चिल्लाता है कि कोई उसे हाथ न लगाए। ली युआनी कंफ्यूज होकर उठता है और सोचता है कि वहां कौन चिल्ला रहा है। अपना सिर पकड़ के हमारा हीरो बोलता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं और सोचता है कि वो कहाँ है। इसी बीच उन लड़कों में से एक गुस्से में बोलता है कि उस लड़की ने उसे काट दिया और चिल्लाता है कि उसे बाहर ले जाओ। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस बारे में बिल्कुल क्लूलेस होता है। वो सोचता है चल क्या रहा है भाई। तभी वो अपने झोपड़ी से बाहर निकलता है और सीधा उन अजीब आदमियों के सामने आ जाता है। उनमें से एक कंप्लेन करता है कि लड़की सिर्फ एक स्लेव है और कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि ली युआनी उसे नफरत करता है। फिर वहां खड़ी भीड़ गॉसिप करने लगती है, बोलती कि ली युआनी भी कोई शांत नहीं है। तभी ली युआनी सोचता है कि कहीं वो किसी नॉवेल के अंदर ट्रांसमाइग्रेट तो नहीं कर गया। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि जिसके साथ बुरा हो रहा है वो फीमेल लीड है कुफू। फिर उसे याद आता है कि नॉवेल का नाम था द विलेन हीरोइन्स आर ऑब्सेस्ड विथ मी। जब उनमें से एक बंदा मुड़ के उसे ली युआनी बोलता है तब हमारा प्रोटैगनिस्ट सब कुछ जोड़ देता है। उस पल उसे बिजली गिरने जैसा एहसास होता है, वो इस कहानी का विलेन है। इतना सोच के एक बंदा उसके हाथ में एक क्लब पकड़ा देता है। वो बोलता है कि भागी हुई स्लेव पकड़ ली गई है और अब ली युआनी का काम है उसे डील करना। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि नॉवेल में विलेन सिर्फ 3 दिन ही जिंदा रहा था और ये पूरा सीन एक बड़ा स्कैम लगता है। पर तभी एक तेज रोशनी चमकती है आसमान में और आसमान से एक एनर्जी का बड़ा सा पिलर नीचे आता है। एक फ्लोटिंग स्पीयर दिखाई देता है और अपना इंट्रो देता है, डूइंग द प्लॉट सिस्टम बताते कि हमारे लड़के का मिशन है विलेनेस को रिफॉर्म करना ताकि वो उसे प्यार कर बैठे। ये सुनते ही ली युआनी शॉक हो जाता है और पूछता है कि कहीं सिस्टम ने स्टोरी गलत तो नहीं पढ़ ली। डूइंग वार्निंग देता है कि अगर किसी विलेनेस का करप्शन वैल्यू 5 स्टार तक पहुंच गया तो तुरंत गेम ओवर हो जाएगा। सिस्टम फिर अलर्ट देता है कि फीमेल लीड का करप्शन वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है, करंटली लेवल 3 स्टार। उनमें से एक बंदा बोलता है कि ली युआनी बस खड़ा क्या कर रहा है और कहता है कि अपना परफॉर्मेंस दिखाओ, और वो अगले ही पल लड़की पर अंडा मार देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है, पूछता है कि ये सब क्या कर रहा है उसके साथ। प्रोटैगनिस्ट की चीख से वो बंदा घबरा जाता है। ली युआनी तुरंत आगे बढ़ के लड़की के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखना चाहता है कौन हिम्मत करता है उसे बुली करने का। तभी अचानक से एक ग्रीन हेड औरत स्मोक टोन के साथ सामने आती है। वो हैरान होती कि ली युआनी को कुफू को प्रोटेक्ट करते देखकर। सिस्टम फिर से वार्निंग देता है कि करप्शन वैल्यू और भी तेज बढ़ रही है और हमारा हीरो समझ ही नहीं पाता क्यों। ली युआनी खुद को इडियट बोलता है क्योंकि उसे रियलाइज ही नहीं होता कि वो अब कुफू का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सोच के वो पूरी स्ट्रेटजी बदल देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि लड़की उसकी है और किसी को इंटरफियर करने का हक नहीं। बाकी लड़के सोचते हैं कि ली युआनी बिल्कुल नहीं बदला, बस पॉजिटिव हो रहा है। हमारा लड़का सबको वार्निंग देता है कि उसे दूर रहो और जो भी दोबारा हाथ लगाएगा उसे थ्रेटन करता है। यहाँ फॉक्स गर्ल कुफू को ये सब काफी अजीब लगता है। वो उसे साइड से देखती है। लड़की उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज हो जाती है और उसे घूरती रहती है। ली युआनी उसे डांटते हुए बोलता है कि जल्दी से घर जाओ और सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो बहुत पेशेंट आदमी है। पर यहाँ लड़की अपने हाथ में एक तेज पत्थर पकड़ लेती है। कुफू उठ के खड़ी होती है और डिस्ट्रेस भरी नजरों से प्रोटैगनिस्ट का सामना करती है। फिर हमारा हीरो और फॉक्स गर्ल वहां से चल देते हैं जबकि दूर से उन्हें देखा जा रहा होता है। वो मिस्टीरियस ग्रीन हेड औरत कमेंट करती कि ये लुआनी काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ली युआनी ओरिजिनल विलन की तरह एक्ट करता है और लड़की को धमकाता है, कहता है स्पीड बढ़ाओ अपनी। बेचारी फॉक्स गर्ल कुफू बिल्कुल थकी हुई होती है, मुश्किल से खड़ी रह पा रही होती है, पर अचानक से उसका पाँव फिसलता है और वो धम से गिर जाती है। हमारा हीरो उसे देख के सोचता है कि उसकी हालत काफी पिटीबल है और उसे किसी तरह बचाना होगा। तो वो डिसाइड करता है कि उसे उठा के अपने घर ले जाएगा। बाद में अपने घर पर हमारा लड़का बेड पर बैठ के सिस्टम से बात करता है। वो पूछता है कि क्या कोई स्टार्टर पैक या कुछ ऐसा मिल सकता है उसे। सिस्टम कंप्लेन करता है कि उसके पास सिर्फ 10 पॉइंट्स है, फिर भी आइटम शॉप खोल लेता है उसके लिए। ली युआनी सोचता है कि इतने कम पॉइंट्स में कुछ काम का खरीद ही नहीं पाएगा। फिर वो सिर्फ 2 पॉइंट्स का वुमेन्स क्लोथिंग का सेट खरीद लेता है, ये सोचते हुए कि जो भी आज सुबह हुआ कुफू के साथ उसके अमेंड के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसको देखते हुए सोचता है कि 3 दिन हो गए अभी तक वो जागे क्यों नहीं। तभी कुफू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और सिस्टम खुशी से अनाउंस करता है कि फॉक्स गर्ल कुफू जाग चुकी है। इससे ली युआनी को सुकून मिलता है देख के कि वो ठीक है।
फिर वो एक बाउल ऑफ फूड लेके पास आता है और उसे बोलता है पीने के लिए। पर अचानक कुफू का करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ने लगता है और हमारा हीरो पैनिक में आ जाता है। करप्शन पॉइंट्स इसलिए बढ़ रहे होते हैं क्योंकि कुफू सोचती है कि इसमें जहर है। ली युआनी झूठी खांसी खांसता है, फिर वो एक्टिंग कंटिन्यू करता है, चिल्लाता है कि या तो पी लो वरना जबरदस्ती पिलाएगा। इतना बोल के वो बाउल उसके हाथ में थमा देता है और धमकी देता है कि अगर अभी भी दवा नहीं पी तो उसको बाहर निकाल देगा। डर के मारे कुफू वो अजीब सा लिक्विड पीना शुरू कर देती है, भले ही उसे लगता है कि ये उसका आखिरी पल है। खत्म करने के बाद वो पूछती कि अब उसे और क्या करना चाहिए। फॉक्स गर्ल सोचती है अब उसका एंड पक्का है और बचने का कोई चांस नहीं उसके पास। ये सोच के वो बिल्कुल डेस्परेट हो जाती है और मन ही मन आता है कि शायद खुद ही सब खत्म कर देना चाहिए, बेटर होगा। हमारे हीरो की नीयत समझ जाता है और उसे धमकाता है, कहता है कि ऐसा सोचने की भी हिम्मत मत करना, और वो उसके लिए खाने से भरी एक प्लेट छोड़ देता है। वो उसे बोलता है कि कपड़े तुम्हें पहनने के लिए और खाना तुम्हें खाने के लिए। पर जैसे ही वो ये सब बोल रहा होता है, एक हरा कलर का स्नेक उसे ऊपर से देख रहा होता है। वो स्नेक चमकने लगती है और शेप बदलने लगती है, हमारे लड़के के बारे में सोचते हुए कि वो अभी भी कितना विशियस है और बिल्कुल भी नहीं बदला। और स्नेक एक ग्रीन हेड औरत में बदल जाती है जिसका फिगर काफी स्टर्निंग होता है। वो याद करती कि उसको कुछ अलग सा फील हुआ था, पर फिर सोचती कि शायद कुछ भी नहीं। उसके पीछे से कुछ और फॉक्स गर्ल्स आती हैं और उस औरत को जेनी बोल के फल तोड़ने के लिए बुलाती है। जेनी तुरंत हाँ बोलती है और बाकी लड़कियों को एक विकेट से स्माइल देती है। इधर ली युआनी लड़की को बोलता है कि तुम यही खाना डिजर्व करती हो। जब वो छोटा था उसने कई बच्चों के साथ 4 डिश और एक सूप पे गुजारा किया था। वो आगे बोलता है कि वो कचरे में खुदाई करती हुई लग रही है और उसे जल्दी से कपड़े बदलने को कहता है। प्रोटैगनिस्ट उसको धमकी देता है कि अगर एक भी दाना छोड़ा तो पूरा खाना उसके सर पर डाल देगा। और तभी करप्शन का एक पॉइंट बढ़ जाता है और सिस्टम बताता है कि लड़की अभी भी सोच रही कि खाना पॉइजन है। हमारा हीरो सोचता है कि पिछले ओनर ने उसे कितना बुरा ट्रीट किया होगा। फिर वो चिकन लेग उठाता है और कहता है कि वो इसे खाने के लायक नहीं है, फिर खुद ही खा लेता है। वो खाते हुए बोलता है कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुमको देख के मेरा एपेटाइट ही मर गया। और हमारा प्रोटैगनिस्ट बाहर निकल जाता है और दरवाजा लॉक कर देता है बाहर से। इधर फॉक्स गर्ल कुफू उसके रिएक्शन से हैरान रह जाती है, पर अचानक कुफू खाने की तरफ झपट्टी मार देती है जो हीरो ने छोड़ के गया था। वो चिकन लेग को भूखों की तरह खाने लगती है। डेस्परेटली खाती है, वो इमोशनल भी हो जाती है। खाते खाते ही वो रोने लगती है जब उसे समझ आ जाता है कि खाने में जहर नहीं है। बाहर सिस्टम खुशी से अनाउंस करता है कि कुफू का करप्शन वैल्यू पहली बार कम हुआ है। हमारा लड़का सोचता है कि पिछला ओनर इतने सुंदर लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट और उसका नाम भी सेम है और ऑथर ऑफ द नॉवेल भी थोड़ा हापसी है। ली युआनी अपना रिफ्लेक्शन देखता है और अपनी गंदी और अनकेप्ट हालत पर कंप्लेन करता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ओरिजिनल ली युआनी का डिस्क्रिप्शन नॉवेल में काफी छोटा सा है और उसे याद भी नहीं। फिर सिस्टम बोलता है कि नॉवेल का कैरेक्टर 3 महीने से नहाया ही नहीं था, जो सुन के हीरो बिल्कुल डिसगस्टेड हो जाता है। ली युआनी हार मान लेता है और पूछता है कि क्या वो 1 पॉइंट देकर शावर जेल ले सकता है। हमारा लड़का डील एक्सेप्ट करता है और सिस्टम उसे बाथ आइटम्स दे देता है, यहाँ तक कि टॉवेल और एक्सफोलिएटिंग मिंट भी फ्री देता है। वो मौका देख के एक फर्स्ट एड किट भी 1 पॉइंट पे स्पेशल ऑफर पे ले लेता है और फॉक्स गर्ल का ख्याल रखने के लिए। सिस्टम बताता है कि शॉप के सारे आइटम्स फॉरएवर यूज हो सकते हैं, जो हीरो को सरप्राइज कर देता है। ली युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या कुफू को डिनर मिल गया है। सिस्टम तुरंत जवाब देता है कि उसके बड़ी ने आधे घंटे पहले ही दे दिया था, तो उसे लगता है अब तक तो वो खाना खा चुकी होगी। और वो जोर से कमरे का दरवाजा लात मारकर खोलता है। अंदर फॉक्स गर्ल कुफू घबरा जाती है और खाना बंद कर देती है। प्रोटैगनिस्ट उसको ऐसे हालत में देख के सोचता है कि अभी तक उसने खाना खत्म क्यों नहीं किया। तो सिस्टम उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी इंजर्ड है, तो खाना खाना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है। ये सुनते ही ली युआनी कुफू से बोलता है कि नीचे बैठ जाओ और खाना कंटिन्यू करो। फिर एक डरावनी आवाज में प्रोटैगनिस्ट उसे डांटता है, पूछता है कि क्या उसकी हिम्मत हुई लेफ्ट ओवर छोड़ने की, और एक क्रीपी सी स्माइल के साथ कहता है कि उसे याद रहेगा लेफ्ट ओवर छोड़ने वालों के साथ क्या होता है। वो उसे एक भयानक नजर से देखती है और लड़की ठंडे पसीने में आ जाती है, बिल्कुल डर के मारे। फिर ली युआनी उसके पास बैठ जाता है, जबकि लड़की खौफ के साथ बाकी खाना खा लेती है। फिर हमारा हीरो अपनी जेब से कुछ निकालता है। देख के कुफू को लगता है कि उसे दर्द देने का नया तरीका मिल गया है उसे अब। ली युआनी उसका पैर पकड़ लेता है और जिधर चोट लगी हुई है उधर कॉटन बॉल से दवाई लगाता है, पर बेचारी कुफू को लगता है कि ये तो जहर है उसे मारने के लिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसे यही लगते रहना बेटर है, समझाने से ज्यादा आसान। ली युआनी उसे डांटता है कि खाना खाना कंटिन्यू करो और रुकने की हिम्मत भी मत करना, और वो खुद उसके चोटों पर दवाई लगाना कंटिन्यू करता है।
फिर ली युहानी उसका हाथ पकड़ता है और उसके चोटिल हाथ का इलाज करता है। कहता है कि सब जख्म जलन देंगे एक बार तो कम से कम। थोड़ी देर में वो उसका इलाज पूरा कर देता है और उसका खाना भी खत्म हो जाता है। ली युहानी उसे जाते जाते बोलता है कि मैंने तुम्हारे चोट पे मेडिसिन लगा दी है और मैं अब चलता हूँ। कुफू मन ही मन सोचती है मेडिसिन। कुफू हैरान रह जाती है और समझ जाती कि वो चीज उसके बॉडी पर लगाई गई थी वो मेडिसिन थी। वो जल्दी से उस पर चिल्लाती है और कहती कि रुक जाओ। जब वो कमरे से जा चुका होता है उसे अकेला छोड़कर वो पूछती कि क्या ये उसका कमरा नहीं है। बाहर हमारा हीरो ठंड से कांप रहा होता है और खुद को समझाता है कि ठंडी रात झेलना वर्थ इट होगा। वो सोचता है कि जब वो उठेगी और अपने जख्म भरे हुए देखेगी उसका करप्शन वैल्यू काफी कम हो जाएगा। सिस्टम फिर बताता है कि स्कोर करप्शन और अफेक्शन में डिवाइडेड होता है और उसके पास सिर्फ 7 पॉइंट्स बचे हैं। हमारा लड़का कॉन्फिडेंस में बोलता है कि टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि कुफू के उठते ही उसे ढेर सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। पर अचानक उसके झोपड़ी से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गुस्से में ली युहानी चिल्लाता है और उसे अनग्रेटफुल बैकस्टैबर बोलता है। ली युहानी को गुस्सा आता है कि फॉक्स गर्ल कुफू की मदद करने के बाद भी एक भी उसे पॉइंट नहीं मिला अब तक। फिर हमारा हीरो एक गहरी सोच में डूब जाता है। फिर वो अपनी बदबू के बारे में कंप्लेन करता है और बोलता है कि इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक नंबर का गंदा इंसान था। आखिर में वो खुद की तारीफ करता है, कहता है कि अगर वो क्लीन और अच्छे कपड़ों में हो तो कोई भी लड़के उस पर फिदा हो जाए। इस आइडिया के साथ प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि अपनी अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए नहाना जरूरी है और वो एक पॉइंट एक्सचेंज करके टॉयलेटरीज ले लेता है ताकि फाइनली साफ हो सके। अगली सुबह कुफू दरवाजा खोलने की आवाज से उठ जाती है और एकदम चौंक जाती है। दरवाजे पर ली युहानी खड़ा होता है, पूरी तरह से साफ सुथरा और अच्छी खुशबू के साथ। कुफू उसके इतने बड़े चेन से शॉक हो जाती है और उसे पहचान भी नहीं पाती। हमारा हीरो स्टाइल मारते हुए पूछता है कि क्या उसे वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। पर अचानक ही कुफू डर के मारे पीछे हट जाती है और ली युहानी उसे पूछता है कि अचानक से तुम पीछे क्यों हट गई, और तभी से उसका करप्शन फिर से बढ़ने लगता है। ली युहानी को समझ ही नहीं आता कि करप्शन पॉइंट फिर से क्यों बढ़ रहे हैं। तभी सिस्टम उसे बताता है कि उसका करप्शन वैल्यू 0.001 पर मिनट के हिसाब से हमेशा बढ़ता रहेगा। फिर उसे रियलाइज होता है कि अगर एक हैंडसम स्ट्रेंजर अचानक सामने आ जाए तो कोई भी सस्पिशियस हो जाता है। इसे फ्रस्ट्रेशन में ली युहानी गुस्से में दीवार पर मुक्का मार देता है। वो कुफू पर चिल्लाता है और पूछता है कि अभी भी वो वही पुराने गंदे कपड़े क्यों पहनी हुई है, क्या उसे उसने दिए हुए कपड़े पसंद नहीं आए। अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए वो उसके कपड़ों को गंदा और बेकार बोल के क्रिटिसाइज करता है। ली युहानी उसको कंधे से पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम्हारा इरादा ली फैमिली को पूरे ट्राइब के सामने गंदा होने का फील करवाना चाहता है। इससे कुफू थोड़ी डर जाती है और थर-थर कांपती है। उसको देख के ली युहानी सोचता है कि लड़की को गहरा ट्रॉमा है और उसे संभालना काफी मुश्किल होगा। फॉक्स गर्ल कुफी उसे डर और शक भरी नजरों से देखती रहती है। तभी हमारा हीरो चिल्लाता है और कहता है कि जल्दी से जाके कपड़े बदलो अपने। कुफू बोलने की कोशिश करती है कि उसे खाना बनाना है, पर उसकी बात ली युहानी बीच में काट देता है और बोलता है कि उसका खाना बहुत ही खराब होता है। फिर ली युहानी उसे बेड पे धकेल देता है और बोलता है कि तुम आज खाना मत बनाओ, जस्ट घर पे रहो और अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट करो। हमारा लड़का गुस्से में वहां से चला जाता है, फ्रस्ट्रेटेड कि उसे एक भी अफेक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा। कुफू दरवाजे के पास से झांकती है उसके बिहेवियर से बिल्कुल कंफ्यूज होके। फिर वो बेड पर रखे नए कपड़ों को देखती है और सोच में पड़ जाती है। कुफू को याद आता है कि पहले वो उसे कितना बुरा ट्रीट करता था और फिर अचानक कैसे बदल गया। वो आगे सोचती है वो तो एक स्लेव है और उसके मास्टर को मरती हुई हालत में छोड़कर भाग गई थी, और जब वो पकड़ी गई उसे सजा क्यों नहीं दी गई और ऊपर से नए साफ कपड़े भी दे दिए। फिर वो अपना हाथ देखती है और नोटिस करती कि जख्म पहले से बेटर हो गए हैं। वो सोचती कि क्या वो एक्चुअली उसके बारे में वरीड है, पर उसकी कॉन्शियसनेस उसे वार्न करती है कि ये सोच के बेवकूफ मत बनो, वो केयर नहीं करता तुम्हारी। फॉक्स गर्ल कुफू खुद को समझाती कि वो सिर्फ उसके लिए कोई और बुरा प्लान बना रहा होगा, क्योंकि ली फैमिली कभी भी किसी से अच्छे बिहेव नहीं करती। वो नए ड्रेस को जोर से पकड़ लेती है और डिसाइड करती कि उसे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकती। उधर हमारा हीरो चलते चलते ही अचानक बीच में रुक जाता है। ली युहानी सोचता है कि लड़कियों को प्रिटी कपड़े पसंद होते हैं, जिससे उसका मूड बेटर होगा और उसे पॉइंट्स बढ़ेंगे। पर सिस्टम बताता है कि उसका करप्शन वैल्यू थोड़ा और बढ़ गया है, जिससे वो शॉक हो जाता है। ली युहानी फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर गिर जाता है और बोलता है कि वो हार मान रहा है क्योंकि ये लड़की हैंडल ही नहीं हो रही उससे। फिर हमारा हीरो अपनी विलन एक्टिंग प्रैक्टिस करना शुरू करता है। बोलता है कि कुफू का दिन खराब था जो उससे टकरा गई। वो अपना ड्रामा कंटिन्यू करता है, कहता है कि अगर उसने अच्छी तरह से सेवा नहीं की तो उसे एक क्विक और पेनलेस एंड मिलेगा ताकि दर्द ज्यादा ना हो। फिर अचानक अपनी टोन बदल के सिस्टम से पूछता है कि क्या उसकी एक्टिंग काफी क्रूअल थी।
डोइंग कंफर्म करता है कि हाँ काफी ज्यादा ही थी। ली युहानी बोलता है कि कैरेक्टर में रहने के लिए कोई न जानता कि पर्दे के पीछे वो कितनी मेहनत करता है। इसके साथ ही ली युहानी और सिस्टम दोनों हाइप हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। घर वापस आके हमारा हीरो चिल्लाता है कि वो वापस आ गया और पूछता है कि सब कहाँ है। सोचता है कि क्या फॉक्स गर्ल कुफू फिर से भाग तो नहीं गई। तभी कुफू पर्दे के पीछे से निकल के टिमिड आवाज में बोलती है कि वो यही है और भागी नहीं। प्रोटैगनिस्ट फिर डरावने अंदाज में उसकी तरफ चलने लगता है अपनी क्रूएल विलन इमेज बनाए रखने के लिए। ली युहानी उसे डांटता है और बोलता है कि नहा के कपड़े बदले क्योंकि इतनी गंदी है कि वो उसे एम्बेरस कर रही है। कुफू डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है और बोलती है नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है। और उससे पहले ली युहानी कंप्लेन करता है कि उसने लकड़ियां क्यों जमा की, उससे उसका जख्म फिर से खुल सकता है। कुफू इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके अजीब बिहेवियर पे कैसे रिएक्ट करे। फिर हमारा लड़का आग की तरफ इशारा करता है और ऑर्डर देता है कि बिना जवाब दिए जाके पूरी तरह से साफ हो जा, और वो खुद ही लकड़ी आग में डाल देता है। कुफू हाँ बोल देती है पर मन में सोचती कि उसे लगा था वो बदल गया है, जो बिल्कुल गलत था। उसके लिए वो कभी भी सच में नहीं बदलेगा। अगले ही सीन में हमारा लड़का उसके लिए गर्म पानी के साथ बाथ टब रेडी करता है। फिर उसे कहता है कि जल्दी से जाओ और नहा लो। ये सुनते ही कुफू शर्मा जाती है पर कैरेक्टर में रहने के लिए ली युहानी उसे इंसल्ट करता है। कहता है कि बाकी कई लड़कियां ज्यादा सुंदर है उससे, और हॉट भी और ज्यादा फायरी और बोल्ड भी। मैं बाहर जाकर ही ऐसे टहल के अपनी आंखें सेक सकता हूँ। कोई बेवकूफी होगा जो इंटरेस्टेड होगा तुम्हें ऐसे देखने के लिए, जिससे सिस्टम उसे वियर्ड बोल देता है। ली युहानी बाहर जाते हुए फिर से चिल्लाता है कि जल्दी से नहा लो, जबकि डूइंग फिर से कंफर्म करता है कि वो फिर से अजीब से बिहेव कर रहा है। मजबूरी में कुफू मान जाती है और नहाने के लिए अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। धीरे से कुफू अपना पैर गर्म पानी में डाल के टेम्परेचर चेक करती है। पानी में बैठने के बाद वो सोचने लगती कि इतना सब होने के बाद आज रात वो उसे क्या चाहेगा। बाहर ली युहानी पैनिक कर रहा होता है और वो सोचता है इधर कुफू ही इतनी मुश्किल है और अभी उसे और 6 विलेन संभालनी है। वो कंप्लेन करता है कि वो तो हीरो बनना चाहता था, ना कि विलेन। सिस्टम उसे चीयर अप करता है और बोलता है कि उसके पास 7 पावरफुल फीमेल वॉरियर्स होंगी जिनको तुम शो ऑफ करके कितने कूल लग सकते हो पूरे समाज में। इस बात से हमारे प्रोटैगनिस्ट के अंदर नया जोश आ जाता है और वो बोलता है कि सिम बनना भी ग्रेटर गुड के लिए जर्नी का एक हिस्सा है। रात में बाद में कुफू दरवाजे पे आती है और बोलती कि उसने नहा लिया है जैसे उसने कहा था। जब हमारा हीरो मुड़ के उसकी तरफ देखता है तो वो बिल्कुल शॉक और स्पीचलेस हो जाता है। कुफू नए ड्रेस में खड़ी होती है और शर्मा के पूछती कि क्या ये आउटफिट उस पर अजीब लग रहा है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो प्रोटैगनिस्ट के जवाब का इंतजार करती है, जबकि वो बस चुपचाप उसे देखता रहता है। फिर लिहानी उसे बोलता है कि ठीक ठाक लग रही हो, पर अंदर ही अंदर वो पैनिक कर रहा होता है और ऑलरेडी प्लान बना रहा होता है कि उसे और भी ढेर सारे आउटफिट्स खरीद के देगा। कुफू उसका रिएक्शन समझ ही नहीं पाती और सोचती कि शायद उसे ड्रेस पसंद नहीं आई, इस वजह से वो काफी उदास हो जाती है। अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखने के लिए हमारे हीरो कुफू को ऑर्डर देता है कि रात को वो उसके कमरे में रहे और जब वो सो रहा हो उस पर नजर रखे, जो उसे सरप्राइज कर देता है। फिर वो कुहू को गालों से पकड़ता है और ओवर द टॉप धमकी देता है, अगर वो बीच रात उठा और तुम उस रूम में नहीं दिखी तो उसे सख्त सजा मिलेगी। कुफू डर के मारे उसे एक्सेप्ट करती है और बोलती है आई अंडरस्टैंड। इतना कह के दोनों कमरे की तरफ जाते हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि एक्टिंग काम कर गई है और उसका करप्शन अब बढ़ना बंद हो गया है। हमारा लड़का उसे वार्निंग देता है कि बाल्टी के साथ छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि अगर वो फिर से हर्ट हो गई तो उसे उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। कुफू समझ जाती है कि वो बस इस बात से डर रहा है कि अगर उसे फिर से चोट लग गई या बीमार हुई तो पैसा खर्च होगा, पर पता नहीं क्यों उसे ये बात सुन के अच्छा लग रहा होता है मन ही मन। भले ही उसे लगता है कि ये सब पैसे के लिए हो, पर आखिर में वो उसकी कंसर्न समझ जाती है। कुफू रिलीफ के आंसू रोती है क्योंकि भले ही उसका भागना फेल हो गया हो, पर अब उसकी जिंदगी पहले जैसे मुश्किल नहीं रही। उसी पर डूइंग इन्फॉर्म करता है कि उसका करप्शन काफी कम हो गया है, जिससे उसे 10 पॉइंट मिलते हैं और लेवल 2 सिस्टम शॉप अनलॉक हो गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट ली युहानी ये सुन के खुशी के आंसू रोता है और सिस्टम को हक कर लेता है। सिस्टम भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि उनका प्लान काम कर रहा है। उसी मोमेंट ली युहानी की आंखों में नई डिटर्मिनेशन चमक उठती है जब वो देखता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। वो सोचता है कि एक दिन कुफू समझ जाएगी कि वो पहले जैसा नहीं रहा और अब वो बस उसे खुश और मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। लंबे टाइम के बाद हमारा हीरो बेड पर रिलैक्स करने की कोशिश करता है, पर अचानक उसकी आंखें फट से खुल जाती है और तब वो देखता है कुफू उसके बेड पर है और अपने कपड़े उतार रही है, जैसे उसके रात के लिए कुछ और ही प्लान्स हो।
उसे देखकर ली युआनी लाल होकर शर्माता हुआ बेड से कूद जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। कुफू शांति से जवाब देती है कि उसने ही तो उसे कहा था कि वो उसके साथ सोने आए। ये बात सुनकर ली युआनी घबरा के खड़े हो जाता है, जबकि कुफू उसका रिएक्शन से बस कंफ्यूज होती है। तुरंत ही ली युआनी ऐसा सब बोलने का डिनाई करता है और अपनी नाक से बहते खून को छुपाने की कोशिश करता है ताकि पूरी बेइज्जती ना हो। तभी सिस्टम एक डेंजर वार्निंग देता है कि उसका करप्शन वैल्यू बढ़ रहा है 0.001 पॉइंट से। फिर ली युआनी अपनी इविल विलन एक्टिंग बचाने के लिए उसे इंसल्ट करता है। लगता है मैं तुम पे ज्यादा ही इजी हो गया, जाके अपने आप को मिरर में देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम जैसे लड़की के लिए मैं डेस्परेट हो जाऊंगा? कुफू फिर से पूछती कि अगर वो इतना बुरा है तो उसके एक्शंस कुछ और ही क्यों दिखा रहे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भड़क जाता है और उसे लेक्चर देता है कि गलत मतलब मत निकाले। गुस्से में वो उसे बोलता है कि बेड पर जाके सो जा और खुद जमीन पर दूर जाके सोएगा, और वो उसे बेड पर ढकेल देता है। और कुफू सोचती कि क्या उसे सच में वहां सोने की इजाजत है। ली युआनी बेड के बारे में कंप्लेन करता है, बोलता है कि वो ज्यादा ही सॉफ्ट है और बोलता है कि वो फ्लोर पे जाके सो जाएगा। पर मनी मन सोचता है कि मैं एक स्ट्रेट लड़का हूँ और अगर मैंने एक रॉन्ग मूव किया तो इसकी करप्शन वैल्यू मैक्स आउट हो जाएगी। कुफू से फिर से पूछती कि क्या अब भी कुछ होने वाला है, और वो बस उसे चुप रहने और सो जाने को बोलता है। इतना कह के हमारा लड़का सिर्फ एक कंबल के साथ सख्त जमीन पर लेट जाता है। उसे ऐसे सोते हुए देख कुफू मनी मन सोचती है अच्छा हुआ ये फाइनली सो गया, और वो खुद भी चुपचाप मान जाती है और लेट जाती है। थोड़ी देर में वो सो जाती है और पहली बार उसे महसूस होता है कि वो सेफ और शांत है। पर रात के बीच में कुफू को एक भयानक नाइटमेयर आता है। सपने में उसे याद आता है वो भयानक आग जो उसके पुराने गांव को जला के राख कर गई थी। सब लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे जब आग सब कुछ निगल रही थी। छोटी सी कुफू रोते हुए उस आग से बचने की कोशिश कर रही थी, पर भागते हुए उसे एक तीर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है, इतनी कमजोर कि उठ भी नहीं पाती। उसी तरह दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और बेचने के लिए पिंजरे में डाल देते हैं। कुफू अपनी सारी पुरानी तकलीफ और दर्द दोबारा महसूस करती है। वापस प्रेजेंट में कुफू बेड पर तड़पने लगती है और उसके आसपास डार्क एनर्जी घूमने लगती है। शोर से हमारा प्रोटैगनिस्ट जाग जाता है और सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसे जगाना मुश्किल है, वो एक नाइटमेयर में है। ली युआनी पूछता है कि क्या डूइंग उसका सपना देख सकता है, वो पास्ट के बारे में क्या सोच रही है, पर सिस्टम उसे मना करता है और बताता है कि उसका करप्शन वैल्यू और बिगड़ रहा है। सिस्टम फिर एक्सप्लेन करते हैं कि वो नोबल ब्लड लाइन से, पर फिर भी उसे स्लेव बना के बेच दिया गया। ली युआनी याद करता है कि ट्रॉमा ने उसकी कुछ पावर सील कर दी थी और प्यार से उसके आंसू पोंछता है। फिर ली युआनी नोटिस करता है कि कुफू के पैर का जख्म अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। वो तुरंत ही अपना फर्स्ट एड किट उठाता है और उसका इलाज करने लग जाता है। वो कुफू के पैर पर दवा लगाता है, सोचते हुए कि इससे हीलिंग और तेज हो जाएगी। फिर ली युआनी उसे देखता रहता है जो नींद में भी दर्द महसूस कर रही होती है। सोते हुए कुफू को तेज दर्द होता है और उसे लगता है कि वो जानबूझकर उसे चोट पहुंचा रहा है। वो सोचती है ये सब सिर्फ एक प्लान था ताकि वो गार्ड डाउन करे और फिर नींद में अटैक हो। नफरत से भरी आंखों के साथ वो बस ये चाहती कि वो जल्दी से सब कुछ खत्म कर दे। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो सोचती कि अब तक तो कोई सुअर भी जाग जाता, इसलिए वो किसी तेज चीज को पकड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच हमारा हीरो उसका इलाज पूरा कर चुका होता है और फ्लोर पे गहरी नींद में सो रहा होता है। कुफू गुस्से से भरी हुई जाग जाती है और डिसाइड करती कि वो उससे बदला लेगी, पर अटैक करने से पहले ही उसे अपना जख्म से अजीब सी खुजली महसूस होती है। जब वो चेक करती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि जख्म लगभग पूरी तरह से भर चुका होता है। उसी पल कुफू को समझ आ जाता है कि जो चीज उसके लिए दर्दनाक लग रही थी वो असल में दवा थी। सच समझ आते ही उसका दिल में उसके लिए अफेक्शन वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि वो बस उसकी मदद ही कर रहा था। अगली सुबह एक नया दिन हमारे हीरो ली युआनी के घर पे शुरू होता है, पर हम देखते हैं डूइंग घबराहट में उसे जगा देता है चिल्लाते हुए कि कुछ बहुत बुरा हो गया है। सिस्टम बताता है कि ओरिजिनल कहानी का प्रोटैगनिस्ट भी इस दुनिया में आ चुका है। हमारा लड़का पैनिक कर जाता है क्योंकि वही सो कॉल्ड विलन था जो पहले कुफू को बुरी तरह से ट्रीट करता था। डूइंग फिर से वार्न करता है कि उसकी एबिलिटीज के साथ वो हमारे हीरो की सारी प्रोग्रेस पल भर में क्रॉस कर लेगा। ली युआनी कंप्लेन करता है कि सिर्फ कुफू ही ऑलरेडी इतनी मुश्किल है और वो तो रियल प्रोटैगनिस्ट है और मैं एक अबला नारा जो कुफू को बार बार छेड़ता है। डूइंग सीधा बोल देता है कि अगर दूसरा बंदा जीत गया तो वो इस दुनिया से इरेज हो जाएंगे परमानेंटली। सिस्टम में सिस्टम के हाथ से ही डिलीट होने का ख्याल से ही डूइंग पैनिक कर जाता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सोचता है और एक जबरदस्त आइडिया निकाल लेता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है क्योंकि उसे 30 पॉइंट्स मिल चुके हैं और कहानी पहले ही बदल चुकी है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ली युआनी बोलता है कि दूसरे बंदे को पहले उससे गुजरना पड़ेगा, फिर ही वो कुफू के पास जा सकता है।
फिर हमारा हीरो डिसाइड करता है कि वो कूल रहेगा और बस इस नए राइवल पर नजर रखेगा। इसी बीच कुफू उसे खुद से बात करते हुए सुन लेती है और वो सोचती है कि ये किससे बात कर रहा है। इधर ली युआनी कुफू के बेड के पास जाता है। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कि आराम से सो जाओ और मेरा वेट करो। इतना कह के हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने प्रॉब्लम्स हैंडल करने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है, उसे आराम करने छोड़ के। कुफू कंफ्यूज होकर उठती है और सोचती है कि उसका मतलब क्या था इतने सॉफ्ट शब्दों से। दूसरी तरफ जंगल में हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना नया प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि कुफू को यहाँ ला के किसी बीस्ट अटैक का ड्रामा करेगा ताकि हीरो बन के उसे बचा सके। पर अचानक हमारा लड़का रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि जंगल में कोई उसे देख रहा है। चौंक के वो चिल्लाता है और कहता है कि जो भी हो सामने आ जाओ और छुपना बंद करो। बड़ी सावधानी से हमारा हीरो उन झाड़ियों की तरफ बढ़ता है ताकि पता लगा सके ये मिस्टीरियस स्पाई है कौन। तभी झाड़ियों से एक हाथ निकलते और आवाज आती कि अटैक मत करो, हम सेम टाइप से ही है। एक ग्रीन हेड वुल्फ वुमन सामने आती है और बोलती कि उसका गाना तो बिल्कुल भूत की तरह लग रहा था, पर लगता है वो तो तुम थे जो गाना बोल रहे थे। वो उसे टाउन स्क्वायर से पहचान लेती है और पूछती कि क्या वो ली युआनी है, उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करती हुई। उसकी सिंगिंग से एम्बेरेस्ड होकर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि वो बस टाइम पास के लिए गा रहा था और माफी मांगता है। बाकी की लड़कियां भी कमेंट करती कि उन्होंने तो सुना था कि ली युआनी बहुत ही अगली है, पर असल में ये तो काफी क्यूट और हैंडसम है। हमारा लड़का ये सब सुन लेता है और कॉम्प्लीमेंट से फुल खुश और प्राउड हो जाता है। ग्रीन हेड ऑलर बोलती है कि वो काफी बदल गया और बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। हमारा लड़का अच्छा मौका देख के तीनों लड़कियों से उनका नाम पूछ लेता है। फिर वो तीनों एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देती है। पर्पल बालों वाली का नाम एनिंग, व्हाइट बालों वाली का नाम जेंग सुई सुई और लास्ट में ग्रीन बालों वाली का नाम शाओ युआन, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक बड़ा सा वाटरमेलन गिफ्ट करती है जो उन्होंने अभी अभी पिक किया था। ली युआनी तरबूज लेने से मना करता है, बोलता है कि वो गिफ्ट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर शाओ युआन इंसिस्ट करती है, कहती है कि पहाड़ से काफी मिले थे और उसे जरूर ट्राई करना चाहिए। वो ये भी सजेस्ट करती कि वो थोड़ा सा कुफू के लिए भी ले जाए जो उसे सरप्राइज कर देता है। हमारा हीरो तुरंत विलेन मोड ऐड करता है और बोलता है कि कुफू इससे टेस्ट करने लायक ही नहीं है। ये देख के डूइंग उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। उसके बाद जाओ युआन अपनी फ्रेंड्स को बुलाती है और बोलती है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। जाते वक्त जाओ युआन हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक आखिरी स्माइल देती है और बाकी लड़कियों के साथ चली जाती है। हमारा लड़का भी हाथ हिला के उन्हें अलविदा बोल देता है। अकेले उधर रह जाने के बाद वो जंगल में हुई इस अनएक्सपेक्टेड मुलाकात के बारे में गहरी सोच में डूब जाता है। ली युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या ओरिजिनल कहानी में शाओ युआन नाम की कोई कैरेक्टर थी। डिंग बोलता है उसे पता नहीं और कहता है कि शायद उसकी करिश्मा ने नई लड़कियों को अट्रैक्ट कर लिया है। हमारा लड़का ये सब सुन के काफी स्मग फील करता है और अपने आप पे प्राउड फील करता है। वापस उसके घर के किचन में हमारा हीरो कंप्लेन करता है कि खाना बनाना हमेशा ही एक हेडेक होता है। वो नोटिस करता है कि माचिस की डिब्बी खाली है और सोचता है कि अब लकड़ी जलाए कैसे। ये सोचते हुए ली युआनी डिंग से मदद मांगता है और पूछता है कि क्या उसके पास कोई लाइटर टाइप की चीज है। डूइंग एक सिस्टम पॉइंट के बदले उसे लाइटर दे देता है। कॉन्फिडेंस भरी स्मोक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट न्यू एरा की एक जबरदस्त इन्वेंशन को दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी कुफू वहां आ जाती है और पूछती कि क्या वो किचन में है, जो उसे अचानक डरा देता है। कूल रहने की कोशिश में हमारे हीरो हाँ बोलता है, पर गलती से फ्लोर पे पड़े लाइटर पर पैर रख देता है। वो तुरंत अपना टोन बदलता है और रूड तरीके से पूछता है कि उसे क्या चाहिए। कुफू एक टीमिड आवाज में बोलती है कि वो खाना बनाने आई है। ली युआनी उसे बोलता है कि खाना बना ले और वो बस बिना किसी मदद के आग जलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। फिर वो तुरंत लकड़ी पर लकड़ी रगड़ने लगता है, चिंगारी निकालने की कोशिश में। ठंडे पसीने के साथ वो सोचता है कि इस तरीके से आग जलाना बहुत ही मुश्किल है और वो कहीं कुफू के सामने एम्बैरेसिंग ना हो जाए। उसकी ये स्ट्रगल देख के कुफू मदद ऑफर करती है और कहती कि उसे ट्राई करने दो। और सिर्फ एक सिंपल जेस्चर से कुफू अपनी मैजिक यूज करती है और उसकी उंगलियों पर से आग जल उठती है। इससे पल भर में ही लकड़ी जलने लगती है और हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है कि वो कितनी इनक्रेडिबल है। कुफू समझाती कि भले उसकी शन अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई, फिर भी वो बिना ज्यादा मेहनत की छोटी सी आग की चिंगारी बुला सकती है। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ही खुश हो जाता है और पहली बार असली मैजिक देखकर एक्साइट हो उठता है। क्यूरियोसिटी में वो कुफू से पूछता है कि मैजिक यूज करने के लिए क्या हाथ के जेस्चर्स या कोई मंत्रा बोलना पड़ता है। कुफू बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस अपनी पावर्स को फोकस करके अपनी व्हील के साथ सिंक्रोनाइज करना होता है। ये सुनते ही ली युआनी हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या इससे उसकी उंगलियां जलती नहीं। कुफू थोड़ा कंफ्यूज होकर बस इतना ही कहती कि नहीं, आग उसे कभी नहीं जलाती। हमारे हीरो फिर एक के बाद एक सवाल दागने लगता है, ये कैसे सीखते हैं, स्किल का कॉस्ट क्या है, सब कुछ। और कुफू बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है क्योंकि वो इतनी तेज बोल रहा होता है कि उसे आधी बात समझ ही नहीं आती।
पर अचानक वो शर्मा जाती है और वो सोचती है कि उसे प्रोटैगनिस्ट थोड़ा सा क्यूट लगने लग रहा है, पर तुरंत ही खुद को डांटती है और याद करती है कि उसने उसके साथ पहले क्या क्या बुरा किया था। फिर वो जबरदस्ती पुरानी यादें याद करती है ताकि उसे एक्ट में ना आ जाए। उधर हीरो सिस्टम से पूछता है कि मैजिक यूज करने के लिए एनर्जी कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डूइंग बताता है कि तुम अपने पॉइंट्स को एक्सचेंज करके स्किल सीख सकते हो। कुफू सोचती कि वो आजकल काफी अलग बिहेव कर रहा है। पीछे लियोनी कंफ्यूज होकर डूइंग से पूछता है कि क्या ये सब भी एक्सचेंज कर सकते हैं। कुफू याद करती कि उसने कल रात उसका ख्याल रखा था और उसके घावों पर मेडिसिन भी लगाई थी। और लियोनी सिस्टम से पूछता है कि अब कौन सी स्किल खरीद सकता है वो। डूइंग बताते कि उसके पास करंटली 46 पॉइंट्स है और वो 45 पॉइंट से डेंजर प्रीमिनेशन खरीद सकता है जो 10 सेकेंड डेंजर फोर्सी कर सकती है। हीरो कंप्लेन करता है कि सिर्फ 10 सेकेंड फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी बिल्कुल ही यूजलेस है उसके लिए। डूइंग बताता है कि स्किल्स अपग्रेड हो सकती है, लेकिन हीरो बोलता है कि ये बहुत ही महंगा है और बाद में देखेगा। इसी बीच कुफू उसे देखते हुए सोचती कि वो सच में बदल गया है। अब वो काफी गुड लुकिंग और अच्छा दिखने लग गया है। फिर वो खुद खाना बनाना कंटिन्यू करती है और उसके रिसेंट एक्शंस के बारे में सोचती रहती है। ली युआनी भी उधर नोटिस करता है कि कुफू डिस्ट्रैक्टेड है और डर जाता है कि कहीं करप्शन फिर से ना बढ़ जाए उसका। वो तुरंत ही एक आइडिया सोचता है और उसका ध्यान भटकाने के लिए वाटरमेलन निकाल देता है। कुफू वाटरमेलन देखकर सरप्राइज हो जाती है और पूछती कि ये कहां से आया। वो बताता है कि जंगल में जब वो फायरवुड कलेक्ट करने गया था तब उसे एक सेम ट्राइब की लड़की मिली थी। उसी लड़की ने एक गिफ्ट के तौर पर उसे दिया है और उसने बोला है कि काफी स्वीट भी लगेगा ये सुनते ही कुफू के अंदर जलन भर जाती है और वो सोचती कि अब जब वो हैंडसम हो गया है तो हर लड़की उसे अपना मेलन देते हुए फिरती है। लियोनी बोलता है कि लड़कियों को फ्रूट और फ्लावर पसंद होते हैं और वो वाटरमेलन उसे दे रहा है क्योंकि उसे स्वीट पसंद नहीं है। गुस्से में कुफू गिफ्ट लेने से मना कर देती है और कहती कि उसे वाटरमेलन नहीं चाहिए। अपना इविल एक्ट जारी रखते हुए हीरो पूछते कि क्या वो सच में उसकी दी हुई चीज ठुकरा सकती है, और वो वाटरमेलन टेबल पर ही छोड़ देता है। फिर किचन को बुरा भला बोलता हुआ बाहर चला जाता है और उसे ठीक से खाना बनाने को कह देता है। बाहर जाकर ली युआनी सिस्टम से पूछता है कि क्या उसने टाइम पे सिचुएशन संभाल ली। डूइंग वार्न करता है कि कुफू से एक बहुत ही बड़ा इमोशनल फ्लक्चुएशन डिटेक्ट हुआ है, लेकिन वो करप्शन नहीं है। ली युआनी ये सुन के रिलीफ महसूस करता है, जबकि सिस्टम समझाने की कोशिश करता है कि ये नया इमोशन क्या है। उधर कुफू जेलेसी से जल रही होती है और वाटरमेलन को घूरती हुई सोचती है कि ये हर किसी से गिफ्ट ले लेता है। फिर घर के बाहर हीरो सिस्टम स्क्रीन को सीरियस चेहरे से देखता है और सोचता है कि अब क्या करे। फिर जब वो सिस्टम पैनल देखता है तो उसके पास सिर्फ 46 पॉइंट बचे होते हैं तो घबरा जाता है और बोलता है कि ऐसे प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। डूइंग उसे शांत करता है और बोलता है कि जल्द ही 7 विलेनेस अपीयर होंगे और पॉइंट आसानी से मिलने लग जाएंगे उसे। ये सुनते ही हीरो एक्साइट हो जाता है और सोचता है कि अगर एक साथ सबको विन कर लिया तो पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। वो इमेजिनेशन में सारी करप्टेड लड़कियों के बारे में सोचकर खुश हो जाता है, पर फिर अचानक रियलिटी याद आते ही सोचता है कि कुफू अकेले ही इतनी मुश्किल है, 7 को हैंडल करना तो पागलपन होगा। बाहर ट्राइब के स्क्वायर में एक आदमी अनाउंसमेंट करता है। ट्राइब एल्डर बताता है कि मर्द शिकार पर जाएंगे और औरतें वॉरियर्स की निगरानी में कॉटन हार्वेस्ट करेंगी। लियोनी भीड़ में कुफू को ढूंढता है और उसे दूसरे स्लेव्स के बीच देख लेता है। कुफू का मूड अभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। लियोनी उसे अट्रैक्ट करने के लिए एक छोटा सा चार्मिंग विंक देता है, लेकिन कुफू मुंह मोड़ लेती है और उसे इग्नोर कर देती है। हीरो ये सब देख के शॉक हो जाता है और कंप्लेन करता है कि कल ही तो उसे वाटरमेलन दिया था और आज ये हाल है। फिर सबको जाते हुए देख वो सोचता है कि उसे और कितने दिन विलन बनने का नाटक करना पड़ेगा। आखिर में वो कंप्लेन करता है कि रियल लाइफ में लड़कियों को जीतना नॉवेल से कहीं ज्यादा मुश्किल है। फिर करीबन 5 दिन बीत जाते हैं और लियोनी स्क्वायर में खड़ा कुफू के गायब होने का जवाब मांगता है, पर ट्राइब का एल्डर उसे दफा होने का कहता है और बोलता है कि उसने लोग भेज दिए हैं उसे ढूंढने के लिए। लियोनी पूछता है फिर क्या पता चला कुछ। ये सुनते ही ट्राइब का एल्डर गुस्से में गार्ड्स को बुलाता है। एक गार्ड आगे आता है और एल्डर उसे पूछता है कि हीरो की स्लेव जो वापस नहीं आई उसका क्या हुआ। गार्ड बताता है कि कुफू बाकी स्लेव के साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और एक कोने में अकेली काम कर रही थी। फिर वो कहता है कि दूसरे स्लेव से सुना है कि उसे डार्क ट्राइब के किसी आदमी ने उठा लिया था। गुस्से से भरा लियोनी गार्ड को कॉलर से पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाता है कि उसने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की। गार्ड अपना बचाव करता है और कहता है कि वो बस एक स्लेव थी, अगर चली भी गई तो हीरो नहीं खरीद सकता है। ये सुन के लियोनी का गुस्सा फट पड़ता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और गार्ड के मुंह पर पंच मारने जाता है, उसे निकम्मा और बेकार बोलते हुए। लेकिन गार्ड लियोनी का पंच ब्लॉक कर लेता है। फिर दोनों जमीन पर गिर के आपस में घुटने लगते हैं।
आसपास की भीड़ बातें बनाने लग जाती कि कुफू के बिना ये कुछ भी नहीं और दूसरी स्लेव अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। लियुआनी पीछे हटता है और सबके सामने जोर से कहता है कि कुफू मरी नहीं गई बल्कि उसे उठा लिया गया है। आंखों में एक पक्की डिटर्मिनेशन के साथ वो कसम खाता है कि वो कुफू को जरूर बचा लेगा। फिर वो मुड़ के चला जाता है जबकि लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि एक स्लेव के लिए राजा जैसा बिहेव कर रहा है। अपने घर लौटकर सिस्टम बताता है कि इतने चेंजेस के बाद भी कुफू का कैप्चर होना नहीं बदला। डूइंग समझाता है कि अगर ओरिजिनल हीरो से पहले हम उसे रेस्क्यू कर ले तो एडवांटेज हमारा होगा। लियुआनी भी इस बात पे एग्री कर लेता है। फिर सीन सिटी गेट पर शिफ्ट होता है जहां दूसरे दो रीइंकार्नेटेड लोग अपने प्लानिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट अपने सिस्टम से पूछता है कि जो दूसरा सिस्टम इस दुनिया में डिटेक्ट हुआ है उसका क्या हुआ। ये होता है दी ओरिजिनल वर्क्स मेल लीड शी टियानरुई। उसका सिस्टम शुआइडिंग जवाब देता है कि अभी वो दूसरे एनिमी सिस्टम को लोकेट नहीं कर पा रहा। शी टियानरुई कहता है कि कुफू का मास्टर तो मर जाना चाहिए था पर अभी भी जिंदा है, शायद वही दूसरा यूजर हो। शुआइडिंग उसे शांत करता है और कहता है कि वो बस एक एक्स्ट्रा है, मेन स्टोरी अभी भी उसके ही अराउंड घूमती है। फिर एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान के साथ टियानरुई कहता है कि वो कुफू को रेस्क्यू करेगा और उसे एक शांत सी भोली सी लड़की बना देगा। शुआइडिंग भी एग्री करता है और बोलता है कि लियुआनी उसके साथ जो बुरा करता है उसे इनडायरेक्टली वो ही जीत रहा है। इसी वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट लियुआनी अचानक से चीखता है और सोचता है कि कौन उसकी पीठ के पीछे बुराई कर रहा है। फिर सीन चेंज होता है। अभी हम एक अंधेरीली गुफा में एंटर करते हैं। उधर कुफू अब शैडो ट्राइब की कैदी होती है और कैदी जैसे उसे बांध दिया जाता है। जब एक सर्टन जाति बहुत बड़ा पाप करती है और एक डिवाइन पनिशमेंट भुगतती है तो उसके लोग डार्क ट्राइब बन जाते हैं जिन्हें गॉड्स और लाइट भी त्याग देती है। बाकी सब ट्राइब्स भी इन्हें दूर रखते हैं और ये लोग अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। एक लड़की भूख लगने की शिकायत करती है और नई कैदी कुफू को घूरती रहती है। कुफू जंजीरों में बंधी होती है, भागने का कोई भी चांस नहीं। वो भूखी औरत बोलती है कि उसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा और एक खतरनाक सी मुस्कान के साथ कुफू की तरफ बढ़ती है। हाथ में चाकू पकड़ के वो कहती है कि बस थोड़ा सा टुकड़ा काट लेते हैं, लेकिन ट्राइब की लीडर उसे रोक देती है और कहती कि थोड़ी देर और भूख झेल लो। पर्पल बालों वाली औरत चाकू उठाती है और कहती कि जो कैदी पकड़ी है वो काफी खूबसूरत है और कुफू उसे सीधी बेजान सी नजर से देखती रहती है। चाकू उसकी स्किन को छू लेता है लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी डर नहीं होता। ट्राइब लीडर कहती है कि इतनी नाजुक बॉडी पर चाकू यूज करना बर्बादी होगी। ब्लेड उसकी स्किन पर टिकी होती है पर कुफू बिल्कुल हिलती तक नहीं। वो औरत झुक के उसे सूंघती है और कहती कि इतनी अच्छी खुशबू सालों से महसूस नहीं की उसने। फिर वो लीडर टिपिकल विलन स्टाइल में कुफू की तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगती है और इतना सब होने के बावजूद कुफू का हौसला बिल्कुल नहीं टूटता और फिर उसकी आंखों में एक तेज फायर जल उठती है। वापस ट्राइब में एल्डर लियुआनी को वार्न करता है कि शैडो ट्राइब हमेशा शहर के आसपास ही घूमती रहती है और अकेला जाना पागलपन है, पर हमारे हीरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जिन वॉरियर्स को उसने खुद हरा दिया उसकी मदद उसे नहीं चाहिए। लीडर पूछता है कि जब उसे कुफू पसंद ही नहीं थी तो उसके लिए इतना रिस्क क्यों ले रहा है। लियुआनी पूरी कॉन्विक्शन के साथ कहता है कि उसके पास उसे बचाने का एक बहुत सॉलिड वजह है। ट्राइब एल्डर शक भरी नजर से पूछता है कि वो वजह क्या है। अपने दिमाग में लियुआनी सोचता है कि विलन की इमेज बचाने के लिए कोई सेल्फिश एक्सक्यूज देना पड़ेगा। फिर एक स्मग के साथ वो कहता है कि कुफू उसकी स्लेव है और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनते ही ट्राइब का एल्डर उसके इस एटीट्यूड से गुस्सा हो जाता है। हीरो से बोलता है कि उसकी इज्जत सबसे ऊपर है उसके लिए। लियुआनी फिर उसे धमकाता है और कहता है कि बीच में ना पड़े उसके, और अगर पड़ा तो उसे भी धो देगा वो। ट्राइब लीडर उसे और एक बार रोकता है और कहता है कि उसके पिता के साथ दोस्ती के नाते वो उसे नई स्लेव दे सकता है, पर लियुआनी मना कर देता है और वो मनी मन सोचता है कि उसे खुद हैरानी होती है कि एल्डर इतना दयालु निकला। लीडर की वार्निंग इग्नोर करके लियुआनी फाइनली गांव छोड़ देता है और डूइंग सिस्टम हवा में उसके साथ साथ चल रहा होता है। अकेला वो एक अंधेरी सुनसान जमीन से गुजरता है शैडो ट्राइब के हाइडआउट की तलाश में। इसी वक्त उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ जाती है जैसे हर तरफ खतरा ही खतरा हो। लियुआनी पीछे मुड़ के डर के मारे चीखता है, कौन है वहाँ? पर उसे पीछे कोई नहीं दिखता। फिर हीरो अलर्ट हो जाता है, बॉडी टेंस हो जाती है और वो इधर उधर देखने लगता है। डूइंग सिस्टम सजेस्ट करता है कि अपनी सेफ्टी के लिए डेंजर प्रीमोनिशन स्किल खरीद लो, पर लियुआनी कंप्लेन करता है कि 45 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और मौका देख के वो बार्गेनिंग करने की कोशिश ही कर रहा होता है कि तभी एक शैडो ही प्रेजेंस सामने आ जाती है और उसकी बात काट देती है। अगले ही पल कई सारी शैडोज उस पर हमला कर देती है और वो हैरानी से चिल्लाता है।
फिर हमें चांदनी के नीचे हवा में सिर्फ लाल रंग के कुछ टुकड़े तैरते हुए दिखते हैं। हमारे हीरो अचानक उठ जाता है, ड्रिप की शिकायत करता है और पूछता है कि कौन सा ड्रम में जाके चेक करेगा। पर फिर अचानक उसे लगता है कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। अंधेरे और बिल्कुल अनजान जगह पर बैठा हुआ वो घबरा के सोचता है कि वो आखिरकार है कहाँ। लियोनी पैनिक में अपने सिस्टम को चिल्लाने लगता है किसी भी तरह की मदद के लिए। तभी डूइंग सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बधाई देता है, बोलता है कि वो स्टोरी की सेकंड विलन के हाथ लग चुका है। लियोनी उसे कंफर्म करते हुए पूछता है कि सेकंड फीमेल विलन जो डार्क ट्राइब में से है वही। पर तभी डूइंग फिर से उसे वार्न करता है कि लड़की आ रही है और जो भी होने वाला है उसके लिए खुद को रेडी रखे। ये सुनते ही लियोनी एग्जिट ढूंढने लगता है, लेकिन कंप्लेन करता है कि निकलने के लिए एक छोटा सा दरवाजा तक नहीं है। अचानक लियोनी को आवाज सुनाई देती है और उसे महसूस होता है कि कोई औरत उसकी तरफ दौड़ कर आ रही है। और फिर अगले ही पल अंधेरे से एक मिस्टीरियस औरत निकलती है और सीधा हीरो पर झपट पड़ती है। वो औरत प्यार भरी नजरों के साथ हमारे हीरो को घूरती है और बोलती है, इट्स द अल्टीमेट द स्ट्रॉन्गेस्ट ओनी-सान। नई वाइफू को देखकर हीरो बिल्कुल ही स्टंट हो जाता है और सोचता है हाँ, इसके साथ तो आदत पड़ सकती है। फिर वो लड़की लियोनी के चेहरे को प्यार से सहलाने लगती है। लियोनी हैरान होकर पूछता है कि अगर वो विलन है तो इतनी जेंटल क्यों हो रही है। लड़की कहती कि वो बिल्कुल सही टाइम पर उठा है और बोलती कि वो उसके बच्चे की माँ बनना चाहती है। ये सुन के प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज हो जाता है और उसे घूर के देखता है। बिना टाइम वेस्ट किए लड़की अपने इरादे के लिए तैयारी शुरू कर देती है। घबराया हुआ लियोनी पीछे हटता है और कहता है कि ऐसे चीजों के लिए सही जगह और सही वक्त चाहिए, बचने का बहाना बनाते हुए। वो उस लड़की को सजेस्ट करता है कि पहले एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। और मनी मन वो सोचता है कि उसे कुफू को ढूंढने जाना होगा और साथ ही उसे कुफू के आ जाने का डर भी लगा होता है, क्योंकि अगर कुफू यहाँ आके उसे ये इस तरीके से देख लेगी तो वो लोग खत्म हो जाए। इसी वक्त सिस्टम उसे वार्न करता है कि लड़की का करप्शन लेवल तेजी से बढ़ने लगा है और हीरो समझ जाता है कि एक और प्रॉब्लमेटिक विलनेस उसके सर पर आ गई है। तभी अचानक वो लड़की लियोनी को जोर से जमीन पर फेंक देती है। लियोनी उसे शांत करने की कोशिश करता है, बोलता है कि उसे थोड़ा एक्सपीरियंस है और बस एक सेकंड उसकी बात सुन ले। वो लड़की उसे घूरती है और पूछती कि क्या उसे वैसे वाला एक्सपीरियंस है जैसे वो चाहती है। लियोनी शर्म से बोलता है कि ये एक टेक्निकल स्किल है और पहले थियरी सीख लेनी चाहिए उसे। लेकिन लड़की कहती कि वो सीधा प्रैक्टिकल पार्ट पे जाना चाहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी सिर्फ एक रात साथ रहे और फिर वो पैदा हो गई। ये सुन के लियोनी और भी ज्यादा घबरा जाता है और लड़की उसे फिर से जमीन पर दबा देती है। वो उसे पूछता है कि क्या उसके कोई सिबलिंग्स है, तुम्हारे माँ बाप ने सिर्फ एक ही बच्चा प्लान नहीं किया होगा, राइट। वो आगे उससे पूछता है कि क्या कभी उसने सोचा कि उसके परिवार में वो अकेली ही क्यों है। वो विलेनेस सोच में पड़ जाती है, वंडर करती कि उसके पेरेंट्स ने सिर्फ एक ही बच्चा क्यों किया। लियोनी उसे एक्सप्लेन करता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और अंदर ही अंदर वो रो रहा होता है सोच के कि अगर कुफू आ गई तो मिशन फेल हो जाएगा। डूइंग सिस्टम भी कंफर्म करता है कि शुरू में कोई भी विलेनेस दूसरी के बारे में नहीं जान सकती। फिर वो लड़की लियोनी के और पास आ जाती है और पूछती कि सही वक्त और सही जगह का क्या मतलब है उसका। फिर हीरो पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते थे। वो लड़की बोलती है हाँ, मेरे मॉम डैड पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, अदरवाइज उनके स्टेटस को देखकर उनका एक साथ रहना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता। ये सुनते ही लियोनी एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही बच्चे कर सकते हैं और क्योंकि वो अभी अभी मिले हैं उन्हें पहले प्यार में पड़ना होगा। फिर लियोनी उसे इन्वेंट करके बोलता है कि फीलिंग्स के साथ आदमी में अलग ही एनर्जी आ जाती है। वो लड़की भी उसके बातों में आकर अपने नोटबुक में वो सब लिखने लग जाती है। वो लड़की इस एक्सप्लेनेशन से एक्साइटेड हो जाती है और बोलती कि उसे पता था उसने सही बंदा चुना है, क्योंकि उसे बहुत कुछ आता है। फिर वो और पास आती है पूरी तरह से डिसाइड करते हुए कि हीरो को खा जाएगी। वो उसे बोलती है कि उसे इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत बच्चे पैदा करने हैं। ये सुनते ही हमारे हीरो बिल्कुल फ्लस्ट्रेड हो जाता है, दिमाग की सिट्टी विट्टी गुल। वो उसे पूछता है कि क्या उसने उसकी एक भी बात सुनी नहीं जो अभी अभी उसने बताई थी। लेकिन लड़की सीधा कन्फेस करती कि वो उसे पसंद करती है। वो उसे बताती कि जब उसने उसे एक स्लेव को प्रोटेक्ट करते हुए देखा था तभी से उसे पसंद आ गया। ये सुनते ही लियोनी शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसने उसे कुफू के साथ देखा था। डूइंग सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या चल रहा है भाई। वो लड़की आगे कहती कि अगर लियोनी उसे कम पसंद करे भी तो वो उसे डबल पसंद करेगी और सब बैलेंस आउट हो जाएगा। तो गाइस इसी बहाने एक लाइक और एक कमेंट कर दो और 2 बार हाइप का बटन दबा दो। फिर अचानक से एक डार्क लाल सी एनर्जी उस लड़की के शरीर से निकलने लगती है। वो एनर्जी लियोनी को पकड़ लेती है और लियोनी डर के मारे चिल्लाता है और पूछता है कि वो उसके साथ क्या कर रही है।
लड़की फिर एक्शन के लिए रेडी होने लगती है। साफ दिखता है कि उसके और भी प्लान्स है। एक शरारती मुस्कान के साथ वो कहती है कि वो वही करेगी जो ली युआनी ने उसे कहा था और उसे सिखाना शुरू करने को बोलती है। फिर वो लड़की हमारे हीरो पर झपटती है और जो वो चाहती है वो करने को तैयार हो जाती है। वो इस सिचुएशन को काफी एंजॉय कर रही होती है, पर हमारा हीरो बिल्कुल ही हिल भी नहीं पाता। शर्म से भरा हुआ वो कहता है कि इतना एग्रेसिव होना सही नहीं है और पूछता है कि क्या रोल्स चेंज हो सकते हैं। लड़की नोटिस करती कि वो ब्लश कर रहा है और बोलती कि उसके माँ ने सिखाया था कि इसका मतलब प्यार होता है। पर पैनिक में हमारा हीरो सोचता है कि वो तो गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ये एंगल थोड़ा सा पसंद आ जाएगा। विलेनेस पूछती कि क्या वो शर्मिला टाइप का लड़का है और वो प्रॉमिस करती कि वो जेंटल रहेगी। पर अचानक ली युआनी को लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो उसे धक्का देने की कोशिश करता है और बोलता है कि उसे जेंटलनेस नहीं चाहिए। लड़की उसे कहती है कि वो अब नहीं रोक सकती क्योंकि उसकी प्राइमोडियल पावर्स निकलने ही वाली है। सब कुछ इग्नोर करते हुए वो औरत उसके कान में धीरे से बोलती है और उसके गर्म शरीर की तारीफ करती है। फिर वो ली युआनी को किस के लिए पास आ जाती है और हीरो के दिमाग में ये सवाल घूमने लगता है कि क्या ये लड़की सच में एक विलेनेस है जिसे जीतना जरूरी है। तब डूइंग सिस्टम अपीयर होता है और हीरो को वार्न करता है कि सिर्फ अपीयरेंस देखकर धोखा मत खाना। लेकिन ली युआनी के चेहरे से साफ दिखता है कि वो पूरी तरह से सिचुएशन से हार चुका है। फिर वो औरत अपना प्लान आगे बढ़ाती है जो उसे ली युआनी से बहुत ही शिद्दत से चाहिए। वो बताती है कि उसकी माँ ने सिखाया था कि सबसे बेस्ट मोमेंट पैशन के पीक पर होता है और उसे पूरा यकीन है कि आज रात वो अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करके रहेगी। ली युआनी बिल्कुल ही लाल हो जाता है, सोचता है कि इस सब्जेक्ट के बारे में उसे खुद से ज्यादा पता है। वो विलेनेस उसे चैलेंज करती है, बोलती है कि अगर वो असली मर्द है तो 30 सेकंड से ज्यादा टिक के दिखाए और काउंटडाउन तभी शुरू हो जाता है। वो लड़की ली युआनी को टीज करती है और आगे बढ़ने लगती है। पूरे डेस्पिरेशन में ली युआनी को लगता है कि सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और जब और बर्दाश्त नहीं होता वो हार मान लेता है, बोलता है कि वो कुछ गलत करने वाला है। इसी के साथ वो दोनों काम में लग जाते हैं और बहुत ही एक्सपेक्टेड चीजें होने लग जाती है। लेकिन तुरंत ही डूइंग सिस्टम वार्न करता है कि अगर उसके साथ बच्चा हो गया तो वो उसे बेबी के पैदा होने तक बांध के रखेगी। ऊपर से डूइंग पूछता है कि फिर वो अपना मिशन कैसे कंप्लीट करेगा जो हीरो के लिए ठंडे पसीने के छींटे जैसा होता है। वो तुरंत पीछे हट जाता है और समझाने लगता है कि जो चीज बहुत ज्यादा रिजिड होती है वो आसानी से टूट जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। ये सुन के विलेनेस बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है, उसे एक भी शब्द समझ नहीं आता जो वो बोल रहा है। डूइंग सिस्टम बीच में बोलता है कि उसे पता है कि कुछ ना कर पाना कितना इरिटेटिंग होता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना जरूरी है। सिस्टम उसे याद दिलाता है कि कुफू उसका इंतजार कर रही है उसे बचाने के लिए। तब जाकर हीरो होश में आता है और बोलता है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो औरत थोड़ा पीछे होती है और पूछती कि क्या उसने उसे ज्यादा जोर से काट लिया। ली युआनी पूरी तरह से डेस्परेट हो जाता है, सोचता है कि इतनी डिटरमिन्ड लड़की को कैसे रोके। पर अचानक उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आती है जो उसे इस मुसीबत से निकाल सकती है। उसे याद आता है कि उसकी डार्क ट्राइब अपने पार्टनर की एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और अगर उसने पहले कुछ खाया नहीं तो वो गेम ओवर हो सकता है उसका। ये सोचकर ली युआनी जोर से चिल्लाता है कि उसे भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। लड़की शॉक हो जाती है और तुरंत माफी मांगती है, बोलती कि उसे खिलाना भूल ही गई और लगभग उसकी जान ही ले ली। ली युआनी अंदर ही अंदर विक्टोरिया स्माइल करता है और डूइंग सिस्टम उसे उसके एब्सोल्यूट ब्रिलियंट आइडिया के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। फिर वो विलेनेस खड़ी होती है और उसे वही रुकने के लिए बोलती है जब तक वो उसके लिए शिकार लाने जा रही है। और पल भर में ही वो लड़की केव से गायब हो जाती है अपने प्यारे के लिए खाना लाने। उसके जाते ही ली युआनी एस्केप के बारे में सोचता है, लेकिन डूइंग सिस्टम वार्न करता है कि अगर वो वापस आई और वो यहाँ नहीं मिला तो उसका एग्रेशन और करप्शन लेवल पक्का 100% तक पहुंच जाएगा। फिर हार के ली युआनी बोलता है कि अगर भागा तो भी बर्बाद, रुका तो भी बर्बाद। इसीलिए वो सिस्टम के साथ बैठ के पूछता है कि क्या विलेनेस के पास में कोई वीक पॉइंट था उसका। उधर जंगल में वो औरत एक भयानक टाइगर देख लेती है और तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाती है। शेर दहाड़ता है और उस पर झपटता है, लेकिन लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराती। एक ही पंच में वो अपनी एब्सर्ड स्ट्रेंथ दिखा के उस जानवर को गिरा देती है। वो फिर एक पेड़ की डाली तोड़ती है और कहती कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसे जल्दी वापस जाकर उस आदमी को खिलाना है जिसे वो चाहती है। लड़की टाइगर को लेके अपने केव में वापस आती है और ली युआनी से पूछती कि उसे जानवर का कौन सा हिस्सा खाना पसंद है। लेकिन अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है और वो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है। ली युआनी बस मस्त चिल कर रहा होता है नदी के किनारे बैठ के फिशिंग करते हुए, पर बेचारे हीरो नहीं जानता कि पास ही में 3 डार्क ट्राइब की औरतें छुपी हुई हैं और उसी को देख रही है। अचानक हमारा ली युआनी फिश को पकड़ लेता है और जोर से उसे पानी से बाहर खींच लेता है
और तभी उसे कुछ विस्परिंग सुनाई देती है और वो सोचता है ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तब डूइंग सिस्टम ट्रांसलेट करता है और बताता है कि वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितना टेस्टी लग रहा है। डूइंग सिस्टम ये भी ऑन करता है कि उनकी नजर उसी पे है और वो इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। हीरो कूल बनता है और बोलता है कि एक मछली डिनर के लिए काफी नहीं है। वो एक्टिंग करता है कि जैसे दूसरी मछली पकड़ने जा रहा हूँ, पर एक्चुअली में जमीन से मछली उठा लेता है। जैसे ही लियोनी उठ के खड़ा होता है, वो फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है अपनी फिशी दोस्त को पकड़ के। डार्क ट्राइब की तीनों औरतें जंगल के अंदर उसका पीछा करने लगती है और हमारा बंदा मछली लेके जान बचाता हुआ भाग रहा होता है। उसके दिमाग में आता है कि अगर जल्दी पॉइंट्स नहीं कमाए स्किल्स के लिए तो वो पूरी तरह से गया। तभी डूइंग सिस्टम वार्न करता है वो लोग पास आ रहे हैं और सिर्फ 13 स्टेप्स ही दूर है तुमसे। ये सुन के लियोनी पैनिक करने लग जाता है क्योंकि डार्क फॉरेस्ट ह्यूमंस के लिए बिल्कुल सेफ जगह नहीं होती। और इसी अफरा तफरी के बीच उसका पैर फिसलता है और वो सीधा मुंह के बल गिर जाता है। अब जब वो जमीन पे पड़ा होता है, वो तीनों औरतें सिर्फ 9 स्टेप्स दूर होती हैं। जमीन पर पड़े पड़े लियोनी डिस्पेयर में चला जाता है, सोचता है कि यहीं उसकी कहानी खत्म होने वाली है। वो उठने की कोशिश करता है जबकि डूइंग सिस्टम उनके स्टेप्स का काउंटडाउन करता रहता है। उनके बीच में डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होता जाता है, सिर्फ 3 स्टेप बाकी है। ये सुन के हीरो पूरा का पूरा डर से फ्रीज हो जाता है। तभी उसे पीछे से एक स्लाइस जैसी आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है क्या किसी ने मुझे पीछे से स्लैश किया। लियोनी को इतना डर लगता है कि वो अपने आप को चेक करने के लिए नीचे देखने की भी हिम्मत नहीं करता। फिर डूइंग सिस्टम बोलता है बस गर्दन घुमाओ और देख लो खुद ब खुद। बड़ी मुश्किल से वो धीरे धीरे अपनी नेक घुमाता है और जो वो देखता है उसकी सांसें अटक जाती है। डार्क ट्राइब की तीनों औरतें जमीन पर पड़ी होती है पर उनके सिर नहीं होते। पर उसी वक्त उनके पीछे एक मिस्टीरियस शैडो अपीयर होती है। काले बालों और लाल आंखों वाली एक औरत सामने आती है और पूछती है तुम केव से बाहर क्यों गए, क्या तुम्हें उनसे मिलना था। डूइंग सिस्टम तुरंत अलर्ट करता है कि टिंग शुआन की इमोशंस बिल्कुल अनस्टेबल हो चुकी है और सिर्फ 3 सेकेंड्स में वो कंट्रोल खो देगी। टिंग शुआन के हाथों से खून टपक रहा होता है और उसके क्लॉज बाहर आ जाते हैं। वो गहरी आंखों और तेज आवाज से बोलती कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। पर जैसे ही काउंटडाउन 2 पे आता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट भाग के सीधा उसे हक कर लेता है। हीरो को महसूस करके टिंग शुआन एकदम स्टन रह जाती है, बिल्कुल शॉक में। उस अनएक्सपेक्टेड हक से वो शर्मा जाती है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। लियोनी उसका शुक्रिया अदा करता है, बोलता है कि उसने टाइम पे आके उसे बचा लिया। टिंग शुआन पूछती है तुम्हें क्यों। फिर लियोनी अपनी पकड़ी हुई मछली दिखाता है और कहता है ये स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए ही पकड़ी है मैंने। ये सुनते ही वो शर्मा जाती है और पूछती है सच में मेरे लिए पकड़ी है। लियोनी बोलता है कि वो आदमी है और वो सिर्फ उसके भरोसे जी नहीं सकता। तुम इतनी पतली हो गई हो तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए आके मछली पकड़ लूं। तभी टिंग शुआन को समझ आ जाता है कि वो भाग नहीं रहा था बल्कि उसके लिए हंटिंग कर रहा था। लियोनी भी एग्री करते हुए अपनी मुंडी हिलाता है। वो उसे दोबारा हक कर लेती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी मांगती है। उसे दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी बोलती है। फिर केव के अंदर वो टाइगर को काटकर उनके खाने का इंतजाम करती है और प्रॉमिस करती है कि वो हीरो को प्रोटेक्ट करेगी आगे से। इधर हमारा बंदा टेबल पर बैठकर सोच रहा होता है कि अगर वो भाग जाता तो उसका हाल भी इस टाइगर जैसा होता जो अब कट हो रहा है। फिर टिंग शुआन उसे टाइगर के मीट का एक पीस ऑफर करती है, पर जब हीरो उस रॉ मीट को देखता है तब उसका हाल टाइट हो जाता है और वो बस घर जाना चाहता है। अपने कांपते हुए हाथों से वो मीट लेने में हेजिटेट करता है। तभी टिंग शुआन बोलती कि जल्दी से खा लो, डिनर के बाद हम मेट करेंगे। लियोनी पसीने में भीग जाता है और बोलता है कि वो रॉ मीट बिल्कुल नहीं खा सकता। ये सुनते ही टिंग शुआन को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके लिए मीट खाना मतलब मेटिंग और मीट ना खाना मतलब नो मेटिंग। लियोनी जल्दी से बोलता है कि वो चाहता है पर रॉ मीट से वो बीमार हो जाएगा और पूरा मूड खराब हो जाएगा। ये सुनते ही टिंग शुआन थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और पूछती कि क्या वुल्फ ट्राइब के लोग रॉ मीट नहीं खाते हैं। लियोनी कसम खाता है कि अगर थोड़ा टाइम दिया तो मीट कुक करके वो उसके बाद तुरंत ही मेट कर सकते हैं। वो तुरंत ही एक कहानी बना देता है कि उनकी ट्राइब ने रॉ मीट खाना छोड़ दिया और उसे एक पत्थर तोड़ने को बोलता है। उसकी कहानी सुनते ही टिंग शुआन मान जाती है और पत्थर को शेप देके पैन में बना देती है। लियोनी एक बाउल लाता है और स्टोन पैन को केव के वाटरफॉल के पानी से भर देता है। फिर वो डूइंग सिस्टम से पूछता है कि कुक्ड मीट का सीजनिंग अच्छा है या नहीं। डूइंग सिस्टम उसे एक पैकेट दिखाता है जो सिर्फ 1 पॉइंट का होता है। तभी टिंग शुआन फायरवुड का ढेर लेके वापस आती है, बिल्कुल मेटिंग के लिए इम्पेशेंट लग रही होती है। लियोनी फिश बनाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है, पर उसे बस यही जानना होता है कि वो लोग मीटिंग कब कर सकेंगे। फिर लियोनी पत्थरों के ऊपर पैन रख के एक जुगाड़ का स्टोव बना देता है। टिंग शुआन जमीन पर बैठ के फिर पूछती है अभी रेडी हुआ। लियोनी बोलता है बस होने ही वाला है, जल्दी हो जाएगा।
फिर लियुआनी अपने कोट से वो लाइटर निकालता है और फायरवुड के नीचे आग लगा देता है। पर जैसी आग जलती है टिंग शुआन शॉक हो जाती है, उसकी आंखें फैल जाती है। वो डर के मारे तुरंत पीछे कूद जाती है। इस अचानक जलती आग से बिल्कुल घबरा जाती है। इसी बीच हमारा हीरो खुशी खुशी गाना गाते हुए पत्ते से पैन कवर कर रहा होता है। तभी डूइंग सिस्टम उसे टोकता है और बोलता है कि गाना बंद करो और टिंग शुआन को देखो, उसका वाइब कुछ ठीक नहीं लग रहा। टिंग शुआन वहां बैठी कांप रही होती है, डर से थरथराती हुई, और उसके चेहरे पर बिल्कुल फ्रेंडली एक्सप्रेशन नहीं होता। हमारे प्रोटैगनिस्ट का दिमाग घूम जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और पसीना छूटने लगता है। फिर टिंग शुआन उस पर इल्जाम लगाती कि उसने ये सब सिर्फ आग जलाने के लिए किया ताकि उसे खत्म कर सके। आग का धुआं उसे खांसी करवा देता है और वो काफी ज्यादा बीमार सी लगने लगती है। तभी लियुआनी को समझ आ जाता है कि वो असल में आग से डरती है। टिंग शुआन को लगता है कि रॉ मीट ना खाने वाली बात बस एक झूठ थी उसके लिए। वो उस पर आरोप लगाती कि वो उसे मारना चाहता था, जबकि हीरो सोचता है कि इसने दिमाग में कोई बड़ा बिट्रियल ड्रामा बना लिया है। टिंग शुआन खड़ी होती है और एक डार्क ऑरा के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगती है। पर इससे पहले कि कुछ और ही हो जाए, प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। वो उसे अपने पास खींचता है और समझाता है कि आग के बिना पैन में मीट कुक नहीं हो सकता। आगे और एक्सप्लेनेशन के बाद टिंग शुआन थोड़ी शांत होती दिखती है। फिर लियुआनी उसके चेहरे को छूता है और कहता है कि केव अब ज्यादा रोशन है, इसलिए वो उसका सुंदर चेहरा देख पा रहा है। जब दोनों हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, टिंग शुआन सोचने लगती है कि शायद वो उसे सच में खत्म नहीं करना चाहता। लियुआनी उसे बोलता है कि अगर तुमको आग पसंद नहीं है तो चुपचाप यहाँ पे बैठी रहो और रेस्ट करो। फिर लियोनी पास पड़े कुछ टिम्बर उठाता है और दो चुन के मजाक करता है कि ये सबसे सुंदर चॉपस्टिक्स बनेंगे। और इस तरह थोड़ी देर में स्टोन पैन में फिश करी फाइनली रेडी हो जाता है। लियोनी टिंग शुआन को समझाता है कि पहले मछली के पेट वाला हिस्से से शुरू करना चाहिए, पर टिंग शुआन चॉपस्टिक्स को टेढ़ा मेढ़ा पकड़ के बैठी होती है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। वो खाना उठाना चाहती है पर बस प्लेट की ग्रेवी को ही पॉक कर पाती है। लियोनी ये सब देख के हंस के कहता है कि ऐसे नहीं पकड़ती और बोलता है कि वो उसे सिखाएगा। टिंग शुआन के हाथ देख के साफ लगता है कि उसने कभी चॉपस्टिक्स यूज ही नहीं किए। तो लियोनी पीछे से उसे हक करता है और उसका हाथ गाइड करता है, उंगलियों की सही पोजीशन दिखाता है। लियोनी उसकी मदद करते हुए मछली का टुकड़ा उठाता है और बोलता है कि लो अब ट्राई करो। टिंग शुआन वो मछली का टुकड़ा अपने मुंह तक ले जाती है और टेस्ट करती है। तो गाइस, आप सबको चॉपस्टिक से खाना आता है या नहीं, कमेंट्स में बताओ। टिंग शुआन को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और हीरो कहता है कि अगर उसे पसंद आए तो वो उसके लिए अक्सर बनाया करेगा। फिर वो किसी भूखे की तरह उस खाने पर झपट पड़ती है। तभी डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि टिंग शुआन की अफेक्शन आधा पॉइंट बढ़ गई है और हीरो ने 30 पॉइंट्स कमा लिए हैं। लियोनी खुशी से बोलता है कि अब वो फुल्ली लोडेड है और डेंजर प्रीमोनिशन स्किल के लिए ट्रेड करने को कहता है। डूइंग सिस्टम फौरन कंफर्म करता है और 45 पॉइंट्स में डेंजर प्रीमोनिशन मॉड्यूल लोड कर देता है। इसके बाद लियोनी डूइंग सिस्टम से कहता है कि टिंग शुआन की बैकग्राउंड दोबारा से सिंक करो। डूइंग इसके लिए भी फौरन मान जाता है और हीरो अपनी आंखें बंद कर लेता है इन्फो लेने के लिए। उसे पता चलता है कि टिंग शुआन डार्क ट्राइब और ह्यूमन की हाफ ब्रीड है और बहुत छोटी उम्र में ही ऑर्फन हो गई थी। बेचारी अपने पेरेंट्स के जाने के बाद बहुत रोई थी और उन्हें पुकारती रहती थी। हाफ ब्रीड होने की वजह से ना उसे किसी ने एक्सेप्ट किया और कई बार भूख से मरने के करीब पहुंच गई। इस कठिन बचपन ने उसे जो मिला वो खाने और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे जीने का आदत डाल दिया। इसी वजह से जब वो बड़ी हुई तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा मीटिंग करना बन गई। टिंग शुआन उससे पूछती वो क्यों रो रहा है। लियोनी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उसकी कहानी बहुत ही ट्रेजिक है। फिर वो अपने आंसू पोंछता है पर आंखों में पक्का इरादा होता है उसके। और लियोनी उसे जोर से हक करता है और वादा करता है कि अब से उसे कभी अकेला भटकना नहीं पड़ेगा। टिंग शुआन हक एक्सेप्ट करती है और उसके जेस्चर से काफी खुश और शर्माई हुई लगती है। इसी के साथ उसकी अफेक्शन और एक पॉइंट बढ़ जाती है और लियोनी को 60 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। इतने पॉइंट्स मिलते ही लियोनी सोचता है कि ये मिशन तो बिल्कुल आसान है जब वो टिंग शुआन को हक किया होता है। इसके दूसरी तरफ उधर रात के वक्त ट्राइब स्क्वायर में दिखाया जाता है। वहाँ कुफू कुछ लोगों से बहस कर रही होती है जो कह रहे होते हैं कि लियोनी को ढूंढने के लिए वो लोग भेज दिए गए हैं। पर कुफू गुस्से से लाल आंखों के साथ उन पर जानबूझ के अपने मास्टर को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगाती है। तभी पीछे से ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट घर के दरवाजे पर अपीयर होता है और सब कुछ देखता रहता है। वो सोचता है कि पूरी कहानी गलत है क्योंकि उसे कुफू को बचाना था, ना कि उसे अकेला वापस आता देखना। उसका सिस्टम भी कंफर्म करता है कि ये बहुत ही स्ट्रेंज है, बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज। वापस केव के अंदर टिंग शुआन हीरो की बाहों को जोर से पकड़ के रखती है।
वो फटाक से उसके ऊपर चढ़ जाती है और खाने के बाद वाले मीटिंग के वादे की याद दिलाती है। प्यार भरी आंखों के साथ वो कहती कि वो उसके साथ बहुत सारे सुंदर सुंदर बच्चे चाहती है। लियोनी डर के मारे पूछती कि क्या वो चाहती कि उनके बच्चे भी वही पेन झेले जो उसने अपने बचपन में झेला था। उसके एक कठिन शब्द टिंग शुआन को गहरे लगते हैं और वो रुक के सोचने लगती है। फिर वो उठ के सस्पिशियस टोन में लियोनी से पूछती कि उसे उसके पास के बारे में कैसे पता चला। लियोनी एक अतरंगी पोजीशन में समझाता है कि डार्क ट्राइब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि वो हाफ ब्रीड होगी। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता है कि इस दुनिया में कितना मलाइस है तुम जैसे लोगों के लिए। टिंग शुआन उसकी बात मान लेती कि उसे दुनिया के प्रिजुडिस का पता है और वो तुरंत ही खड़ी हो जाती है। आखिर में वो कहती कि उसे थोड़ा शांत होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा और अभी वो मीटिंग नहीं करेंगे। फिर तुरंत ही टिंग शुआन केव से बाहर चली जाती है खुद को काम करने के लिए। उसके जाते ही लियोनी चैन की सांस लेता है कि उसने सिचुएशन फाइनली स्टेबल कर ली। पर तभी डूइंग सिस्टम गुस्से में अपीयर होता है और कहता है कि घर पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। लियोनी उसे पूछते कि क्या हुआ और सिस्टम बताता है कि कुफू का करप्शन वैल्यू बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और लिमिट के बिल्कुल ही करीब पहुंच चुका है। ये सुनते ही वो पैनिक हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि डूइंग सिस्टम ने पहले क्यों वार्न नहीं किया उसे, और कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाना होगा घर पर। डूइंग सिस्टम बोलता है कि अब पैदल जाने को बहुत ही लेट हो चुका है और टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, जिस पर हीरो चिल्लाता है कि जल्दी करो। पर डूइंग सिस्टम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि टेलीपोर्ट फंक्शन का एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट है 50 पॉइंट्स। ये सुनते ही लियोनी भड़क जाता है, लेकिन डूइंग सिस्टम खुद को डिफेंड करता है और बोलता है कि ये मेन सिस्टम का रूल है, मेरा नहीं। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए लियोनी उसे टेलीपोर्ट खरीदने के लिए हाँ बोल देता है। अपने ट्राइब में वापस आकर लंबे सफर के बाद लियोनी और सिस्टम फाइनली पहुंच जाते हैं। डूइंग सिस्टम उनकी अराइवल अनाउंस करता है, जबकि लियोनी सीरियस फेस के साथ सिचुएशन चेक करता है। अचानक वो घबरा जाता है जब वो मेन स्क्वायर में भीड़ देखता है। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट किए बिना लियोनी दौड़ता हुआ चिल्लाता है कि वो वापस आ गया है। वहाँ वो कुफू को देखता है जो एक बुरी तरह पीटे हुए वॉरियर को कॉलर से पकड़ के खड़ी होती है। लियोनी उसे देखते ही जोर से कुफू का नाम लेता है और बताता है कि वो ठीक है और वापस आ गया है। कुफू उसे देखते ही बिल्कुल शॉक हो जाती है और हाथ से उस आदमी को तुरंत ही छोड़ देती है। फिर डूइंग सिस्टम बताता है कि उसकी करप्शन वैल्यू कम हो गई है, जिससे हीरो और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर गुस्से से भरा ट्राइब का लीडर लियोनी से पूछता है कि उसके स्लेव ने बगावत क्यों की, पर लियोनी उसे पलट के जवाब देता है और बोलता है कि उसके वॉरियर बड़े ही कमजोर और बेकार है। लियोनी उसके मुंह पर बोल देता है कि जब कुफू को किडनैप किया गया था तब भी उसके वॉरियर कुछ नहीं कर पाए थे। फिर वो ट्राइब के लीडर के नाक में अपनी उंगली घुसाता है और बोलता है जब उसके हाउसहोल्ड पे बात आती है तो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, तो इससे कुफू ने जो भी किया वो गलत नहीं था। इतना कह के वो कुफू का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो घर चलते हैं। ट्राइब का लीडर ये बात सुनते ही रोने लग जाता है। बाकी आदमी चुपचाप खड़े रह के उसे तसल्ली देते रहते हैं। तब कुफू उसे शर्माते हुए देखती है। दोनों के हाथ प्यार से जुड़ जाते हैं और तुरंत ही डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को 60 पॉइंट्स और मिलते हैं। दूर से कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट ये सब देखता है और कंप्लेन करता है कि लियोनी अभी तक एलिमिनेट क्यों नहीं हुआ। राइवल सिस्टम उसे बोलता है कि स्टोरी बिल्कुल ऑथेंटिक है और थोड़ा चिल करने को कहता है। फिर ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट अपने मेन प्लॉट को इग्नोर करके जंगल में टिंग शुआन को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर रात विलेज पर छा जाती है और एक मिस्टीरियस वाइब आ जाती है। पेड़ के ऊपर बैठा सांप सोचता है कि लियोनी डार्क ट्राइब से कैसे बच कर निकल आ गया। वो सरपंच धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है और शाओजुआन के खूबसूरत पैर दिखने लगते हैं। पेड़ के डाली पर बैठी शाओजुआन कुछ समझ नहीं पाती और सोचती है एक यूजलेस यंग मास्टर जो खुद को भी संभाल नहीं सकता ये सब कैसे कर गया। टाउन स्क्वायर में वापस ट्राइब का लीडर गुस्से में चिल्लाता है कि किडनैपिंग एक बड़ा झूठ था। वो लियोनी पर इल्जाम लगाता है और कसम खाता है कि अब वो उसकी कभी परवाह नहीं करेगा। और इसके तुरंत बाद लियोनी के घर पर वो और कुफू के बीच थोड़ा टेंशन हो जाता है। अंदर दोनों जन चुपचाप एक दूसरे को देखते ही रहते और कुफू का चेहरा शर्माहट से लाल हो जाता है। टेबल पर बैठी कुफू सोचती कि लियोनी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। लियोनी कुछ नहीं बोलता, बस आगे बढ़ के उसके कंधे को छूता है। इस पर कुफू चौंक जाती है और घबरा के तुरंत खड़ी हो जाती है। लियोनी उसका ऐसा रिएक्शन देख के पूछता है फिर से ऐसी नर्वस क्यों हो रही हो जबकि वो लोग ठीक से बात कर रहे थे। शर्माती हुई कुफू बोलती है कि कुछ नहीं है और उसके लिए खाना बनाने की ऑफर करती है और कुफू शर्माती हुई किचन में भाग जाती है। उसे देखकर हीरो सोचता है क्या वो अभी भी नाराज है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ ही रही है।
फिर मुस्कुराते हुए लियोनी समझ जाता है कि शायद वो उसमें इंटरेस्टेड हो रही है और अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का सोचता है। तभी डूइंग सिस्टम जोर से फ्लैश करने लग जाता है और वार्निंग देता है। डूइंग सिस्टम बताता है कि दूसरी विलेनेस टिंग शुआन वापस केव आ चुकी है और उसे ना देखकर उसकी करप्शन स्काईरॉकेट हो गई है। गुस्से में लियोनी ऑथर के रूल को गाली देता है जो विलेनेसेस को एक दूसरे से मिलने से रोकता है। वो कंप्लेन करते हैं कि 7 लड़कियां हैं जो एक दूसरे को कभी देख नहीं सकती और सिस्टम से सवाल करता है। इसलिए वो तुरंत डिसाइड करता है कि वो पहले कुपू से बात करेगा वरना उसकी भी करप्शन वैल्यू धड़ से बढ़ जाएगी। उधर केव में दूसरी विलेनेस टिंग शुआन भड़की हुई होती है और सोचती कि हीरो ने उसे झूठ बोल के भाग गया। खाली केव में वो अकेली खड़ी होती है और वो खुद को धोखा खाए हुए महसूस करती है। एक डार्क और डेंजरस ऑरा उसके अराउंड फैल जाता है और वो कसम खाती कि लियुआनी बच नहीं पाएगा उससे। तभी उसके पीछे से लियुआनी की आवाज सुनाई देती है जो उसका नाम ले रहा होता है और पूछता है कि क्या हुआ। टिंग शुआन उसकी आवाज सुनते ही घूम के देखती है और शॉक हो जाती है कि वो सच में वापस आ गया। लियोनी उसके पीछे से अपीयर होता है और 3 सिस्टम पॉइंट से खरीदा हुआ गिफ्ट दिखाता है जो होता है एक प्यारा सा ब्लैक ड्रेस ओनली फॉर टिंग शुआन। टिंग शुआन उसे और उस गिफ्ट को घूरते ही रहती है अभी तक शॉक में। फिर बिना सोचे समझे टिंग शुआन हीरो पर झपट्टी मार देती है जिससे हीरो बिल्कुल स्टंट हो जाता है। वो उसे गिरा देती है और दोनों जमीन पर एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। पूरे लाल चेहरे के साथ वो बोलती कि अब वो और वेट नहीं कर सकती एंड लेट्स मेट राइट नाउ एंड हैव अ बेबी। इसी वक्त डूइंग सिस्टम वार्न करता है कि हीरो को गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो कभी भाग नहीं पाएगा वहां से। इस वक्त लियुआनी के माथे पे शिकंजा आ जाती है और वो कहता है ऑफ कोर्स ये मुझे पता है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी मेन सिस्टम उसे विलेनस फीमेल से मेट करने का ऑप्शन देता है पर हीरो तुरंत ही मना कर देता है। तभी लियुआनी फिर से बहाना बनाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डार्क ट्राइब और वुल्फ ट्राइब कैसे मेट करते हैं पता भी है। हम दोनों की रेस अलग अलग है और ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ये सुनते ही टिंग शुआन कंफ्यूज हो जाती है और पूछती कि ये डेंजरस कैसे हो सकता है। इस पर लियुआनी बोलता है कि उसे उसके पहले उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को समझना होगा। टिंग शुआन बोलती है बॉडी स्ट्रक्चर वो क्या होता है। लियुआनी बोलता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या वो उस पर भरोसा करती है। एक क्यूट सी शक्ल बना के टिंग शुआन कहती कि वो हीरो पर पूरा भरोसा करती है। लियुआनी उसे बोलता है कि हमारे वुल्फ ट्राइब में एक प्रोसीजर होता है जिसे हम एपेटाइजर बोलते हैं और वो मनी मन सोचता है ये उसका फर्स्ट टाइम है। जब तक मैं उसे रोलर कोस्टर का एहसास कराता रहूंगा, उसकी मेंटल एनर्जी और स्टेमिना खत्म करता रहूंगा, तब तक मैं इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रख पाऊंगा। लियुआनी उसे बोलता है कि रिलैक्स करो क्योंकि वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करने वाला है और टिंग शुआन बोलती है ठीक है मैं रिलैक्स होती हूँ। उसी मोमेंट लियुआनी प्रोसेस स्टार्ट करता है और उसका छोटा सा हाथ धीरे धीरे उसके बॉडी के अराउंड मूव करने लगता है जिससे टिंग शुआन शॉक हो जाती है। टिंग शुआन उससे पूछती ये क्या है पर वो बस बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर लियुआनी का हाथ बहुत ही प्रिसीजन और स्ट्रेटेजी के साथ मूव करने लगता है। टिंग शुआन पूरी तरह से लाल हो जाती है और उसे बहुत जोर से गले लगा लेती है। तब लियुआनी को रियलाइज होता है कि अंडर डेवलप बॉडी टच के लिए काफी सेंसिटिव होती है। फिर वो टिंग शुआन को अपनी भाव में उठाकर वो कहता है कि अब वो अपने नेस्ट में जा रहे हैं। वो थोड़ा कांपती हुई हाँ बोल देती है जब हीरो उसे मजबूती से अपने भाव में लेता है। फिर लियुआनी उसे बेड पर लिटा देता है और पूछता है कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहती है। टिंग शुआन बोलती कि हालांकि ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। इसके बाद लियुआनी प्रोसेस कंटिन्यू करता है और टिंग शुआन धीरे धीरे ज्यादा जोरों से सांस लेने लगती है। कुछ देर बाद हीरो थका हुआ और थोड़ा मैसी दिखने लगता है। उसके मुंह से पानी आना चालू हो जाता है उनके छोटे से जैम सेशन के बाद। उसे देखकर लियुआनी सोचता है कि लड़की इतनी थक गई कि गहरी नींद में चली गई और डूइंग सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है होस्ट यू हैव गॉट द मूव्स। डूइंग सिस्टम आगे बताता है कि उसकी करप्शन कम हो गई है और हीरो को और 30 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। लियुआनी रिलीफ के साथ बोलता है कि आखिरकार उसकी मेहनत का रिजल्ट मिल गया, लेकिन वो इतना थक चुका होता है कि बेड पर ही बेहोश हो जाता है और बोलता है कि उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। उधर वापस ट्राइब में रात हीरो के घर पर उतर आती है। कुफू थोड़ी अनईजी लगती है, उसके हाथ अपने आप कांप रहे होते हैं, उसके दिमाग में बुरे फ्लैशबैक चल रहे होते हैं और उसकी आंखों का लुक थोड़ा बदला हुआ लगता है। वो रियलाइज करती हुए अपने मन ही मन बोलती है कि उसकी स्ट्रेंथ किसी तरह बढ़ चुकी है। उधर पेड़ की डाली पर बैठी हुई शाओयान सोचती है लियुआनी तो अपने ट्राइब से बाहर भी नहीं निकला तो वो डिसअपियर कैसे हो सकता है। उसे ये पूरा सिचुएशन अजीब लगता है। शाओजुआन को ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो मुस्कुराते हुए देखती रहती है। उधर केव में वापस लियुआनी फिर से आग जला लेता है। तभी टिंग शुआन होश में आती है और कंफ्यूज होकर पूछती कि क्या हुआ उसे।
लियोनी उसे समझाता है कि वो थक गई थी और सो गई, और पूछता है कि क्या अब वो वेल रेस्टेड है। टिंगशुआन उसे खुशी से गले लगाती है और बोलती कि तुम गए नहीं। लियोनी उसे बोलता है कि हमें फ्यूचर में भी तो मेट करना है, तो उसे अबेंडन कैसे कर देगा वो। लेकिन वो फिर से पूछती है तो तुम सच में नहीं जाओगे। पर लियोनी कंफर्म करता है कि उसे ट्राइब वापस जाना होगा क्योंकि उसके दोस्त परेशान होंगे। ये सुनते ही टिंगशुआन थोड़ी नाराज हो जाती है, बोलती है नो वे। लियोनी उसे शांत करता है और कहता है कि उसे पहले ही पता है वो कहाँ रहता है, तो वो भाग नहीं सकता। फिर लियोनी उसका हाथ पकड़ के उससे पूछता है क्या उसे वो सब पसंद आया और क्या वो थोड़ा और चाहती है। टिंगशुआन तुरंत हाँ बोल देती है, तो हीरो कहता है तो फिर उसे थोड़ी देर के लिए जाने दे। लियोनी कसम तक खा लेता है कि वो भागेगा नहीं और क्यूट सा फेस बना के उसे मनाता है। टिंगशुआन उदासी नजर से उसे देखती है, पर उसका क्यूट सा फेस देखकर लगता है वो मान ही जाएगी। फिर वो बोलती कि वो एक ही कंडीशन पर उसे जाने देगी, उसे पहले उसे मार्क करना होगा। लियोनी कंफ्यूज हो जाता है, मार्क करना होगा। टिंगशुआन एक्सप्लेन करती कि मार्क के साथ वो उसे कभी भी ट्रैक कर सकती है और चैन से रह सकती है। ये सुनते ही लियोनी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि ये मार्क कैसे बनाएगी। बिना सोचे समझे टिंगशुआन आगे बढ़ती है और उसकी गर्दन के पास आती है। फिर वो धीरे से उसकी नेक पर बाइट करती है और एक निशान छोड़ देती है। टिंगशुआन बताती कि इस तरह से वो उसे ट्रैक कर सकती है। लियोनी अपने मन ही मन सोचता है, ऑल्दो एक फीमेल विलन से ट्रैक होना थोड़ा डेंजरस हो सकता है मेरे लिए, पर अगर मैं उसके कहने के खिलाफ जाऊंगा तो हो सकता है वो प्रवोक हो जाए। फिर लियोनी थोड़ा थोड़ा कंसीडर करता है कि ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर हो सकती है उसके लिए और आखिर में वर्थ इट है। फिर अपने चेहरे पर स्मॉक के साथ वो पूछता है क्या अब वो जा सकता है, और टिंगशुआन बड़े ही प्यार से हाँ बोल देती है। उस मोमेंट दोनों गुड बाय कहते हैं और हीरो केव से बाहर निकलता है, लड़की को हाथ हिला के बाय बोलते हुए। बाहर आकर लियोनी को थोड़ा अजीब लगता है कि उसने इतनी आसानी से उसे जाने दिया और वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। फिर हीरो जंगल में एक अच्छी तरह छुपी जगह ढूंढता है टेलीपोर्ट यूज करने के लिए, पर वो टेलीपोर्ट करने ही वाला होता है कि उसे जंगल से किसी की कंप्लेन करने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही लियोनी तुरंत समझ जाता है कि ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट वही है और वो भी उसी विलन को कैप्चर करने आया है। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला और उसका सिस्टम उसे सर्च छोड़ने को मना करता है। ये सुनते ही लियोनी समझ जाता है कि उसके राइवल के पास भी सिस्टम है। लगता है शीटियन रुई के प्लॉट पॉइंट्स मैंने एक्वायर कर लिए, इसलिए वो टिंगशुआन को मिल नहीं पाया। वो आगे सोचता है कि ओरिजिनल हीरो से कम्पीट करना नामुमकिन है, इसलिए वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। पर फिर वो सोचता है कि राइवल ज्यादा हैंडसम है और उसका सिस्टम भी बेटर है, और टेंशन में आ जाता है कि वो कैसे कम्पीट करेगा उससे। लियोनी कंप्लेन करता है कि उसने अपना फर्स्ट टाइम टिंगशुआन को दे दिया है, तो ये टिंगशुआन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको धोखा ना दे। इसलिए हीरो डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही नहीं जा सकता और सिस्टम को कहता है कि उसे वापस भेजो। उधर विलेनस टिंगशुआन बेड पर लेटी होती है, बिल्कुल बोर हो चुकी होती है और वो अकेली होती है। तभी उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो सरप्राइज हो जाती है और तुरंत उठ बैठती है ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है। उसी वक्त लियोनी स्माइल के साथ अपीयर होता है और बोलता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट याद आ गया था। हीरो को देखते ही टिंगशुआन उसे गले लगाती है और पूछती कि क्या वो उसे अकेला छोड़ने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लियोनी भी बड़े प्यार से बोलता है हाँ राइट, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए मेन पॉइंट बोलता है कि जाने से पहले वो उसे नए आउटफिट में देखना चाहता था जो वो ले आया था उसके लिए, पर वो मनी मन सोच रहा था कि वो टिंगशुआन को ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट से मिलने नहीं दे सकता किसी भी हालत में। इस बहाने से टिंगशुआन एक्साइटेड हो जाती है और अपने नए कपड़े ट्राई करने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आते हुए हम उसका हाथ देखते हैं, तभी वो बोलती है बेबी ये आउटफिट थोड़ा यूनिक लग रहा है, और ये बोलते हुए वो ब्लैक ड्रेस में सामने आती है और लियोनी बिल्कुल उसे देखते ही स्पीचलेस हो जाता है। लियोनी उसे समझाते हुए बोलता है हाँ ये कपड़े ह्यूमन रेस को बिलोंग करते हैं, तुम्हें पसंद आए। शर्माती हुई टिंगशुआन बोलती कि उसे जो भी वो देता है सब पसंद आता है, और तभी डूइंग सिस्टम एक ह्यूज पॉइंट रिवॉर्ड अनाउंस करता है 60 पॉइंट्स का। इसके तुरंत बाद ही टिंगशुआन की आंखों में छोटे छोटे दिल चमक रहे थे जो क्लियरली दिखा रहे थे कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट से वो कितनी खुश थी। फिर वो उसकी गोद में बैठ जाती है और पूछती कि क्या वो अभी भी जा रहा है, लेकिन अपना लियोनी बोलता है कि जब तक वो सो नहीं जाती तब तक वो यहीं रुकेगा। टिंगशुआन उसके जवाब पर थोड़ी उदास हो जाती है, पर आखिरकार मान जाती कि उसे किसी ना किसी पॉइंट पर तो जाना ही होगा। फिर धीरे धीरे रात जंगल पर छा जाती है और आधा चांद सितारों से भरा आसमान को रोशन कर देता है। ये सब देखकर ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सर्च कंटिन्यू करना अभी काफी रिस्की है, इसलिए वो फिलहाल के लिए वापस जाने का डिसीजन लेता है। फिर वो डिसाइड करता है कि पहले बाकी लड़कियों को ढूंढेगा, बाद में आकर इस विलेन को कैप्चर करेगा।
उसके सिस्टम के एग्री करते ही राइवल अपना टेलीपोर्ट यूज करता है और अंधेरे जंगल से गायब हो जाता है। केव के अंदर वापस हमारा लियोनी टिंगशुआन को देखता रहता है, जो फाइनली गहरी नींद में सो चुकी होती है। सपने देखते हुए टिंगशुआन धीरे से कुछ छोटे शब्द बोलती है। तभी फाइनली लियोनी सिस्टम ओपन करता है टेलीपोर्ट यूज करने के लिए, और बस एक पल में हमारा एमसी आग झपकते ही गायब हो जाता है और टिंगशुआन को पीछे छोड़ देता है। अब लियोनी अपने घर के सामने दोबारा अपीयर होता है। वो इधर उधर देखता है और रियलाइज करता है कि लकीली किसी ने उसे अचानक कहीं से निकलते हुए नहीं देखा। तभी हमारा हीरो नोटिस करता है कि कुफू अभी भी जाग रही है, क्योंकि घर के अंदर की लाइट्स अभी भी ऑन है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, शाओयुआन दूर से उसे ऑब्जर्व करती रहती है। अपने सरपंच के अवतार में उसकी लियोनी को लेकर क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। फिर वो अपना रूप बदलकर कंफ्यूजन के साथ सोचते कि आखिरकार वो इतनी एडवांस मैजिक यूज कैसे कर सकता है। लियोनी अपने घर का दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। घर में एंटर करते ही उसे कुफू जमीन पर अपनी फॉक्स फॉर्म में सोती हुई दिखती है। जैसे ही कुफू को उसकी प्रेजेंस का एहसास होता है, वो तुरंत अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। लियोनी पूछता है कि वो बेड पर सोने के बजाय फ्लोर पर क्यों सो रही थी। कुफू उसके हाथ में मछलियों को देखकर सोचती कि वो अभी भी इतना वीक है, इसलिए सिर्फ 2 ही पकड़ पाया। फिर कुफू बोलती कि डिनर रेडी है, लेकिन लियोनी उसे सर्व करने से रोक देता है। एक सीरियस टोन में वो इंसिस्ट करता है कि पहले ये बताओ कि तुम फ्लोर पे क्यों सो रही थी। थोड़ी ऑकवर्ड से स्माइल के साथ कुफू बोलती है कि वो बस ऐसे ही सोने की आदत में है। लियोनी तुरंत पॉइंट आउट करता है कि उसे पता है कि उसे सॉफ्ट बेड पसंद है और झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो कुफू के सिर पर हाथ फेर के बोलता है कि आज से बिना डरे बेड पर ही सोया करे। फिर लियोनी कुफू के कान के पास झुक कर बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं क्या तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। कुफू पूरी तरह से फ्लस्टर्ड हो जाती है और सोचती कि आजकल वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है। अपनी टफ गाय इमेज बनाए रखने के लिए लियोनी बोलता है कि वो खुद खाना सर्व करेगा ताकि वो पॉइजन ना कर दे। ये बोलते ही लियोनी किचन की तरफ जाता है और कुफू पीछे पीछे से देखते हुए चलती है। कुफू सोचती है कि वो पूरी तरह से बदला नहीं है, लेकिन कम से कम पहले जैसा क्रूअल भी नहीं रहा, जो थोड़ा रिलीफ है। फिर डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि कुफू की अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को 5 पॉइंट्स मिलता है। ये सुनते ही लियोनी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कंप्लेन करता है कि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या सोच रही है। डूइंग सिस्टम बोलता है कि वो ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा है और बस ऐसे ही कंटिन्यू करने को कहता है। ये सुनते ही लियोनी कॉन्फिडेंस से भर जाता है और किसी भी चैलेंज के लिए रेडी फील करता है। अपना एक कंटिन्यू रखने के लिए वो खाना सर्व करता है और कुफू को बैठकर खाने को बोलता है, वरना प्रॉब्लम होगी। कुफू भी चुपचाप ऑबे करती है और हीरो बोलता है कि उसे अपने घर में किसी का भी भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं। कुफू सिर्फ नॉड करती है और चॉपस्टिक्स पकड़कर बैठ जाती है। घर के बाहर शाओयुआन अभी भी दोनों को डिनर करते हुए देख रही होती है। तभी अचानक लियोनी को अपनी गर्दन पर एक तेज खुजली महसूस होती है, जहां टिंगशुआन ने उसे बाइट किया था। कुफू तुरंत ही उसकी रिएक्शन नोटिस कर लेती है और क्यूरियस हो जाती है। फिर अचानक वो टेबल पर जोर से हाथ मारती है और उठ के खड़ी होती है, जिससे लियोनी घबरा जाता है। कुफू की इंस्टिंक्ट जाग जाती है और कुफू लियोनी की गर्दन पर मार्क देख लेती है। उस मार्क को देख के गुस्से में वो चिल्लाकर पूछती है कि किसने उसे मार्क किया। कुफू डार्क ट्राइब की ऑरा को पहचान लेती है और प्रोटैगनिस्ट को समझ आ जाता है कि कुफू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। फिर लियोनी तुरंत ही कहानी बना देता है कि उसे पकड़ लिया गया था और बाइट किया गया, लेकिन वो समहाउ बचकर निकल आया। अब लगता है ये मार्क तो नहीं जाने वाला, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या इससे। कुफू वार्न करती कि अब डार्क ट्राइब की नजर उस पर है और वो उसे जबरदस्ती मेट करने पर मजबूर करेंगे। लियोनी के चेहरे पर बोर्ड एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि उसकी एनालिसिस बिल्कुल ही सही होती है। फिर कुफू दोबारा टेबल पर जोर से हाथ मारती है और सीरियस हो जाती है। कुफू कहती कि उन्हें डार्क ट्राइब से दूर किसी सेफ जगह निकलना होगा ताकि वो उनका पीछा न कर पाए। लियोनी इस डिसीजन पर सवाल करता है और वो उसे समझाती कि दूसरे ट्राइब का मार्क कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए। फिर लियोनी अपने चॉपस्टिक्स टेबल पर रख देता है। वो कुफू को घूर कर पूछता है कि क्या वो इस बात से डरती नहीं कि वो हमेशा के लिए अपनी फ्रीडम खो देगी। शर्मिंदा सी कुफू धीरे से बोलती कि वो बस उसे हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहती बस। ये सुनते ही डूइंग सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। मुस्कुराते हुए लियोनी उसकी लॉयल्टी की तारीफ करता है और डिनर फिनिश करने को कहता है। कुफू चुप रहती है और हीरो बोलता है कि वो फिशिंग से थक चुका है और कल बात करेंगे। लियोनी सोचता है कि उसे कुफू को काम रखना होगा ताकि उसे दूसरी विलेनेस के बारे में पता ना चले। फिर रात को क्रेसेंट मून आसमान को रोशन कर रहा होता है जब लियोनी कैंडल को बुझा देता है। लियोनी बेड के किनारे बैठ जाता है जहाँ कुफू अपनी फॉक्स फॉर्म में चैन से सो रही होती है। वो उसे सोते हुए देखता है और सोचता है कि वो कितनी कम्फी और कोजी लग रही है। फिर वो खुद को रोक नहीं पाता और उसके सॉफ्ट फर पर हाथ फेरने लगता है।
लियोनी उसे हक करता है और सोचता है कि उसका फर कितना कम्फी है और इमेजिन करता है कि वुल्फ बनने पर कैसा लगेगा। तभी अचानक कुफू जाग जाती है पूरी तरह से एम्बैरेस्ड और सोचती कि अब वो उसे कहाँ टच कर रहा है। लियोनी इस सिचुएशन का फायदा उठाता है, सोचता है कि इतना अच्छा चांस छोड़ना बेवकूफी होगी। कुफू से बोलती कि टेल के बेस को टच करना बंद करे क्योंकि उसे गूज बम्स आ रहे हैं, पर लियोनी रुकता नहीं है और वो सोचती कि अगर वो नहीं रुका तो उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करेगी। उसका हाथ फॉक्स गर्ल के सॉफ्ट फर पर स्मूथली ग्लाइड करता है और हर टच पर वो थोड़ी सी हिल जाती है। कुफू अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती और एक क्यूट सी आवाज निकल जाती है जो वो कंट्रोल नहीं कर पाती। लियोनी उसे पूछता है कि क्या उसे ये पेटिंग अनकंफर्टेबल लग रही है, पर तभी अचानक डूइंग सिस्टम अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को 50 पॉइंट्स मिलते हैं। डूइंग सिस्टम खुशी से पागल हो जाता है और बताता है कि सिस्टम शॉप अपडेट हो चुकी है। लियोनी सिस्टम स्क्रीन को देखता है जो अब ज्यादा मॉडर्न और स्लिक लग रही होती है। उसकी शॉप लेवल 2 पर पहुंच चुकी होती है और नए आइटम्स इन्वेंट्री में आ चुके होते हैं। उधर छोटी सी फॉक्स उसके साथ और चिपक जाती है, सोचती कि इतना अच्छा लगना शायद उसकी इमेजिनेशन हो। तभी कुफू डिसाइड करती कि कम से कम आज रात के लिए उसके साथ कडल करके सोएगी। फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ लियोनी छोटी फॉक्स को गुड नाइट बोलता है और अच्छा रेस्ट करने को कहता है, और लियोनी धीरे धीरे उसका फर स्ट्रोक करता रहता है जब कुफू उसकी गोद में सुकून से सो जाती है। और इस तरह रात शांति से गुजर जाती है जहाँ क्रेसेंट मून शांत आसमान को रोशन कर रहा होता है। अगली सुबह लियोनी उठता है काफी थका हुआ पिछली रात के सारे इवेंट्स के बाद जो उस छोटी फॉक्स के साथ हुए थे। वो साइड में देखता है और कुफू को उसकी ह्यूमन फॉर्म में चेन से सोते हुए पाता है। फिर लियोनी धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मौका देखकर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देता है। कुछ देर बाद कुफू जाग जाती है और बोलती कि उसे बाहर जाना है, लेकिन जाने से पहले उसे डार्क ट्राइब से सावधान रहने को कहती है। लियोनी सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है जब वो अपने काम के लिए निकल जाती है। अकेले रहकर वो डूइंग सिस्टम से कंप्लेन करता है कि वो बड़ी ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और बोलता है कि औरतों को खुश करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन डूइंग सिस्टम उसे चिर करता रहता है। फिर वो इधर उधर चलने लगता है इस प्रॉब्लम का कोई सॉलिड सोल्यूशन सोचने की कोशिश में, पर अचानक वो रुक जाता है जैसे उसे कोई आइडिया आ गया हो। फिर वो डिसाइड करता है कि वो कुफू को ढूंढकर ट्राइब से दूर जाने के बारे में प्रॉपरली बात करेगा। फिर लियोनी घर से निकलता है और पास के ऑर्चर्ड की तरफ बढ़ता है जहाँ यूजुअली कुफू काम करती है। ऑर्चर्ड में कुफू शांति से सेब तोड़ रही होती है अपने ही मौज मस्ती में, लेकिन एक पेड़ के पीछे से ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट शीटियान रुई उसे चुपके से देख रहा होता है। वो दूर से कुफू को देख रहा होता है, आज उसे इम्प्रेस करने का पूरा इरादा लेकर। इसके लिए वो अपने सिस्टम का यूज करके एक काफी स्टाइलिश आउटफिट चूज करता है। उसका सिस्टम कंफर्म करता है कि आइटम परचेस हो चुका है जो 1 घंटे के लिए उसका चार्म बूस्ट करेगा। इधर कुफू ऑर्चर्ड में एप्पल्स तोड़ रही होती है। तभी अचानक कहानी का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट जो हमारे लिए फेक है सामने आता है और उसका नाम पुकारता है। वो कुफू को फ्रूट उठाने में मदद ऑफर करता है, ज्यादा हेल्पफुल और स्मार्ट दिखने की कोशिश में। कुफू बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होती और सोचती कि उसका चेहरा इतना चमक रहा है जैसे तेल में नहा कर आया हो। वो तुरंत ही उसकी मदद मना कर देती है और बोलती कि ये काम ट्राइब के स्लेव्स का होता है, अगर ये काम भी हम लोग से छीन लिया गया तो हम लोग जिएंगे कैसे। देखो जेंटलमैन, अपने काम से काम रखो और मुझे भी अपना काम करने दो। फ्रस्ट्रेटेड होकर ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद आउटफिट काम ही नहीं आया। फिर वो सोचता है कि इस आउटफिट का चार्म बोनस 100% है तो कैसे इफेक्ट नहीं हुआ उस पर, या शायद वो बस मेरे सामने हार्ड टू गेट खेल रही होगी। हाँ, यही होगा शायद। दूर से लियोनी ये सब देख रहा होता है और उस इरिटेटिंग कीड़े की हिम्मत देखकर गुस्सा आ जाता है। गुस्से में जब वो उस बेवकूफ को अपनी लड़की छीनते हुए देखता है वो तुरंत एक्शन लेने का डिसाइड करता है। वो तुरंत ही अपना मैनिपुलेटर मोड एक्टिवेट करता है ताकि ऑर्चर्ड में राइवल का प्लान बर्बाद कर सके। और फिर लियोनी एक बहुत ही स्वीट आवाज में कुफू को बुलाता है, उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लियोनी कुफू के पास आता है और बोलता है कि अब जब उसकी मदद हो चुकी है तब उसकी जरूरत नहीं है उसे थोड़ा ड्रामा क्रिएट करते हुए। वो अकल का पैदल राइवल सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और उसे लगता है कि लियोनी उसके लिए कोई भी थ्रेट ही नहीं है। पर तभी लियोनी जाने के लिए पीछे मुड़ जाता है, लेकिन कुफू उसकी स्लीव पकड़ लेती है और उसे रुकने को कहती है, पूरी तरह से उसके ड्रामे में फंस जाती है। तभी डिंग होता है और अनाउंस होता है कि उसकी अफेक्शन बढ़ गई है और हीरो को बोनस के तौर पर 5 और पॉइंट्स मिलते हैं। अपनी जीत की हल्की सी मुस्कान के साथ लियोनी उसे फ्रूट का बास्केट ले लेता है। वो बोलता है कि वो बास्केट उठा लेगा, लेकिन बदले में उसे एक बहुत ही टेस्टी डिनर चाहिए। कुफू भी हंसते हंसते उसकी बात मान लेती है।
जब उसका राइवल पीछे खड़ा बिल्कुल क्लूलेस रह जाता है, लियोनी अपने दिमाग में उस एनोइंग कीड़े पर अपनी क्विक विक्ट्री सेलिब्रेट करता है। टोटली लॉस्ट राइवल को समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी लड़की कैसे हाथ से निकल गई उसके। अपने घर जाते वक्त थोड़ी वरीड सी कुफू लियोनी को पहले वाले राइवल से सावधान रहने को कहती है। वो बोलती है कि स्लेव होने के बाद भी वो आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा था। ये तो वुल्फ ट्राइब में एक बहुत ही मेजर टाबू है। हमारा लड़का लियोनी उसकी बात से एग्री करता है और दोनों चलते चलते रहते हैं। तभी कुफू उससे कहती है कि ऑर्चर्ड में जैसे बिहेव किया वैसे दोबारा मत करना। लियोनी पूछता है कि उसका क्या मतलब है, तो वो समझाती है कि ट्राइब के बाकी मर्द उसे नीची नजर से देखेंगे अगर उसने ऐसा बिहेव करना जारी रखा। लियोनी समझ जाता है कि वो उस मैनिपुलेटर मोड की बात कर रही है जिसे वो थोड़ी देर पहले यूज कर रहा था। फिर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है। फिर वो कुफू के थोड़ा पास आता है और पूछता है कि क्या अब भी वो उसे डरती है। कुफू पहले तो बिल्कुल चुप रहती है, फिर बोलती कि वो क्या कर रहा है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लियोनी बोलता है कि उसे दूसरों की परवाह नहीं है क्योंकि अब वो सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहता है। ये सुनते ही कुफू पूरी तरह से शर्मा जाती है और सोचती है वो सच में काफी बदल गया है और शायद इतना बुरा भी नहीं है अब। और इसी मूव के साथ उसकी अफेक्शन थोड़ी और बढ़ जाती है। क्लियरली दिखता है कि वो उसे जीत चुका है। लियोनी उसे देखता है और सोचता है कि वो तो सिर्फ एक बुका कैरेक्टर थी जिसे उसे कॉन्कर करना था। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि कुफू उससे कहीं ज्यादा रियल है और उसे सच में जीतना होगा। फिर वो एक हल्की सी स्मॉक के साथ अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है। फिर वो कुफू से कहता है कि जब वो मुस्कुराती है तो बहुत ही सुंदर लगती है और उसे चाहिए कि वो उसके बिना भी ऐसे ही मुस्कुराए। ये सुनकर कुफू की आंखें फैल जाती है और वो शर्म के मारे नजर झुका लेती है। और फिर मूड तोड़ने के लिए वो उसे घर चलकर खाना खाने को कहती है, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल होते हुए। रास्ते में चलते चलते लियोनी उसके लिए खाना बनाने का ऑफर करता है, लेकिन कुफू को उसका बिहेवियर थोड़ा सस्पिशियस लगता है और इन दोनों को दूर से राइवल दोनों को साथ चलते हुए देखता रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि लियोनी शायद एक और ट्रांस माइग्रेटर है और अब एक और रियल थ्रेट बन चुका है। उसका सिस्टम उसे वार्न करता है कि उसे जल्दी एक्शन लेना होगा वरना लियोनी विलियनेस को पहले ही कैप्चर कर लेगा। राइवल फिर एक और नया प्लान बनाना शुरू करता है। उसे याद आता है कि ट्राइब के लिए विंटर आने वाला है। उसका सिस्टम पूछता है कि अब उसका प्लान क्या है जब उसके रास्ते में एक और नया विलन आ चुका है। तभी शीटी एनरी को याद आता है एक डार्क ट्राइब का कैरेक्टर जो उसके गोल के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वो तुरंत ही प्लान बनाता है कि उस लड़की का यूज करके हमारे लड़के को एलिमिनेट करे और स्टोरी को वापस ट्रैक पे ले आए। ये प्लान सेट करके वो पेस्ट के इंसेक्ट मुड़ता है और वहां से निकल जाता है। इधर लियोनी के घर पर वापस डिनर के लिए टेबल लग चुकी होती है और गर्म खाना तैयार होता है। हमारा लियोनी कुफू को सूप ऑफर करता है, लेकिन तभी अचानक एक एनर्जी ब्लास्ट रूम के बीच से फटता हुआ निकलता है। पूरी जगह में कियोस मच जाता है। अचानक हुए इस इन्वेजन से लियोनी चौंक जाता है। एक और अटैक सीधा लियोनी के पास से गुजर जाता है जो वो लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है। उसका अटैकर एक मिस्टीरियस औरत होती है जो किसी चिदोरी जैसे अटैक को विल्ड कर रही होती है। लियोनी को उसका अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी कुफू बीच में कूद जाती है। एक स्लैशिंग ब्लो कुफू के हाथ पर छोटा सा जख्म छोड़ देता है और उसे पीछे की तरफ उड़ा देता है। लियोनी घबराकर उसे पकड़ लेता है और समझ जाता है कि उसे उसकी वजह से चोट लगी है। कुफू पूछती है कि क्या यही वो औरत है जिसने उसे मार्क किया था, लेकिन हीरो तुरंत ही इस बात को डिनाई कर देता है। तभी इंट्रूडर ठंडी आवाज में बोलती कि उसे तुरंत एलिमिनेट करना जरूरी है। वो एक्सप्लेन करती कि सिर्फ तभी वो जिंदा रह पाएगी जब प्रोटैगनिस्ट उसके रास्ते से हटा दिया जाएगा। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ राइवल उसे ऑफर देता है कि अगर वो लियोनी को मार दे तो वो उसे अपनी स्लेव बना लेगा। वो उसके ट्राइब के लिए आइडेंटिटी और फ्रीडम का वादा करता है, लेकिन वो औरत इस ऑफर पर काफी सस्पिशियस होती है। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ राइवल पूछता है कि जब वो उसे एक फेवर मांग रहा है तो वो झूठ क्यों बोलेगा। वापस प्रेजेंट में वो दोबारा लियोनी पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है ताकि अपना प्लान कंप्लीट कर सके। उसका एक और पावरफुल अटैक सीधा कुफू पर लगता है और उस एनर्जी के ब्लास्ट के बाद वो कुफू को एक जबरदस्त किक मारती है। शावियन फाइट की आवाज सुनती है, चिंता में पड़ जाती है और चेक करने निकल पड़ती है। वो डार्क ट्राइब की प्रेजेंस फील करती है और फाइट में मदद के लिए एक एनर्जी स्पीयर बना लेती है। इसी वक्त हमारा हीरो लियोनी भी एक्शन में आ जाता है और अपने हाथ में एक सुनहरी रासेन गान का बॉल बनाते हुए वो मिस्टीरियस औरत पलट कर देखती है, हैरान रह जाती है जब उसे लियोनी की इमेज पावर महसूस होती है। फिर एक पावरफुल अटैक के साथ लियोनी उस औरत को सीधा घर के बाहर उड़ा देता है। वो औरत बुरी तरह से घायल होकर गिरती है, समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ अचानक। और आग झपकते ही लियोनी भी डिस्टेंस क्लोज कर लेता है जमीन पर गिरने से पहले ही।
वो अपना अटैक कॉम्बो कंप्लीट करता है और उस औरत पर फिर से एक वार करता है। ब्लो इतना मैसिव होता है कि सीधा उसके पेट पर लगता है और उसे जमीन पर पटक देता है। ये देखते हुए शाओ थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और सोचती है कि हमारे हीरो के पास और कितने सरप्राइजेस छुपे हुए होंगे। जब धूल बैठ जाती है तो हमारा बैड आइस हीरो बिल्कुल खुश मूड में नहीं होता, क्योंकि किसी ने उसकी छोटी फॉक्स को हाथ लगाया था। लियोनी का पैर उस हारी हुई औरत पर होता है, जबकि फॉक्स गर्ल कुफू पूरा सीन देखकर शॉक में होती है। कुफू को उसकी स्ट्रेंथ पर यकीन ही नहीं होता और वो सोचती कि वो इतना हाई लेवल पर कैसे फाइट कर सकता है। फिर लियोनी गिर चुकी लड़की के पास जाता है और बर्फ जैसे ठंडे आवाज में पूछता है कि उसे किसने भेजा है। वो विलन औरत अभी भी जमीन पर दबी होती है, हिल भी नहीं पाती, जब हीरो उसके पेड़ पर अपना पैर जमा के रखता है। तभी लियोनी का हाथ लाल एनर्जी से चमकने लगता है, उसके इरादे बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। आग से घिरे हाथ के साथ वो लड़की को धमकी देता है, लेकिन वो एक शब्द बोलने को भी तैयार नहीं होती। फिर लियोनी उसे वार्न करता है कि अगर वो नहीं बोलेगी तो उसे जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं बचा। छोटी कुफू लियोनी को देख रही होती है, अभी भी उस पावर को प्रोसेस करने की कोशिश में जो उसने अभी भी फाइट में दिखाई। फिर लियोनी फॉक्स गर्ल की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसका हाथ के अलावा कहीं और चोट तो नहीं लगी उसे। फॉक्स गर्ल कुफू थोड़ी कंफ्यूज होती है और पूछती कि उसने ये सब टेक्निक्स कब सीखी। हमारे लड़के के पास कोई सॉलिड जवाब नहीं होता, क्योंकि इस सडन पावर अप का कोई अच्छा एक्सक्यूज होता ही नहीं। सच तो यह है कि लियोनी ने ड्यूइंग सिस्टम के शॉप से एक पावरफुल कल्टीवेशन मेथड खरीदी थी। वो कहानी बना देता है कि जब उसे शैडो ट्राइब ने पकड़ा था तब उसे एक एनलाइटमेंट हुई और वहीं से उसने कुछ नए ट्रिक सीखे। ये सुनकर कुफू को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो सोचती है सडन एनलाइटमेंट क्या हो सकता है, मास्टर एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी हो। एक छोटी सी बात के बाद लियोनी फॉक्स गर्ल के साथ वहां से निकलने की तैयारी करता है, लेकिन शाओ जुआन ने ये सब सुन लिया होता है और उसे लगता है कि सिर्फ किसी डिवाइन रिवेलेशन से इतना सब सीखना नामुमकिन है। ग्रीन हेड औरत शाओ दूर से सब देख रही होती है, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचते हुए। फिर वो फॉक्स गर्ल कुफू पर ध्यान देती है और नोटिस करती कि जख्मी होने के बावजूद उसमें कुछ खास है। शाओ महसूस करती कि फॉक्स गर्ल कुफू के अंदर एक इनफाइनाइट पोटेंशियल छुपा हुआ है, जो किसी चीज से सील किया गया लगता है। मुस्कुराते हुए ग्रीन हेयर औरत शाओ सोचती कि उसे इस गांव में काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिल गई हैं। तभी कुछ गांव वाले आ जाते हैं और सामने का हाल देखकर चौंक जाते हैं। फिर लियोनी उन्हें एक्सप्लेन करता है कि शैडो ट्राइब का एक मेंबर घुस आया था और उसने उस पर और कुफू पर अटैक किया था। बाकी विलेजर्स गुस्से में आ जाते हैं, सोचते हुए कि उनमें इतनी हिम्मत कैसे हुई उनके टेरिटरी में घुसने की। तभी एक आदमी नोटिस करता है कि शैडो ट्राइब का वो इंट्रूडर अब जिंदा नहीं है। ये सुनते ही विलेज चीफ चौंक जाता है और पूछता है कि ये किसने किया। हमारा हीरो शांत आवाज में जवाब देता है कि ये उसने किया। विलेज चीफ ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या तुमने सच में डार्क ट्राइब को बीट कर दिया। लेकिन लियोनी बोलता है कि प्रायोरिटी यह है कि पता लगाया जाए कि दुश्मन अंदर कैसे घुसा। लियोनी को पहले से ही शक होता है कि ये सब उस आदमी से जुड़ा हुआ है जिसे उसने पहले ही ड्यूइंग सिस्टम के थ्रू धमकाया था। कुफू फिर चीफ को बताती है कि गांव के अंदर ही एक गद्दार है जिसने इंट्रूडर को अंदर आने में मदद की। लियोनी भी ऐड करता है कि विंटर आ रही है, इसलिए इतना बड़ा रेस सिर्फ किसी बड़े रिवॉर्ड के लिए लिया जा सकता है। ये सुनकर विलेज चीफ सीधा हमारे लड़के की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या उसने उसे रिसेंटली किसी को ऑफेंड किया। हमारा हीरो बिल्कुल इनोसेंट बनकर बोलता है कि उसे कौन सीरियसली लेता है, पर अंदर ही अंदर सोचता है कि चीफ कितना तेज दिमाग वाला है। फॉक्स गर्ल कुफू से याद दिलाती उस आदमी के बारे में जो उसके पीछे पड़ा था और बोलती कि 10 में से 9 बार वही कल्प्रिट होगा। विलेज चीफ गुस्सा हो जाता है क्योंकि सभी को पता है कि कुफू लियोनी की सर्वेंट है, फिर भी उससे प्राइवेटली कांटेक्ट करने की कोशिश। कौन है वो? तभी हमारा लड़का सस्पेक्ट का नाम रिवील करता है कि शी टियानरुई हो सकता है वो। विलेज चीफ को याद आ जाता है कि यह आदमी शेल्टर मांग रहा था और तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उसे क्वेश्चनिंग के लिए ले आओ। थोड़ी देर बाद गार्ड शी टियानरुई को ले आते हैं, जो पूरी सिचुएशन में काफी काम लग रहा होता है। शी टियानरुई उस इंट्रूडर की बॉडी को ले जाते हुए देखता है और हैरान रह जाता है कि वो औरत मार चुकी है। फिर चीफ सीधा पॉइंट पर आता है और बोलता है कि लियोनी को लगता है कि उसने ही उसे फंसाया है, लेकिन शी टियानरुई सीधा इनोसेंट कार्ड खेलता है और बोलता है कि बिना प्रूफ के किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। विलेज चीफ भी इस बात पर एग्री करता है, कहता है कि बात तो सही लग रही है और ये आदमी क्रिमिनल जैसा भी नहीं लगता। तब शी टियानरुई हमारे लड़के को बैडमाउथ करना शुरू करता है, कहता है कि ये तो एक निकम्मा है जो पकड़ा गया था और अजीब सर्कमस्टांसेस में वापस आ गया। वो डाउट क्रिएट करता है, पूछता है कि दुश्मन के हाथ पकड़े जाने के बाद भी ये कैसे वापस आ गया। हमारा हीरो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि उसे फाइट करनी आती है और थोड़ी लक भी उसके साथ है।
तभी फॉक्स गर्ल कुफू आगे आकर अपने मास्टर को डिफेंड करती है और कहती कि उसने ही इंट्रूडर को अपने ही हाथों से मारा। विलेज चीफ पूछता है कि क्या ये सच है और कुफू कंफर्म करती कि उसने सब कुछ अपनी ही आंखों से देखा है। ये सुनते ही शिटी हेनरी थोड़ा शॉक हो जाता है और उसी मोमेंट हमारे लड़के के गले पर मार्क दिख जाता है। फिर वो तुरंत लियानी के गले की तरफ पॉइंट आउट करता है और बोलता है कि ये तो शैडो ट्राइब का मार्क है जो उसकी गद्दारी का प्रूफ है। वो कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है, सोचता है कि अब हमारे लड़के के पास बचने का कोई चांस नहीं। हमारा हीरो गहरी सांस लेता है, समझ जाता है कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है और बहस से बात और बिगड़ जाएगी। इसलिए लियानी चीफ को बताता है कि वो और कुफू यंगशेन सिटी जाने वाले हैं ताकि अपने दुश्मनों से बच सके। वो आगे कंफर्म करता है कि उसे मार्क किया गया है और अगर वो यही रहा तो जिस औरत ने उसे मार्क किया है वो उसे ढूंढ लेगी, इसलिए वो कल निकल जाएगा। विलेज चीफ कंसर्न होता है और पूछता है कि नई सिटी में बिना किसी सपोर्ट के वो कैसे सरवाइव करेगा। लेकिन हमारे हीरो ने मन बना लिया होता है, बोलता है कि जब कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता तो उसे समझाने का कोई मतलब नहीं। उधर शिटी हेनरी को ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सबके सामने आकर चिल्लाता है और बोलता है कि लियानी को जाने की परमिशन नहीं है। वो पैनिक में होता है क्योंकि अगर कुफू उसके साथ चली गई तो उसका मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा और वैसे भी उसने अभी तक टिंग शुआन से भी कांटेक्ट नहीं किया है। विलेज चीफ उससे पूछता है कि उनके जाने से उसके फ्यूचर प्लान्स का क्या लेना देना। शिटी हेनरी फिर क्लेम करता है कि हमारे हीरो पनिशमेंट से बचने के लिए भाग रहा है और गांव के लिए खतरा है। तभी हमारा लियोनी तुरंत पलटकर बोलता है कि उसके पास भी कोई प्रूफ नहीं है और पूछता है कि अगर वो दुश्मन के साथ ही होता तो एनिमी उस पर अटैक क्यों करता। फॉक्स गर्ल कुफू उस आदमी को डेथ ग्लेयर देती है जो उसके मास्टर को ट्रेडर बोल रहा होता है। तभी शिटी हेनरी के सामने डूइंग सिस्टम की एक स्क्रीन अपीयर होती है जो वार्न करती है कि कुफू का करप्शन वैल्यू बढ़ रहा है। उसका सिस्टम उसे बोलता है कि तुरंत ही टॉपिक चेंज करे और अपने नेक्स्ट स्टेप ज्यादा केयरफुली प्लान करे। उसका डूइंग सिस्टम ये भी बताता है कि यंगशन में भी एक विलनस है और वैसे भी उसको कैप्चर करने के लिए हमें वहां पे जाना ही होगा। फिर शिटी हेनरी बोलता है कि सब अपनी मर्जी से करे और सबको पीठ दिखाकर वहां से चला जाता है, ऐसे जैसे अब उसे किसी चीज की परवाह ना हो। हमारा हीरो और कुफू उसे जाते हुए देखते रहते हैं पर उसकी बंधी हुई मुट्ठी उसका गुस्सा दिखाती है। फिर लियानी सोचता है कि उसे कुफू के उस सो कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट के इन्फ्लुएंस में आने की चिंता नहीं है। अब फॉक्स गर्ल कुफू भी सोचती है कि उस आदमी के इरादे घिनौने और गलत हैं। फिर लियानी चीफ को बोलता है कि वो कभी भी गांव से गद्दारी नहीं करेगा और वो और कुफू अब अपना सामान पैक करने जा रहे हैं। चीफ उसे सलाह देते हैं कि अच्छी जिंदगी जियो और अपने तरीके बदलो। इस पर हीरो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा। घर पहुंचकर दोनों ही देखते कि पावरफुल इंट्रूडर के साथ हुई लड़ाई में दरवाजा पूरी तरह से टूट चुका है। हमारा हीरो कुफू से कहता है कि दरवाजा ठीक करने की कोई जरूरत नहीं, जो टूट चुका है उसे टूटा रहने दो। कुफू थोड़ी उदास हो जाती है लेकिन उसके पास कहने के लिए सही शब्द नहीं होते। फिर लियोनी कुफू का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वैसे भी उसे ये जगह कभी पसंद ही नहीं थी और इसे ही उनकी नई जिंदगी का नया पेज समझो। उनके हाथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तसल्ली उम्मीद दोनों के लिए एक नए शुरुआत का वादा। जैसे ही वो निकलने की तैयारी करते हैं, मुस्कुराते हुए लियोनी फॉक्स गर्ल से वादा करता है कि दोनों मिलकर एक नया और खूबसूरत घर बनाएंगे। इस प्रॉमिस से कुफू बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और उसके वर्ड्स रिपीट करती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसे अभी क्या सुना। लियोनी फिर से अवर होम कहकर कंफर्म करता है और दोनों हाथ में हाथ डालकर अपनी नई जर्नी शुरू करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। बेड पर पहले लेट चुका लियोनी कुफू को कहता है कि सो जाओ क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है। फॉक्स गर्ल कुफू फिर पूछती कि जब फ्रंट डोर पूरी तरह से टूटा हुआ है तो वो सोएंगे कैसे। लियोनी रिप्लाई करता है कि यहाँ कुछ वैल्यूएबल है ही नहीं और अगर किसी को कुछ चाहिए भी होगा तो सिर्फ वो खुद होगी। इतना कहकर लियोनी कैजुअली पूछता है कि क्या वो उसके साथ सोएगी, जिससे फॉक्स गर्ल कुफू पूरी तरह से घबरा जाती है। लियोनी तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है और जो कि ये उनकी लास्ट नाइट है यहाँ, वो कुछ भी स्केची नहीं करेगा। वो ये भी सजेस्ट करता है कि अगर उसे ज्यादा कंफर्टेबल लगे तो वो अपनी एनिमल फॉर्म में भी आ सकती है। कुफू थोड़ी हेजिटेंट होती है लेकिन आखिरकार सिचुएशन को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेती है। वो बेड पर बैठकर वार्न करती है कि अगर उसने कुछ भी ट्राई किया तो वो पूरी तरह से फाइट करेगी, पर हीरो उसे रिएश्योर करता है। सब सेटल हो जाने के बाद एक आग जलाई जाती है ताकि अंधेरी रात में रूम थोड़ा ब्राइट हो जाए। फिर दोनों बैक टू बैक लेट जाते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर आराम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुफू को नींद नहीं आती, वो सारी बातें सोचती रहती है जो हुआ और ये भी कि उसका मास्टर कितना बदल चुका है। वो याद करती कि उसका मास्टर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। जब लियोनी चैन से सो रहा होता है, फॉक्स गर्ल कुफू उसे चुपचाप देखती रहती है।
कुफू अपने मन में वादा करती है कि अगर वो ऐसे ही उसे अच्छे से ट्रीट करता रहा तो फ्यूचर में वो उसके साथ एक अच्छी जिंदगी जिएगी। लियोनी जो सोया हुआ लग रहा था धीरे से कहता है कि किसी चीज को फोर्स मत करो और बस आराम से सो लो। उसी मोमेंट डूइंग सिस्टम कुफू के अफेक्शन वैल्यू को डिटेक्ट करता है और काफी प्लीज्ड लगता है। कुफू की अफेक्शन और 2 पॉइंट्स बढ़ जाती है और हीरो को सिस्टम के 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है। डूइंग सिस्टम हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि सिर्फ एक सेंटेंस से ही उसने गेम पलट दिया। फिर लियोनी अपने पुराने सेल्फ की तरफ से माफी मांगता है और कहता है कि अब वो उसे पहले जैसा ट्रीट नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके वर्ड से इमोशनल होकर फॉक्स गर्ल कुफू खुद को रोक नहीं पाती और उसे जोर से हक कर लेती है। मुस्कुराते हुए कुफू एग्री करती है और उसके चेहरे पर नई जिंदगी के प्रॉमिस की खुशी साफ दिखाई देती है। रात गुजर जाती है और अगली सुबह हीरो पहले ही उठ चुका होता है। उठकर लियोनी बस कुफू को देखता रहता है जो उसके पास सो रही होती है। वो सोचता है कि बस एक ग्रे हार्ट और बाकी है कुफू को जीतने के लिए और उसे अपनी कोशिश जारी रखनी होगी। तभी कुफू धीरे धीरे होश में आने लगती है। वो चौंक कर उठती है और देखती है कि हीरो पूरी तरह से उसके पास ही बेड पर सोया था। वो कहती है कि उसे कल रात बहुत ही गहरी नींद आई, उसे कुछ भी पता नहीं चला। लियोनी कहता है कि यह अच्छा ही है, 2 लोगों के साथ ज्यादा गर्मी रहती है और वो अब उठने वाला है। फिर लियोनी उसे कहता है कि वो सामान पैक करना शुरू करे, वो बाद में आकर हेल्प करेगा। कुफू पूछती कि क्या इतनी जल्दी निकलना कुछ अर्जेंट है क्या। लियोनी एक्सप्लेन करता है कि वो यांगशंग सिटी जा रहा है और कुछ पेपर वर्क सॉर्ट आउट करना जरूरी है। फिर वो प्यार से उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि उसके पास वापस आने तक वेट करे। तभी लियोनी मन ही मन बोलता है उसे अचानक से डेजा वू फील क्यों हो रहा है कि वो अपनी वाइफ के ऊपर चीट कर रहा है। तभी डूइंग सिस्टम फिर से उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है पर याद दिलाता है कि अभी और भी विलेनेसेस को बचाना बाकी है। इतना कहकर लियोनी शहर में अपना जरूरी काम निपटाने के लिए घर से निकल जाता है। दूर से शाओजुआन लियोनी को देखती रहती है और सोचती कि वो पैकिंग छोड़कर क्यों निकल गया। अचानक ही हीरो हवा में गायब हो जाता है और ग्रीन हेड वुमन पूरी तरह से कंफ्यूज रह जाती है। शाओजुआन सोचती कि लियोनी ने ऐसी पावरफुल मैजिक सीखी कहां से जो पल भर में ही गायब हो जाए। वो फिर सोचती कि अगर वो उसे डिवाउर कर ले तो ये टेक्निक खुद के लिए चुरा सकती है। उसके जख्म भी भर चुके होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करती कि वो भी शहर तक उसका पीछा करेगी। उधर हीरो केव की तरफ दौड़ रहा होता है जहाँ टिंग शुआन उसका इंतजार कर रही होती है। वो केव की तरफ खुशी खुशी पहुंचता है। हाथ में मीट का बास्केट होता है जो उसने 5 पॉइंट्स में लिया होता है और उसका नाम पुकारता है, टिंग शुआन मैं आ गया। उसकी आवाज सुनते ही टिंग शुआन सामने आ जाती है और सीधा उसकी बाहों में कूदकर टाइट हग कर लेती है। टिंग शुआन तुरंत ही उस पर क्वेश्चंस की बरसात कर देती है। क्या तुम रिकवर कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में बास्केट क्यों है? तुम हिबरनेट करोगे मेरे साथ? आई मिस यू सो मच। पर लियोनी उसे शांत होने को कहता है और केव के अंदर चलने को बोलता है। अंदर जाते हुए लियोनी बताता है कि उसे चिंता थी कि शायद उसके पास हिबरनेशन के लिए इनफ फूड नहीं हो। फिर लियोनी उसे बताता है कि वो वुल्फ ट्राइब से है और वो हिबरनेट नहीं करते, पर उसके इंजरीज काफी सीरियस है, इसीलिए वो उसके जख्मों के लिए डॉक्टर लाना चाहता है। तभी अचानक टिंग शुआन सीरियस हो जाती है और हीरो को वहीं रुकने को कहती है। फिर वो शक भरी नजरों से उसे पूछती कि वो कहाँ जाने की सोच रहा है। लियोनी समझ जाता है कि वो काफी शार्प है, इसलिए धीरे से मीट का बास्केट जमीन पर रख देता है। फिर वो मजबूती से उसका हाथ पकड़ता है, सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करते हुए। वो कसम खाता है कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा और वो सिर्फ उसके हिबरनेशन के दौरान ही उसके जख्म को ठीक करना चाहता है। टिंग शुआन कहती कि उसे अभी भी डर लग रहा है, लेकिन लियोनी सिर्फ उसे प्यारी सी मुस्कान के साथ देखता रहता है। फिर वो टिंग शुआन को हक करता है और कहता है कि वो उसकी डिस्ट्रेस समझता है क्योंकि उसका सफर काफी मुश्किल रहा है। लोगों को इतने जल्दी ट्रस्ट करना उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है और मैं तुमको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता सस्पिशियस होने के लिए। उसकी इतनी प्यारी बात सुनकर टिंग शुआन पिघल जाती है और उसकी बात मान लेती है। तभी डूइंग सिस्टम बताता है कि टिंग शुआन का अफेक्शन वैल्यू स्लोली बढ़ रहा है। वो होस्ट को बताता है कि जो वो कर रहा है करते रहे क्योंकि उसका लिटिल हार्ट लाइट अप हो रहा है। ऐड करते हुए लियोनी उसे बोलता है कि टिंग शुआन अभी मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, पर तुमको इस डार्क ट्राइब के कर से निकालने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग बन के आऊंगा और तुम्हें एक स्टेबल लाइफ दूंगा। डूइंग सिस्टम फिर से अनाउंस करता है कि उसकी अफेक्शन वैल्यू बढ़ रही है, जो कर रहा है और थोड़ा करो। हमारा लड़का फिर बोलता है कि जब भी तुमको मेरी नीड रहेगी मैं तुम्हारे पास ही होऊंगा। हमारे बीच में ऑलरेडी टेलीपैथी है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? जब भी तुम्हारा मूड ड्रॉप होता है मैं फटाक से तुम्हारे पास आ जाता हूँ। और तुम ही सोचो भला मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? टिंग शुआन तुरंत कंफर्म करती कि नहीं, तुमने कभी मेरे से झूठ नहीं बोला, जिससे एक पिंक हार्ट अपीयर हो जाता है।
और तभी डूइंग सिस्टम बताता है कि उसे एक साथ 80 पॉइंट्स मिल गए। पर वो होस्ट को वार्न करता है क्योंकि ये फीमेल विलन बहुत ही ज्यादा वरी करती है। ये हार्ट जो अभी पिंक हुआ है वो कभी भी ग्रे हो सकता है। फिर लियोनी उसके बालों की खुशबू लेता हुआ उसके माथे पे एक प्यारा सा किस करता है। तभी लियोनी को खुद पर थोड़ा गंदा फील होता है और वो सोचता है मैं कितना बुरा इंसान हूँ। हाँ सच में बुरा इंसान हूँ, इतना बॉटम लाइन पे आ गया सिर्फ मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन डूइंग सिस्टम उसे कंसोल करता है, कहता है कि ये वर्ल्ड पीस और उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फिर टिंगशुन उसके और पास आ जाती है और पूछती कि क्या वो जाने से पहले फिर से वो कर सकता है जो उसने पहले बार किया था। टिंगशुन उसकी तरफ थोड़ी प्रोएक्टिव नजर से आती है और हीरो पूरी तरह से फ्लस्टर्ड हो जाता है, उसके गाल लाल पड़ जाते हैं। ये सुनते ही लियोनी पैनिक कर जाता है और सोचता है वो मेरे सामने ही मुझे प्यार करने के लिए बुला रही है। जब कोई ऐसे इनवाइट करे तो कौन ही रेजिस्ट कर पाएगा। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट स्क्रीन तोड़ देता है और ऑडियंस से पूछता है कि उसका जवाब क्या होना चाहिए, कमेंट्स में बताओ। फिर लियोनी टिंगशुन को अपनी बाहों में उठा लेता है लेकिन क्लियरली कहता है कि बस एक मसाज होगा और नो मेटिंग। ब्लैक हेड टिंगशुन शरारती मुस्कान के साथ एग्री करती है, प्रपोजल से काफी सेटिस्फाइड लगती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और लियोनी टिंगशुन से गुड बाय बोलकर घर के लिए निकलता है। घर पहुंचकर उसे अंधेरा मिलता है। वो कुफू को आवाज देता है और बताता है कि वो ट्रिप से वापस आ गया है। फॉक्स गर्ल कुफू भी दरवाजा पर मुस्कान के साथ आती है और मीठी खुश आवाज में उसका वेलकम करती है। फिर एक चीयरफुल फेस के साथ कुफू बताती कि मूव के लिए पैकिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। प्रोटैगनिस्ट टेबल पर वो फिश और चिकन रख देता है जो वो जर्नी के लिए लाया था। फिर वो नोटिस करता है कि कुफू कितनी बिजी रही है और कमेंट करता है कि उसके बाल काफी बिखरे हुए हैं। उसके इस अटेंशन के चलते फॉक्स गर्ल कुफू के गाल लाल हो जाते हैं और वो थोड़ी एम्बैरेस्ड हो जाती है। फिर अचानक वो अपनी पूरी ताकत से उसकी बाहों में गिर जाती है और उसे जोर से हग करती है। कुफू से कहती कि वो उसके साथ इतना अच्छा बिहेव ना करे क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो उसके काइंडनेस से ज्यादा अटैच ना हो जाए। फिर सीन चेंज होता है विलेज एंट्रेंस पर, जहाँ जल्द ही अलविदा बोलने का वक्त आ गया। गांव का एल्डर भारी कदमों के साथ उन दोनों को गांव के गेट तक छोड़ने आया। बूढ़े आदमी की आंखों में जो सिंसियरिटी थी उसे देखकर लियोनी खुद को रोक नहीं पाया और उसे जोर से हक करते हुए बोला, एल्डर सब कुछ के लिए थैंक यू। एल्डर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, उसे हल्का सा धक्का देकर बोला, हे अभी तू तो यंग है और इतना रोना तो ना करता है। पर फिर उसकी आवाज धीमी हो गई। वो ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए बोला, अगर बाहर जाकर सरवाइव ना कर पाए तो याद रखना घर वापस आ जाना, यहाँ तेरे लिए हमेशा खाना मिलेगा। ये सुनकर कुफू की आंखें भर आई। लियोनी ने उसे दिल से कहा, अगर इतने सालों तक एल्डर का प्रोटेक्शन नहीं होता तो शायद मैं कब का मर चुका होता। फिर दोनों ने वादा किया कि जब भी मौका मिलेगा वो जरूर बूढ़े आदमी से मिलने वापस आएंगे। फिर 2 दिन गुजर गए। अब वो एक रहस्यमयी जंगल से गुजर रहे थे जहाँ हल्की सी धुंध छाई हुई थी। पतली सी रोशनी टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चमकती रही और आखिरकार वो एक खूबसूरत झरने के पास पहुंच गए। लियोनी ने अपना बैग नीचे रखते हुए सजेस्ट किया, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। फिर बोला, कुफू तुम पहले नहा लो फ्रेश होने के लिए, मैं पास के जंगल से लकड़ी देखकर आता हूँ। कुफू की आंखें तुरंत बड़ी हो गई और वो प्रोटेस्ट करने लगी, मास्टर ऐसे कैसे, ये छोटे मोटे काम तो सर्वेंट के होते हैं, मुझे करने दो। लियोनी ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसने फॉक्स गर्ल की आंखों में सीरियस नजर से देखा और कहा, याद रखना आज के बाद खुद को कभी स्लेव मत समझना, हम फैमिली है। फैमिली शब्द सुनते ही फॉक्स गर्ल के गाल गर्दन से लेके कान तक लाल हो गए। उसके होठों के कोने अपने आप ऊपर उठ गए, एक मीठी सी मुस्कान छुप ही नहीं रह पाई। फिर लियोनी ने उसे एश्योर किया, मैंने आसपास चेक कर लिया है, यहाँ कोई नहीं है, तुम आराम से नहा सकती हो। लियोनी की सिंसियरिटी देख के कुफू चौंक गई और उसके आंखें फैल गई। उसके इर्द गिर्द छोटे मोटे दिल बहने लगे। जब लियोनी लकड़ी ढूंढने चला गया तो डूइंग सिस्टम उसे बोलता है, मास्टर आप जो भी कर रहे हो लिटिल फॉक्स की फेवरेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। बेचारा लियोनी गर्व से मुस्कुरा दिया, ऑफ कोर्स ये मेरी चार्म का कमाल है। पर अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे कुछ अजीब लगा, इस जंगल की वेजिटेशन कुछ ज्यादा ही डेंस नहीं लग रही। रिएक्शन का मौका भी नहीं मिला था कि कुछ बेली झाड़ियों के पीछे से तेज रफ्तार में निकली। तभी डूइंग सिस्टम लियोनी को बोलता है, अच्छा वेजिटेशन से याद है, एक विलन है रुआन लिंगजुई नाम की फॉरेस्ट प्रिंसेस जो इसी एरिया में रहती है। ये सुनते ही लियोनी सोचने लगता है, मैंने जानबूझकर उसकी टेरिटरी में स्पेसिफिकली आने का नहीं सोचा था, बट अगर ये हो चुका है तो मेरा लक अच्छा है। तभी डूइंग सिस्टम स्कैनिंग करने लगता है अपने सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स चेक करने के लिए। थोड़े टाइम बाद डूइंग सिस्टम घबरा कर चिल्लाया, ओह नो, नई इन्फॉर्मेशन आई है, हम बिल्कुल उसके टेरिटरी के बीच में आ गए हैं। वार्निंग बिल्कुल लेट थी, अगले सेकंड लियोनी का शरीर हवा में खींच लिया गया, बेलों से कसकर बंधा हुआ और एक पेड़ से उल्टा लटक गया, बिल्कुल चंगादर की तरह। पेड़ से उल्टा लटके हुए लियोनी बुदबुदाया, डैम इट, लगता है वो आ गई। तभी लियोनी को याद आता है कि ओरिजिनल प्लॉट में वो एक यांड्री की पर्सनैलिटी रखती है। वो हर किसी को उसके फेस से जज करती है और उसे व्हाइट लड़के बहुत पसंद आते हैं।
फिर वो डूइंग सिस्टम से पूछता है अगर उसे मेरा थोबड़ा पसंद नहीं आया तो इसे क्या समझो, क्या मेरा लुक्स अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं है। बेचारे डूइंग सिस्टम के पास इस सब का जवाब नहीं होता। फिर लियोनी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है ये सब मेरे गुड लुक्स के स्टैंडर्ड पे ना होने की वजह से हो रहा है। ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट तो बहुत हैंडसम बताया गया था और मेरा फेस तो 6 आउट ऑफ 10 है। पर डूइंग सिस्टम उसे थोड़ी सी सहानुभूति देते हुए बोलता है कि तुम्हारा करिश्मा तो ऑफ द चार्ट्स है। तभी अचानक शबनम से भीगे हुए जमीन पर दो खूबसूरत पैर हल्की सी आवाज के साथ उतरे। हल्के हरे रंग जैसी ड्रेस में एक परी जैसी औरत पेड़ों के नीचे से सामने आई। उसकी आवाज हवा की तरह नरम थी। जब उसने धीरे से कहा तो ये एक यंग वुल्फ रेस का लड़का है। इस जंगल में काफी टाइम से सन्नाटा रहा है, आखिरकार कोई जिंदा प्राणी तो गुजरा मेरी नजरों से। डूइंग सिस्टम ने तुरंत इन्फो दी, मास्टर ओरिजिनल प्लॉट के मुताबिक रुआन लिंगजू को फॉरेस्ट के हाई प्रीस्ट ने सील किया हुआ है। जो फिगर अभी सामने है वो शायद उसका असली शरीर नहीं है बल्कि स्पिरिट प्रोजेक्शन है। रुआन लिंगजू ने क्यूरियस नजरों से उसे देखा और पूछा तुम्हारा नाम क्या है। नेगोशिएशन का मौका समझकर लियोनी ने उल्टे लटके होने के बावजूद पोलाइट टोन में जवाब दिया मेरा नाम लियोनी है। पर रुआन लिंगजू अचानक पास आ गई और उसे सूंघने लगी। मासूम चेहरे के साथ बोली अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है काफी टेस्टी होगा। ये सुनते ही लियोनी तुरंत भड़क गया, हे तुम मेंटली इल हो क्या, कोई खाने से पहले उसका नाम नहीं पूछता। तभी दूर से कुफू की आवाज आई जो लियोनी को बुला रही थी, मास्टर आप कहाँ हो। रुआन लिंगजू हिचकिचाए, उसे किसी ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस का एहसास हो गया। उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी की लकीर में बदलने लगा। पूरी तरह से गायब होने से पहले उसने पुअर यंग मास्टर के कान में शरारती अंदाज में फुसकारा, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, मुझे ढूंढने आना है, ओके। फिर बेलू की पकड़ ढीली पड़ गई। लियोनी धड़ से जमीन पर गिर गया। दर्द से कहराते हुए जब उसने ऊपर देखा तो फॉक्स गर्ल का घबराया हुआ चेहरा उसके ऊपर था। कुफू तुरंत अपने मास्टर की तरफ भागते हुए आई और बोली मास्टर क्या हुआ। जब लियोनी ने पूरा इंसिडेंट बताया कि कैसे वो एक फॉरेस्ट ट्राइब से मिला, कुफू का चेहरा सीरियस हो गया। कुफू ने बेचैनी से अपने मास्टर को संभाला और बोली मास्टर यहाँ की औरत ठंडी और ऑपरेसिव है। फिर एक अथॉरिटी वाले टोन में कुफू बोली मुझे यहाँ बहुत बुरी फीलिंग आ रही है, यहाँ ज्यादा देर मत रुको, चलो जल्दी कोई और जगह ढूंढते हैं कैंप के लिए। लियोनी को हमेशा से शक था कि उसकी सर्वेंट कोई आम लड़की नहीं है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि कुफू की इंस्टिंक्ट्स इतनी शार्प होंगे। वैसे भी ये समझना मुश्किल नहीं था क्योंकि कुफू असल में एक भागी हुई फॉक्स प्रिंसेस थी। फिर करीबन आधे महीने बाद लियोनी और कुफू आखिरकार यंगशन सिटी के गेट पर पहुंच गए। ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से बेचारे यंग मास्टर कभी भी गांव से बाहर नहीं निकला था। शहर की भीड़भाड़ देखकर वो आंखें फाड़ कर रह गया। ऊंची बिल्डिंग्स और तंगलियां सब कुछ जिंदगी से भरा हुआ लग रहा था। मार्केट का सीन देखकर वो काफी अमेज्ड हो गया, लेकिन कुफू का रिएक्शन ऑपोजिट था। वो उदास लग रही थी, आंखें कहीं दूर खोई हुई। ट्रॉमाटाइज कुफू धीरे से बोली मेरा होम टाउन पहले इससे कहीं ज्यादा ग्रैंड हुआ करता था, पर अफसोस से सब कुछ तबाह हो चुका है। लियोनी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और बोला उदास मत हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारा होम टाउन दोबारा रिबिल्ड करने में मदद करूंगा। नॉवेल के ओरिजिनल प्लॉट के अकॉर्डिंग लियोनी के कैरेक्टर के मरने के बाद कुफू को फॉक्स रेस को दोबारा खड़ा करना था ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट शी टुएनरी की मदद से। फिर लियोनी ने अपने मन में पक्का फैसला कर लिया, जो काम वो सबसे पावरफुल बंदा कर सकता है मैं उससे भी बेटर करके दिखाऊंगा। लेकिन कुफू ने उसे शक भरी नजरों से देखा और बोली तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम्हें सब पता है जो मैं गुजरी हूँ। ये बुरा था। लियोनी को तुरंत रियलाइज हुआ कि एक्साइटमेंट पे वो ऑलमोस्ट सब कुछ उगल ही देता। फिर क्या, ड्रामा किंग तुरंत मूड चेंज करके थोड़ी मेलनचोनिक शक्ल बना के बोला वो क्या है ना, पहले मैं काफी बड़ा स्काउंड्रल था लेकिन आजकल मैं काफी सोचता हूँ। अब जाके मुझे समझ आया कि तुम्हारी लाइफ कितनी मुश्किल रही होगी। कुफू एक पल के लिए रुक गई, फिर धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसने ये रीजन मान लिया क्योंकि उसका मास्टर वैसे भी रिसेंट टाइम में काफी बदल गया था। लियोनी तुरंत उड़ता उड़ता जवाब देता है मैं अभी भी वही हूँ, पर लोग धीरे धीरे ग्रो होते हैं और मुझे ये भी डर है कि अभी भी तुम मुझे हिट करती हो। इस पर कुफू ने अपने दोनों हाथ पीछे रख दिया और खुशनुमा अंदाज में बोली जो भी रीजन हो, बस उम्मीद है तुम हमेशा ऐसे ही काइंड बने रहो मेरे साथ। उसके फरी छोटे से चेहरे की इनोसेंस देखकर लियोनी का दिल पिघल गया। उसने पक्के तौर पर सिर हिलाया और बोला बिल्कुल। फिर लियोनी ने नजर हटा ली, अब हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। लेकिन कुफू ने सिर हिला के मना कर दिया। उसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अंदाज में गर्दन झुकाई और बोली जरूरत नहीं मास्टर, मेरे साथ चलिए। फिर फॉक्स लेडी आगे चल पड़ी, तंग गलियों में इधर उधर घूमती हुई और आखिर एक काफी लग्जरियस लेकिन छुपा हुआ कोर्टयार्ड के सामने रुक गई। कुफू ने एक खास रिदम में दरवाजा खटखटाया, नॉक नॉक नॉक। दरवाजा खुला। लगभग 8 फुट लंबी करीब 2 मीटर हाइट की एक फॉक्स वॉरियर ने झांक के देखा। उसके आर्मर के नीचे उसके मसल्स क्लियरली टोन्ड दिख रहे थे। जैसे उसने देखा कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, उसकी आंखें फैल गई। वो जोर से चिल्लाई, आवाज गूंज उठी प्रिंसेस।
डोइंग सिस्टम ने तुरंत इन्फो दी, चुन का कैरेक्टर इन्फो, कुफू की माँ की फॉर्मर पर्सनल सर्वेंट और फॉक्स क्लैन की एक फियर्सली लॉयल फीमेल वॉरियर। सेंट्रल वॉरियर आंट, जिसे चुन भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी खोई हुई प्रिंसेस को फिर से देख पाएगी। लेकिन जब कुफू ने थोड़ा सा बताया कि कैसे उसे वुल्फ रेस को बेच दिया गया और इतने सालों तक एंस्लेव्ड रहना पड़ा, तो माहौल गम में बदल गया। आंचुन फुट फुट के रोने लगी, कुफू को जोर से गले लगा दिया और बोली, हे भगवान मेरी बेटी, तुमने कितना दुख सहा है। पर अचानक आंचुन की नजर तेज हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल उठी जब उसने कुफू के पीछे ऑकवर्डली छुपे हुए वुल्फ रेस के जवान को देखा। उसके जायंट शरीर से एक भारी मर्डरस ऑरा निकलने लगी। आंचुन ने धीमी आवाज में गुर्राया। उसके हाथ तलवार की मुंह तक पहुंच गए। क्या यही वुल्फ जवान कल्प्रिट है? क्या इसी ने प्रिंसेस को एनस्लेव किया था? कोर्टयार्ड का माहौल एकदम से ऑकवर्ड और टेंस हो गया। बेचारा यंग मास्टर आंचुन के शरीर से निकलती हुई वो हैवी मर्डरस ऑरा क्लियरली महसूस कर रहा था। कुफू ने सिचुएशन गर्म होती देख तुरंत हाथ हिलाया और घबराहट में एक्सप्लेन करने लगी, नहीं ऐसा नहीं है आंचुन, ये लॉर्ड लियुआनी है, मेरे मास्टर। लेकिन एक सेकंड बाद लियुआनी ने उसकी बात सुधारी, नहीं उसका मतलब है पहले लॉर्ड था, अब नहीं, अब हम फैमिली है। फैमिली शब्द सुनते ही आंचुन गहरी सोच में चली गई। उसके माथे पर सिलवटे पड़ गए। उसके ख्याल पास में चले गए। उसे याद आया कि फॉक्स किंग और क्वीन ने उसके लिए कितना कुछ किया था। अब आखिरकार उसे मौका मिला था उनकी इकलौती बेटी का ख्याल रखकर अपना कर्ज चुकाने का। लेकिन जब उसकी नजर लियुआनी पर पड़ी तो वो अभी भी ठंडी और सतर्क थी। लियुआनी उसको देख के और भी कंफ्यूज हो गया। लगता है आंचुन को मैं पसंद नहीं आया। इन सालों में मैं जानबूझकर छुप कर रही ताकि कोई ट्रबल ना हो। न्यूज का इंतजार करते हुए प्रिंसेस, मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट रूम रेडी रखा है। कुफू ने रिलीफ के साथ मुस्कुरा दिया और बोली, धन्यवाद आंचुन, और हाँ प्लीज लियुआनी को मेरे रूम के पास वाले कमरे में ही रहने दीजिएगा। आंचुन ने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन कुफू का यंग वुल्फ को प्रोटेक्ट करता देख उसके पास मानना ही एक ऑप्शन था। ओके, आंचुन ने ठंडे स्वर में कहा, वो पास वाले कमरे में रह सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर। उसे अपना कमरा खुद साफ करना होगा। मैं स्ट्रेंजर्स की सेवा नहीं करती। इतना कह के आंचुन ने रिस्पेक्ट के साथ झुककर सलाम किया और खुद को एक्सक्यूज कर लिया। मैं अब किचन जा रही हूँ, प्रिंसेस के स्वागत के लिए एक स्पेशल डिश बनाऊंगी। जैसे आंचुन दरवाजे के पीछे गायब हुई, कुफू जो असल में एक वार्म हार्टेड जैकेट थी, यानी एक बहुत ही केयरिंग लड़की, तुरंत ही लियुआनी की तरफ मुड़ गई। लियुआनी, गंदे कमरे की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा रूम साफ करने में मदद कर देती हूँ, कुफू ने स्वीट स्माइल के साथ ऑफर दिया। लियुआनी को थोड़ा बुरा लगा। उसने बोला, नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही तुम्हारी स्लेव स्टेटस से आजाद कर दिया है ना, फिर भी तुम इतना छोटा काम क्यों करना चाहती हो? फॉक्स गर्ल कुफू ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया और बोली, मेरी तरफ से तुम्हारी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। बेचारा यंग मास्टर मन ही मन गहरी सांस भर के रह गया। ये लड़की कितनी ज्यादा काइंड और ओबीडियंट है। रूम की तरफ चलते हुए कुफू एक्साइटमेंट से बात करने लगी, तुम्हें पता है जब से मुझे बेच दिया गया था ना, मैं यंगशन सिटी वापस ही नहीं आई। अब तो ये शहर बहुत ही ज्यादा बदल गया है। चलो आज रात डिनर के बाद सिटी घूमने चलते हैं। लियुआनी ने भी जोश में हाँ में सिर हिलाया और बोला, ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं तुम्हें एक्कम्पनी करूंगा। लेकिन तभी अचानक डूइंग सिस्टम एक चमकदार इमरजेंसी वार्निंग के साथ सामने आ गया। इमरजेंसी अलर्ट, मास्टर टिंग शुआन का करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ रहा है। ये सुनते ही लियुआनी का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने बोला, क्या? अपने मास्टर का अजीब एक्सप्रेशन देखकर कुफू ने कंफ्यूजन में पूछा, लियुआनी तुम्हें क्या हो गया? लियुआनी तुरंत एक्टिंग मोड में आ गया। उसने अपना पेट पकड़ लिया, चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया और बोला, अरे मेरा पेट, लगता है मैंने स्ट्रीट पर कुछ गलत खा लिया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। फिर लियुआनी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, कुफू तुम पहले रूम के अंदर चीजें थोड़ी टाइडी कर लो, मुझे थोड़ी देर के लिए टॉयलेट जाना पड़ेगा, तुम यही वेट करना, कहीं मत जाना। जवाब का इंतजार किया बिना ही लियुआनी भागते हुए निकल गया। मनी मन वो फ्रस्ट्रेशन से कंप्लेन कर रहा था, डैम यार, एक साथ दो फीमेल विलेंस को संभालना कितना ट्रबलसम है। जैसे उसने कंफर्म कर लिया कि वो कुफू की नजरों से दूर और सेफ है, लियुआनी ने अपने मनी मन जोर से चिल्लाया, डूइंग, टिंग शुआन की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स अभी ओपन करो जल्दी। फिर टेलीपोर्टेशन पोर्टल तुरंत खुल गया और वश, अगले ही सेकंड लियुआनी एक जंगली फॉरेस्ट एरिया में आ गया, बिल्कुल उस केव के सामने जहाँ टिंग शुआन थी। लेकिन वहाँ का सीन देखकर लियुआनी का चेहरा पूरा खौफ से भर गया। पेड़ गिरे हुए थे, जमीन टूट फूट चुकी थी, हर जगह एक भयंकर फाइट के निशान थे। लियुआनी केव के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक एक जोर की आवाज के साथ टिंग शुआन का शरीर बाहर आ गिरा। टिंग शुआन, लियुआनी घबरा के चिल्लाया। फिर उसने छलांग लगाकर लड़की को हवा में ही पकड़ लिया, उसे जोर से अपने बाहों में जकड़ लिया और लैंड करते वक्त अपनी पीठ नीचे रखी ताकि टिंग शुआन को दूसरा झटका न लगे। लैंड होते ही लियुआनी ने जोर से खांसी की, उसके होठ के कोने से ताजा खून बह रहा था। जैसे ही टिंग शुआन ने लियुआनी का चेहरा देखा, उसकी आंखें शॉक और डर से फैल गई। चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मेरी परवाह मत करो, टिंग शुआन ने कमजोर आवाज में कहा।
पर थोड़ी देर में डार्क ट्राइब की 3 औरतें केव से अकड़ में बाहर आई। उनकी ऑरा अंधेरी और घुटन भरी थी। उनमें से एक भूखी नजरों से लियोनी को देखते हुए ताना मार के हंस दिए। ओह देखो तो कौन है, एक छोटा सा वुल्फ ब्रीड का आदमी। वैसे भी विंटर आ ही चुका है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग के राशन रिप्लेनिश हो जाएंगे। चलो तुम्हारे साथ ये विंटर भी कंफर्टेबल हो ही जाएगा। वैसे हमें कोई रश नहीं है, पहले तुम हमारे साथ मेट कर लो, जब हम कंसीव कर जाएंगे तब हम तुमको ड्राई मीट कर देंगे। टिंग शुआन जानती थी कि उसकी अपनी रेस कितनी क्रूअल होती है। उसने लियोनी की शर्ट पकड़ लिया और बोली, प्लीज चले जाओ, तुम उनके अगेंस्ट जीत नहीं सकते। तभी डूइंग सिस्टम ने लियोनी को वार्निंग दी कि टिंग शुआन का करप्शन वैल्यू तेजी से बढ़ रहा है, तुम्हें उसको जल्दी से स्टेबलाइज करना होगा। लेकिन लियोनी को ये बात चुप गई। उसने प्यार से टिंग शुआन को जमीन पर लिटाया और फिर धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी नजर तेज हो गई, सीधा डार्क ट्राइब के उन तीनों औरतों को चीर के देखने में लगी। लग रहा था कल खरीदा गया महंगा स्किल आज फिर काम आने वाला था। फिर लियोनी ने ठंडी भरी आवाज में कहा, मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई, जिंदा रहने से थक गए हो क्या? ये सुनते ही टिंग शुआन की आंखें फिर से फैल गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने मुझे अपनी औरत कहा। वही दूसरी तरफ डार्क ट्राइब के एनिमीज ने बस नफरत से स्नॉट किया। उनके लिए तो टिंग शुआन भी हार चुकी थी, तो ये ऑर्डिनरी वुल्फ रेस का लड़का क्या ही चीज था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने खड़ा बंदा एक चीट सिस्टम वाला प्लेयर है। पर सेफ्टी के लिए लियोनी और 50 पॉइंट जलाने को रेडी हो गया इंस्टेंट पावर अपग्रेड के लिए। और फिर उसने वन पंच बिगिनर लेवल का स्किल अनलॉक कर दिया, जिससे उसकी मुट्ठी सुनहरे रंग से चमकने लगी। तभी एक एनिमी मुस्कुराते हुए आगे झपटी, टीजिंग टोन में बोली, आजा छोटे, मैं तुझे सिखाती हूँ। पर उससे पहले ही लियोनी ने बिजली जैसी स्पीड से उसके मुंह पर पंच मार दिया और एनिमी हवा में उछल के दूर जा गिरा। लियोनी ने गुस्से से बोला, ज्यादा अपनापन मत दिखा, कौन सा भाई। बाकी दो दुश्मन ये देखकर स्टन रह गए। उनकी साथी एक ही हिट में गिर चुकी थी। उन्हें भी समझ आ गया कि ये लड़का कोई नॉर्मल शिकार नहीं है। फिर दोनों ने लेफ्ट और राइट से पिंसर फॉर्मेशन में अटैक करने की तैयारी की, पर लियोनी जरा भी नहीं हिला। उसने दोनों हाथ बीच लिया, उसके फिस्ट पर जलती हुई एनर्जी फ्लेम चढ़ गई और उसने जोर से चिल्लाया, तुम लोग मर चुके हो। और इस तरह लियोनी ने दोनों को एक साथ पंच मार दिया। पल भर में ही दोनों एनिमीज काली धूल में बदल गए, जो हवा में उड़ गए। टिंग शुआन लियोनी की पीठ को घूरती रह गई। उसके चेहरे पर प्योर डिसबिलीफ का एक्सप्रेशन था। क्या ये इतनी देर से अपनी इतनी भयानक असली ताकत छुपा रहा था? फिर लियोनी ने अपने हाथ झाड़े, जैसे बस कचरा फेंक के आया हो। उसने एनिमीज की बची हुई राख को देखते हुए धीरे से बोला, मेरा प्रिंसिपल है औरतों को ना मारना, लेकिन अगर कोई औरत लियोनी की औरत को नुकसान पहुंचाए तो बात अलग हो जाती है। तुम तो जंगल के उस कानून को मानते हो जहाँ स्ट्रॉन्ग वीक को खा जाता है। ठीक है, उम्मीद है अगले जन्म में तुम्हारी किस्मत थोड़ी बेहतर होगी। और लड़ाई पल भर में ही खत्म हो गई। फिर लियोनी टिंग शुआन की तरफ वापस आया और उसे बोला, चलो मैं तुम्हें कैरी करके वापस केव ले चलता हूँ और फिर वहाँ ही तुम्हें ट्रीट करूंगा। तभी डूइंग सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन दी कि टिंग शुआन की अफेक्शन वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। लियोनी की गोद में टिंग शुआन बस उसी को देखती रही अपने लाल गाल के साथ। अब उसकी अफेक्शन वैल्यू बढ़कर 3.5 स्टार हो चुकी थी। तभी डूइंग सिस्टम ने फिर से खुशी से रिपोर्ट दी, कांग्रेचुलेशन होस्ट, इस इंसिडेंट से सीधा 200 पॉइंट्स मिल गए, कैपिटल भी वापस और ऊपर से प्रॉफिट भी। लियोनी ने टिंग शुआन को उठाया और वापस केव के अंदर ले आया और उसे एक ठंडी सीधी से चट्टान पर धीरे से लिटा दिया। टिंग शुआन के शरीर पर लगे हुए घाव देखकर उसका दिल भी दुख रहा था। फिर भारी मन से बेचारे यंग मास्टर ने सिस्टम शॉप से फर्स्ट एड किट खरीदने के लिए और 2 पॉइंट्स खर्च कर दिए। और फिर लियोनी पूरी लगन से टिंग शुआन के जख्मों को साफ करने और उन पर दवा लगाने लगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि टिंग शुआन उसे एक हद से ज्यादा प्यार भरी नजर से घूर रही थी। लेकिन देखते ही देखते टिंग शुआन ने एक अटैक किया, एक प्यारा और करारा किस लियोनी को होठों पर। इस अटैक से लियोनी चौंक गया और उसकी आंखें अजीब सी चमकने लगी। ये कोई जानलेवा अटैक नहीं था, लेकिन उसने लियोनी की गर्दन को जोर से जकड़ लिया और एग्रेसिव तरीके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। लियोनी ने टिंग शुआन की ऑक्टोपस जैसी टाइट बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। हे सीधी रहो, अभी मेडिसिन सूखी हुई नहीं है, वरना जख्म फिर से खुल जाएंगे। छोड़ दो मुझे, लियोनी ने डांटा। लेकिन टिंग शुआन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो और पास आती रही, उसका चेहरा और करीब आ गया और उसने बोला, मैं अब और वेट नहीं कर सकते, मुझे अभी के अभी वो करना है। लियोनी के पास और कोई रास्ता न देख उसने टीचर की तरह डांटने का फैसला किया और बोला, टिंग शुआन, मैंने अभी भी बोला कि ओबीडियंटली ट्रीटमेंट ले लो, इसका कौन सा वर्ड तुम्हें समझ नहीं आया? टिंग शुआन इस अथॉरिटेटिव लियोनी को देखकर दंग रह गई, पर उसे प्यार से देखते हुए रह भी नहीं पाई। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर लियोनी ने अपनी मर्दाना डिजायर को दबाया। उसने टिंग शुआन के हाथ को नरम पर मजबूत तरीके से अपने पास लिया और उस पर मेडिसिन लगाते हुए बोला, तुम हिबरनेट करने वाली हो, तुम्हारा पूरा बॉडी जख्म से भरा है और तुम अभी भी ऐसी बातें सोच रही हो? खून बह जाने से मरना है क्या तुम्हें?
लियोनी माँ जैसी एडवाइस देता हुआ फिर से दवा लगाने लगा। याद रखना, जब तुम हिबरनेशन में होगी ना, मैं कभी कभी तुम्हें मिलने आता रहूंगा, इसलिए अच्छी तरह सुनो और ज्यादा शरारत मत करना। ये सुनते ही टिंग शुआन का चेहरा घबरा गया। उसने लियोनी का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ तुम फिर जा रहे हो? लियोनी ने सांस भरी और फिर अपने रीजन समझाने लगा, जो ऑब्वियसली एक बड़ा सा झूठ था। सुनो टिंग शुआन, सर्दियां आने वाली है। वुल्फ रेस का मेंबर होने के नाते मुझे अपने गांव के लिए खाने का स्टॉक जमा करना जरूरी है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचकर अपनी क्लैन को इग्नोर नहीं कर सकता, जिन्हें मैन पावर चाहिए। ये सुनते ही टिंग शुआन ने अपनी नजरें नीचे की और एक डिसअपॉइंटिंग टोन में बोली, पर तभी ड्रामा किंग लियोनी ने लॉजिक का आखिरी वार किया ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना बचे। जरा सोचो टिंग शुआन, आज अगर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी क्लैन को छोड़ देता हूँ, तो कल मैं किसी और चीज के लिए तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ, है ना? क्या तुम्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो बेवफा और इरिस्पॉन्सिबल हो? ये सुनते ही टिंग शुआन चुप हो गए। उसके होठ जोर से भींचे हुए थे। उसे लगा कि बात में दम तो है। तभी उसके आंसू पोंछते हुए लियोनी ने बोला, टिंग शुआन ऐसे रो मत, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल पिघल रहा है। पर वो मनी मन सोच रहा था। विलेनेस को कैप्चर करने के अपने मिशन के लिए वो मीठी मीठी झूठों से भरा विलन बनने को तैयार था। जैसे टिंग शुआन थोड़ी पिघलने लगी, लियोनी ने दुनिया के सबसे दुखिया आदमी वाली स्माइल पहन ली और बोला, टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा। आखिर में टिंग शुआन ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और धीरे से रिक्वेस्ट की, तो फिर क्या तुम यही मेरे साथ रहोगे जब तक मैं सो ना जाऊं? उसके बाद चले जाना। उसकी नाजुक सी एक्सप्रेशन को देखकर लियोनी का दिल पिघल गया। उसने टिंग शुआन के बाल प्यार से सहलाए और बोला, ओके, जब मेरी बेबी गहरी नींद में चली जाएगी तब मैं चला जाऊंगा। तभी डूइंग सिस्टम ने भी स्टेटस रिपोर्ट दिया, टिंग शुआन का फेवरेबिलिटी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। टिंग शुआन इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उसका मास्टर को जिम्मेदारी के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन ये सोच के कि 3 महीने तक अंधेरी केव में बिना लियोनी का चेहरा देखे सोना पड़ेगा, टिंग शुआन का हाथ धीरे से लटक गया। ये देखकर लियोनी ने अपने होठ लड़की के कान के पास ले जाकर मीठी बातों में धीरे से कहा, बाद में जब मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ साल भर गर्मी रहती है, वहाँ कोई सर्दी नहीं होती और तुम्हें इस अंधेरी केव में अकेले हिबरनेट नहीं करना पड़ेगा, और फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। उसे नहीं पता उस रात जिंदा रहने के लिए उसने कितने झूठ बोले, लेकिन ये आखिरी बात लियोनी ने दिल से सच में कही थी। ये कंफर्म करने के बाद कि टिंग शुआन सच में डीप हिबरनेशन मोड में चली गई है, लियोनी ने एक बार फिर मुड़कर देखा। उसकी नजर में उस लड़की को ठंडी केव में अकेले छोड़ने का दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन वक्त काम का था। लियोनी ने तुरंत टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोला और पल भर में ही वो यांगशे सिटी के अपने घर वापस आ गया। टाइम वेस्ट किए बिना लियोनी ने अपने कपड़े झाड़े, केव की धूल साफ की और अपने बिखरे हुए बाल सेट किए, क्योंकि कुफू के सामने नॉर्मल दिखना जरूरी था। फिर लियोनी जल्दी से अंदर घुसा, उम्मीद करते हुए कि पकड़ा ना जाए, लेकिन अंदर जाने से पहले ही वो रुक गया। उसके सामने एक छोटा सा फरी चेहरा उसे तेज और गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था और वो पूरी तरह से फंस चुका था। कुफू ने अपनी बाई सीने पर बांध ली। उसकी ऑरा ठंडी हो चुकी थी और उसने घुर्रा कर बोला, तुम कहाँ गए थे और इतनी देर से घर क्यों नहीं आ रहे हो? बेचारा लियोनी ठंड से कांप गया। उसका दिमाग बहाने ढूंढने में तेज घूमने लगा। वो मुझे जाना पड़ा, पर मुझे कोई पब्लिक रेस्टरूम नहीं मिला, इसलिए मैं शहर के बाहर जंगल की तरफ भाग गया। दुख की बात यह है कि वहाँ अंधेरा था और मैं फिसल कर एक गड्ढे में गिर गया, इसलिए मेरे कपड़े इतने गंदे हो गए। लियोनी खुद भी जानता था कि उसका एक्सक्यूज बिल्कुल ही स्टूपिड और अनरीजनेबल लग रहा था। कोई भी गड्ढे में नहीं गिरता और फिर भी उसमें से गीली केव जैसी स्मेल आए। पर अजीब बात यह थी कि कुफू ने और कुछ पूछा ही नहीं। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि उसे पता था कि उसका मास्टर झूठ बोल रहा है और वो डेफिनेटली बाहर गया था। फिर भी कुफू ने बस एक गहरी सांस ली और बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली, चलो मैंने तुम्हारा रूम साफ कर दिया है, अब जल्दी जाकर नहा लो, तुम्हारे पसीने की स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है। लियोनी ने ओबीडिएंटली सिर हिलाया और तुरंत बाथरूम की तरफ भाग गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की इस बार पीछे क्यों नहीं पड़ी? फिर लियोनी ने फ्रस्ट्रेशन में अपने डूइंग सिस्टम पर भड़ास निकाली। सिर्फ 2 फीमेल विलन्स को हैंडल करते करते ही मेरी हालत खराब हो गई है। अगर मुझे सातों का सामना करना पड़ा तो मैं स्ट्रेस से जवान उम्र में ही मर जाऊंगा। डूइंग सिस्टम शांत आवाज में अपीयर हुआ और बोला, रिलैक्स, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है। जैसे आप किसी एक टारगेट को पूरी तरह से कॉन्कर कर लेते हो और उसकी फेवरेबिलिटी फुल हो जाती है, वो टारगेट फिर कभी ब्लैक का नहीं होता। इसलिए जब तक टिंग शुआन हिबरनेशन में है, आपको कुफू को कॉन्कर करने की स्पीड बढ़ानी चाहिए। लियोनी ने सिर हिलाया। स्ट्रेटेजी सेंस बना रही थी, पर उसकी चिंता फिर भी कम नहीं हुई। तभी उसे शी टिएनरुई याद आए, वो ओवरवेलमिंग प्रोटैगनिस्ट जो पक्का रात भर जागकर बाकी हीरोइंस को ढूंढ रहा होगा। मैं रिलैक्स नहीं कर सकता, हो सकता है कि शी टिएनरुई ऑलरेडी यांगशे सिटी आ चुका हो। नहीं, मुझे इस शहर की फीमेल विलन उसके पहले ढूंढनी होगी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। जब तक वो मेरे साथ अच्छी तरह से रहेगी, शी टिएनरुई मेरे साथ कोई भी थ्रेट नहीं कर पाएगा।
फिर बाथरूम में थकावट का रोना रो रहा लियोनी अचानक दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर आया, जैसे फिर से जवानी लौट आई हो। वो हवा में पंच मारते हुए बोला, जवान लोगों को कमजोर नहीं बनना चाहिए क्योंकि जिंदगी संघर्ष का ही नाम है। लेकिन उसी जोश के साथ एक साइड इफेक्ट भी आ गया। लियोनी को अचानक शरीर में जलन सी महसूस हुई, यानी उसकी डिजायर अचानक बढ़ गई। तभी डूइंग सिस्टम ने तुरंत सिस्टम शॉप खोला और हिट कम करने वाले ड्रिंक्स ढूंढने लगा। तभी डूइंग सिस्टम ने 2 सस्ते ऑप्शंस रेकमेंड किए। पहला था डाउजी जो फर्मेंटेड बीन ड्रिंक्स था, दूसरा था ओल्डन वाटर जो एक हर्बल ड्रिंक था। दोनों सिर्फ 1-1 पॉइंट के थे और अनलिमिटेड रिफिल्स के साथ। बिना सोचे बेचारे लियोनी ने खरीद लिया और पूरी बोतल पी गया। ठंडी रिफ्रेशिंग टेस्ट के साथ उसे लगा कि जैसे वो अगले 500 साल तक और लड़ सकता है। फिर अगले कुछ दिन एक अजीब से पैटर्न में बीतने लगे। फॉक्स गर्ल कुफू हर सुबह अपनी आंट चुन के साथ बाहर जाती और सिर्फ शाम को चुपके से लौटती, उसे घर पर अकेला छोड़कर। पर इस खाली टाइम का फायदा उठाकर लियोनी अक्सर छुपके से टिंग शुआन को मिलने जाता जो हिबरनेशन में थी। वो दिल पर पत्थर रखकर सिस्टम से 2 पॉइंट खर्च करता है सिर्फ इसलिए ताकि टिंग शुआन के लिए एक मोटा कॉटन ब्लैंकेट खरीद सके। हर बार वहां से लौटकर लियोनी पूरा क्लेंजिंग रिचुअल करता, कपड़े बदलता और ट्रेसेस मिटाने वाला परफ्यूम स्प्रे करता ताकि कुफू की तेज ना किसी और लड़की की स्मेल ना पकड़ ले। पर एक दोपहर फिर भी कुफू ने कुछ अजीब महसूस कर लिया। जब लियोनी अभी घर लौटा ही था, कुफू ने खाना सर्व करते वक्त उसे शकी भरी नजर से देखा। तभी कुफू ने चांस देखते हुए लियोनी से पूछा, तुम आजकल बहुत ही अच्छे स्मेल कर रहे हो। इस पर लियोनी का तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया, बस उसने हाँ में हाँ भरी। फिर उसने अपने मन में एक बहाना सोचकर कुफू को चिपकाते हुए बोला, अरे जब मैं बाहर गया था ना तभी मैंने कई मेल्स के ऊपर से उनकी बदबू सूंघ ली जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरी नहाने की आदत बदल दूंगा। जवाब सुनकर कुफू का कोई रिएक्शन ना देख लियोनी मन ही मन सोच पड़ा, अरे क्या मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं बोल दिया। पर तभी कुफू ने अपनी नजर झुका ली और थोड़ी शर्माते हुए बोली, अच्छा हाँ तुम पहले काफी स्मेली हुआ करते थे। कुफू का ऐसा अतरंगी जवाब सुनकर लियोनी मन ही मन सोच पड़ा, जिस तरह वो मुझे देख रही थी मुझे पक्का लगता है कि वो मुझे बिलीव नहीं करती। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मुझे आगे क्यों नहीं पूछती। शायद क्योंकि उसे सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था, वो समझ ही नहीं पाई उसका मास्टर कहाँ जाता है। फिर शाम के वक्त अपने बिस्तर पे लेटे हुए लियोनी ने डूइंग सिस्टम से पूछा, डूइंग वो यांगशे सिटी की नेक्स्ट फीमेल विलन सिटी कब वापस आएगी? उसे तो जाए हुए करीबन 1 महीना से ज्यादा हो गया। बस मैं यही होप करता हूँ कि कहीं वो शीटी एंड रूही से पहले ना टकरा जाए। तभी दरवाजे पे खटखट करके कुफू ने लियोनी से पूछा, मास्टर क्या आप बिजी हो? लियोनी इस वक्त कुफू की आवाज सुनकर सरप्राइज हो गया और झट से उठकर उसने जवाब दिया, नहीं तो मैं बिजी नहीं हूँ। अपने रूम का दरवाजा खोलते हुए लियोनी ने मन ही मन सोचा, अरे आज तो ये बहुत ही जल्दी आ गई। कुफू का चेहरा थोड़ा नर्वस था पर उसमें खुशी की चमक भी थी और धीरे से बोली, सॉरी मास्टर मैं लेटली बहुत बिजी हो गई थी और आपको निग्लेक्ट कर दिया। एक्चुअली आज शहर के सेंटर में टेंपल फेस्टिवल है, क्या मास्टर मेरे साथ थोड़ा घूमने चलना चाहेंगे? कुफू को देखकर लियोनी की आंखें चमक उठी। उसने मन ही मन सोचा, कुफू आज इतनी चार्मिंग क्यों लग रही है? फिर उसने जवाब देते हुए बोला, चला ही जाता हूँ, ऐसे भी मेरे पास आज करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फेवरेबिलिटी बढ़ाने की। फिर वो बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा बोलते हुए, चलो मैं पहले अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। पर तभी एक छोटा सा रोएदार हाथ उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, कोई जरूरत नहीं मास्टर। फिर कुफू ने कपड़े का एक बंडल खोला जो वो साथ लाई थी। उसके अंदर एक नया मोटा गर्म कॉटन रोब सफाई से फोल्डेड था। फिर कुफू ने शर्माते हुए उसे आगे बढ़ाया और बोली, सर्दियां आ चुकी है तो ये मैंने आपके लिए सिलाया है। उसने कहा, तुम इतने बिजी रहते थे फिर भी मेरे लिए कपड़े सिला लिए। और देखते ही देखते लियोनी ने कुफू को झट से गले लगाया और प्यार से बोला, कुफू मुझे पास के लिए माफ कर देना और थैंक यू, ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है जो मुझे आज तक मिला है। कुफू ने हल्की सी मुस्कान दी पुरानी कड़वी यादों की वजह से आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए। फिर उसने चेहरा ऊपर उठा और खुशी से बोली, चलिए मास्टर फेस्टिवल शुरू होने ही वाला है। लियोनी ने दिल में महसूस करते हुए सोचा, मैंने बस एक छोटी सी काइंडनेस दिखाई थी लेकिन ये बेचारी फॉक्सगर्ल उसका जवाब पूरी तरह से भरोसे से दे रही है। यांगशे सिटी के एनुअल फेस्टिवल का माहौल बहुत ही लाइवली था। रंग बिरंगी लैंटर्न्स पूरी गलियों में सजी हुई थी और हर जगह लजीज खाने की खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ से तेज चीयर्स की आवाजें आ रही थी। लियोनी और कुफू हाथों में हाथ लिए ये सब एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने बहुत सारे ग्रैंड प्रिपरेशन देखकर कुफू ने कहा जा रहा था कि जो हाई प्रीस्ट अभी शहर वापस आई है वो आज रात एक सजी हुई कैरेज में परेड करेगी। लियोनी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर कुफू से पूछा, हाई प्रीस्ट? कुफू ने धीरे से कहा कि उसका नाम कानिये है जो डॉग रेस से बिलोंग करती है। वो किंगडम के हाई प्रीस्ट है और यहाँ उसका स्टेटस बहुत ही ऊंचा है। लियोनी बिल्कुल चुप हो गया। डॉग रेस, क्या अजीब कोइंसिडेंस है। तभी कुफू ने आखिरकार असली वजह बता दी जिसकी वजह से वो सिलाई के अलावा और भी बिजी थी।
एक्चुअली मास्टर, मेरी फॉक्स पावर अभी भी सील्ड है। मैंने थोड़ी रिसर्च की और सुना कि कान्ये ने एक और एनिमल रेस की ऐसी ही पावर वापस लाने में मदद की थी। इसलिए आंचुन और मैं मेरे फादर के एक पुराने सबऑर्डिनेट के थ्रू ये बात लॉबी कर रहे हैं। मास्टर प्लीज गुस्सा मत होना, मैंने ये बात छुपा के रखी। लियानी ने तुरंत सिर हिला दिया और बोला, मैं गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? सच बताओ तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर लियानी ने पैनिक में अपने सिस्टम से पूछा, डूइंग तुमने पहले नहीं कहा था कि फीमेल विलेंस को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होना चाहिए? तभी डूइंग सिस्टम बिल्कुल कैजुअली एक्सप्लेन करता है, रूल ये है कि जब तक विलेनेस पूरी तरह से कॉन्कर ना हो जाए तब तक उन्हें आपके साथ अपने रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं होना चाहिए। ये ब्लाइंड जेलसी से बचने के लिए जो बैड एंडिंग ट्रिगर कर सकती है। ये सुनते ही लियानी ने थोड़ा डाउटफुल अंदाज में पूछा, मतलब अगर वो बिना जाने मिले कि दोनों एक ही आदमी को शेयर करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? डूइंग सिस्टम ने मुस्कुराते हुए इसमें हामी भरी। कंफर्मेशन मिलते ही लियानी ने मन ही मन प्रोटेस्ट किया, ये बात पहले बता देते तो अच्छा होता, मुझे लगा जैसे ही वो मिली मेरी जिंदगी खत्म। तभी लियानी को अपने ख्यालों में खोते हुए कुफू ने उसको इशारा करते हुए बोली, देखो वो आ गई। तभी सारी भीड़ दो हिस्सों में बढ़ गई और एक शानदार खूबसूरत सी सजाई हुई कैरेज धीरे धीरे गुजरी। सब लोग सांस रोके उसे ही देख रहे थे। रात की हवा में कैरेज के पर्दे थोड़े से हिले और अंदर बैठी एक औरत का चेहरा नजर आया। उसकी स्किन थोड़ी डार्क और एक्सोटिक थी, चेहरा बहुत ही सुंदर था जिसमें एक स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड ऑरा था। और यही थी नई फीमेल विलन कान्ये, जो आखिरकार अपनी एंट्री दे रही थी। लेकिन जैसे ही कुफू ने देखा कि लियानी बिना पलक झपकाए कैरेज को घूर रहा है तो उसने तुरंत उसकी हल्की सी कोनी मारी। सपने देखना बंद करो, कान्ये तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और उसे मर्दों से नफरत है। लियानी ने देखा कि ऑफिशियल के हाथों से एक छोटा सा फैंग प्यारे तरीके से बाहर निकला हुआ था जब वो भीड़ को देख रहा था। मुझे पता है वो मर्दों से नफरत करते हैं, इस विलन को कॉन्कर करना आसान नहीं होगा। फिर लियानी के होठों के कोने में एक मीनिंग भरी मुस्कान आ गई और उसने मन ही मन सोचा, लेकिन मुश्किल होने की वजह से ही चैलेंज और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कुफू को खुश रखने के लिए लियानी अपनी थकी हुई बॉडी के बावजूद उसके साथ श्राइन फेस्टिवल तक गया। खूबसूरत फायरवर्क्स के धमाके के नीचे उनके दिलों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई। वो पल ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ उन दोनों के लिए ही हो। और कुफू के होठों की मुस्कान अब छुप नहीं रही थी। भीड़ से चलते हुए उसने लियानी को देखा और धीरे से कहा, आज रात मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। सिर्फ ये एक सेंटेंस सुनकर ही लियानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन कुफू का खुश चेहरा देखकर लियानी बस चुप रहा और खुशी में साथ हो लिया। थोड़ी देर चलने के बाद रात और गहरी हो गई तो लियानी ने कुफू को घर चलने के लिए इनवाइट दिया। तभी अचानक डूइंग सिस्टम का इंटरफेस लियानी के सामने आ गया। सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि कुफू का फेवरेबिलिटी लेवल अचानक सीधा ऊपर चला गया है। आखिरकार लॉन्ग अवेटेड 4.5 स्टार्स मिल ही गए और इस अचीवमेंट के रूप में लियानी को तुरंत ही 150 पॉइंट जैकपॉट मिल गया। घर पहुंचते ही कुफू तुरंत आग जलाकर नहाने के लिए पानी उबालने में लग गई। ये देखकर आंचुन को गुस्सा और इरिटेशन भी हुई। उस मस्कुलर औरत ने तुरंत अपनी लेडी को डांट दिया, प्रिंसेस अब आप एक फ्री पर्सन है, आपका स्टेटस मत भूलिए। ऐसे छोटे मोटे काम जैसे बाथ वाटर उबालना आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, खासकर उस आदमी की सेवा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुफू ने बिल्कुल ही कैजुअली जवाब दिया, कोई बात नहीं, अब शायद मुझे आदत हो चुकी है और अब मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है। उसका ये मासूम सा जवाब आंचुन के इमोशंस को और भड़का गया। वो तेज आवाज में तुरंत बोल पड़ी, आदत का मतलब क्या है? अगर फॉक्स किंग ने आपकी शानदार पहचान छुपा के नहीं रखी होती तो लियानी जो एक मार्जिनल ट्राइब का सिर्फ एक वेयरवुल्फ है वो आपके जूतों के लायक भी नहीं होता। कुफू ने फिर से वही बातें सुनकर थक कर होठ फुला लिए, बस शॉर्ट में बोली, आप समझती नहीं हो आंटी, और वैसे भी 2 दिन बाद एक बड़ा इवेंट है। यह सुनते आंचुन अचानक अपना चेहरा पास ले आई, तीखी नजरों से घूरते हुए और मजाक उड़ाते हुए, जब तक कुफू नर्वस ना हो गई। ओहो, क्या प्रिंसेस को वो पसंद आ गया है? फॉक्स गर्ल कुफू बस नजर हटाकर बहाने बनाने लगी। सच कहूँ तो उन्होंने मुझे अपनी वाइफ बनाने के लिए ही खरीदा था, और वैसे भी वो अपने होम टाउन से इतनी दूर बिल्कुल अकेला है, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। ये लंबी चौड़ी मुस्कान सुनकर आंटी ने बस भाव को क्रॉस कर लिया और एक मीनिंगफुल भरी मुस्कान दे दी। फिर तुरंत बीच में बोल पड़ी, मुझे पता है तू शादी की एज में आ चुकी है, लेकिन याद रखना ये दुनिया बुरे लोगों से भरी पड़ी है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना, किसी चालाक इंसान के झांसे में मत आना। कुफू ने बस धीरे से नजर झुका ली और शर्माते हुए कहा कि वो और ज्यादा विजिलेंट रहेगी। ये एक वार्निंग देकर आंचुन ने हल्की सी उबासी दी और मुड़ते हुए बोली, अच्छा अब आंटी पहले सोने जा रही है। आंचुन के अपने कमरे से जाने के बाद कुफू चूल्हे की आग को घूरते हुए चुपचाप बैठ गई। उसे खुद अजीब सा लग रहा था। मंदिर के फेस्टिवल से लौटने के बाद से ही उसका दिल बेचैन था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और अंदर से कुछ करने की तेज सी अर्ज आ रही थी।
चाहे वो टीनेज लड़की का एक्साइटमेंट हो या चूल्हे की गर्मी, कुफू के गाल जलते हुए गर्म लग रहे थे। उधर लियानी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। रूम में एक हल्की सी लेकिन बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली खुशबू फैलने लगी और ये बिल्कुल भी सोप की स्मेल नहीं थी। डूइंग सिस्टम तुरंत सामने आया और वार्न किया कि ये अट्रैक्टिंग फेरोमोन है। इस दुनिया के रूल्स के मुताबिक एनिमल रेसेस कुछ स्पेसिफिक टाइम पर ऐसे सेंट रिलीज करती है। इसका मतलब ये था कि कुफू जल्दी ही बायोलॉजिकली मैच्योर होने वाली है। लियानी पहले हैरानी से पूछता है, अरे कुफू तो सिर्फ 16 साल की है। फिर उसे याद आता है कि 2 दिन बाद कुफू 17 साल की हो जाएगी और बीस्टमैन रेस के हिसाब से 17 साल एडल्टहुड माना जाता है। अब लियानी को समझ आ गया था कि कुफू इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही थी और क्यों वो खुद भी उसे चिपक जाने का स्ट्रॉन्ग अर्ज फील कर रहा था, क्योंकि ये सब अट्रैक्टिंग फेरोमोन का इफेक्ट था। नॉर्मली जो एनिमल रेसेस 17 क्रॉस करती है उनके पास ऑलरेडी एक पार्टनर होता है जो इन सिम्टम्स को हैंडल कर लेता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि लियानी गारंटी नहीं दे सकता कि कुफू उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं, और अगर उसने एक भी गलत स्टेप लिया तो हो सकता है कि कुफू का करप्शन वैल्यू बढ़ जाए। लियानी पैनिक हो गया और डूइंग से सोल्यूशन पूछा। हेल्प करने के बजाय सिस्टम खुद ही पैनिक कर गया और अपने मास्टर को जल्दी कुछ करने का ऑर्डर देने लगा। तभी कुफू की आवाज आई उसे बताने के लिए कि नहाने का पानी तैयार है। पर कुफू मन ही मन सोचती है, टेंपल फेयर से लौटने के बाद से ही मैं बेचैन हूँ, मेरी छाती धड़कती रहती है और मैं हमेशा कुछ करना चाहती हूँ। फिर लियानी ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा कि अभी बात की जल्दी नहीं है क्योंकि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। इस पर कुफू बोलती है, क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते? विंटर में पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, मुझे डर है कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए। लियानी ने कुफू को थोड़ा शर्माते हुए देखा और पूछा, कुफू 2 दिन बाद तुम्हारा बर्थडे है ना? कुफू जिसका चेहरा अब लाल होने लगा था हैरान हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका मास्टर उसका बर्थडे याद रखेगा। लियानी ने और हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, इतने सालों में किसी ने तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया, अब शायद लगभग तुम भूल ही गई होगी। क्या तुम जानती हो जब फीमेल बीस्टमैन 17 साल की होती है तो उन्हें अपना पहला ईस्ट्रस होता है। पहले कुफू कंफ्यूज थी लेकिन जल्द ही बात की डायरेक्शन समझ आ गई और उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। फिर लियानी ने बिल्कुल सच्चाई से एक्सप्लेन किया, अब तुम फेरोमोन्स रिलीज कर रही हो, एनिमल मेल्स के लिए ये सेंट बहुत ही डेडली अट्रैक्शन होती है। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? फिर अपना चेहरा पास लाते हुए लियानी ने बात और क्लियर की, मैंने पहले तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया था, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम मुझे अब कैसे देखती हो। मैं इस बायोलॉजिकल कंडीशन का फायदा उठाकर तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए हमें अभी सब क्लियर करना होगा। जब तुम स्ट्रेस में होगी और मैं कुछ करता हूँ तो बहुत चांस है कि मैं तुम्हें मार्क कर दूंगा, ये मेल इंस्टिंक्ट है। लियानी ने धीरे से कंफर्म करते हुए पूछा, क्या कुफू ने मेरी बात सुनी? लेकिन कुफू का रिएक्शन उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल प्यार में डूबे ज़ॉम्बी जैसी थी, जैसे दिमाग काम ही करना बंद कर चुका हो। तुम मुझे मार्क करोगे? कुफू ने मन ही मन सोचा। फिर कुफू का चेहरा और लाल हो गया, उसकी सांस धीरे धीरे और भारी होने लगी। चुपचाप कुफू ने अपने हाथ आगे बढ़ाया और लियानी के सीने को छू लिया। फिर लियानी का दिल जोर जोर से कांप उठा जब उसे पता चला कि कुफू ने उसे किस कर दिया और आखिरकार कुफू ने सच में अपना दिल खोल दिया। उस लड़की के इमोशंस इतने सिंपल और प्योर थे। अब रूम का टेम्परेचर बढ़ने लग गया। दोनों एक दूसरे में इतने खो गए कि उनको टाइम का पता ही नहीं चला। कभी लियानी इनिशिएटिव लेता, कभी कुफू इनिशिएटिव लेती और इस तरह दोनों आपस में बह जा रहे थे। कुछ टाइम बाद दोनों ही रुक गए। लियानी ने कुफू के होठों पर जो पानी बह रहा था उसे साफ किया। तभी कुफू थोड़ी शर्माते हुए बोली, ओरिजिनली मैं तो वो थी जिसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारी वाइफ के तौर पर खरीद कर लाया था। कुफू का ऐसा रूप और शर्माना देख के लियानी एक टाइम के लिए शॉक हो गया और उसे देखता ही रहा। कुफू उसका रिएक्शन देख के और शर्मा गई और बोल पड़ी, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भी शर्म आ रही है। तभी लियानी मन ही मन बोल पड़ा, मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है, मैंने कभी भी किसी लड़की का चेहरा इतनी देर तक इतनी गहराई से नहीं देखा। ये सोचते हुए लियानी ने कुफू को अपने पास खींचा, उसको अपनी बाहों में लिया और उनका एक और किसिंग सेशन शुरू हो गया। एक दूसरे को एंजॉय करते वक्त अचानक लियानी अपने मन ही मन सोचने लगा, मैं तो यहाँ फीमेल विलेंस को कैप्चर करने आया था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुद उनसे कैप्चर होने वाला हूँ। ये रियलाइज होते ही लियानी की झट से आंखें खुल गई और उसने कुफू को धक्का देते हुए जोर से कहा, नहीं। लियानी का ऐसा रिएक्शन देखे कुफू चौंक गई, क्या नहीं? लियानी ने तुरंत एक्सप्लेन किया, एक्चुअली आज रात मुझे अजीब लग रहा है। पर कुफू हार मानने वालों में से नहीं थी, वो तुरंत ही आगे बढ़ी। लियानी के पास आकर उसने एक मीनिंगफुल टोन में कहा, लियानी तुम जानते हो पहले मैं तुमसे नफरत करती थी, तुम्हें नीचा समझती थी। लियानी बीच में ही बोल पड़ा, हाँ मुझे पता है। फिर कुफू ने अपनी नजरें नीचे की और बोली, लेकिन तुम अचानक ही बदल गए, मैं सोचती रही, समझने की कोशिश करती रही, मुझे जवाब चाहिए। फिर कुफू लियानी के भाव में समझ गया और उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे फीलिंग्स रखते हो?
ये सुनते ही लियानी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं भला कैसे तुमसे सिंसियर नहीं हो सकता। और तभी उसे पास के कुफू के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। इसी बीच डूइंग सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि फीमेल विलन कुफू के इमोशन अनस्टेबल है, कृपया ध्यान से जवाब दो। पर लियानी अपने मन ही मन जवाब ढूंढता रहा। अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आया मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें कैप्चर करना था, तो क्या उसमें सच्ची फीलिंग्स हो सकती है? लेकिन वक्त के साथ मैं खुद भी कंफ्यूज होता गया। तुम्हारी मुस्कान देखकर मैं खुश होता हूँ, तुम्हें दर्द में देखकर मेरा भी दिल दुखता है। और ऐसा करते करते अब मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं मेन मिशन फॉलो कर रहा हूँ या दिल की सुन रहा हूँ। शायद ये कंफ्यूजन ही बताता है कि मेरा दिल हिल चुका है ना। लियानी का ये जवाब सुनकर कुफू दंग रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर वो लियानी के पास बढ़ी और आगे बढ़ते वक्त उसने अपना आर्मर खोलना चालू किया और अपने ट्विन टावर्स रिवील किए। अपना सारा आर्मर खोल के जमीन पर फेंकने के बाद कुफू बोली, मैं खुद को किसी ऐरे गहरे को नहीं दूंगी। फिर कुफू लियानी के सामने खड़ी हुई और एक वल्नरेबल स्टेट में कॉन्फिडेंटली बोली, पर तुम ही मेरे ओनली चॉइस हो। ये बोलते ही कुफू ने लियानी की छाती पर हाथ रखा और उसे अचानक ही धक्का देकर बाथटब में गिरा दिया। फिर वो खुद भी बाथटब में एंटर करती है और लियानी के बाहों में आकर अपने आप को पूरी तरह से सौंप देती है। हमारा लियानी भी रुकने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया और उसके बंस को मरोड़ने लगा। लियानी इधर ही रुकने वालों में से नहीं था। उसने पीछे का अटैक कंटिन्यू रखते हुए अपनी नजरें ट्विन टावर्स पे की और उन्हें टारगेट किया। लियानी को अपने ट्विन टावर्स को टारगेट करते हुए देख कुफू अपने आप को रोक नहीं पाई और मोन्स पे मोन्स निकालती रही। दोनों साइड से अटैक करने के बाद लियानी ने ठान लिया कि अब टाइम आ गया है कुफू को कॉन्कर करने का। और गाइस, कॉन्कर करने का प्रोसेस आप सभी को तो पता ही है, चलो साथ में देख के एंजॉय करते हैं। पर गाइस, इतना ही बोलूंगा कि लियानी के सारे अटैक्स बहुत ही खूंखार थे। हमारी प्यारी कुफू उन सब अटैक्स को सह नहीं पाई और जोर जोर से चिल्लाती रही। अटैक्स पे अटैक्स करते हुए लियानी को भी ये पता था कि उसको जल्द से जल्द कुफू को नेस्तनाबूद करना होगा और उसने वही किया। कुछ टाइम बाद बैटलफील्ड का सर्वे करते हुए हमें पक्के तौर पर पता चल गया 100% एक्यूरेसी के साथ सारे बैटल फॉर्मेशंस ऑन टारगेट रहे और कुफू फाइनली नेस्तनाबूद हो गई। और इसके प्रूफ के तौर पर कुफू के सिर पर 5 स्टार्स टिमटिमाने लगे। और इसी के साथ ही डूइंग सिस्टम ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, आपने सक्सेसफुली फीमेल विलन कुफू को कैप्चर कर दिया। रिवॉर्ड के तौर पर आपको 1000 पॉइंट्स दिए जाते हैं और सिस्टम तुरंत ही लेवल 2 में अपग्रेड हो गया। इसके दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है यांगशा सिटी गेट पर, जहां अपने सिस्टम के साथ शीटियान रोई यांगशा सिटी में एंटर करता है। पर जैसे ही वो एंटर करता है उसके सीने में एक अजीब सा दर्द महसूस करता है। उसका सिस्टम तुरंत ही उसे वार्निंग देता है कि फीमेल विलन कुफू पूरी तरह से कॉन्कर हो चुकी है। दर्द से उभरते हुए शीटियान रोई मन ही मन सोचता है, क्या कुफू ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है? डैम इट, अब मैं क्या करूं? तभी उसका सिस्टम उसे एक सोल्यूशन देता है, पहले बाकी फीमेल विलन्स को डिफीट करना होगा, फिर 3000 पॉइंट्स एक्युमुलेट करो ताकि लेवल 6 सिस्टम शॉप एक्टिवेट हो सके। उसमें एक सिचुएशन चेंजिंग आइटम मिलेगा जो कुफू के सारे स्टैट्स रिस्टोर कर देगा। अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलते ही शीटियान रोई कमांडिंग टोन में ऑर्डर देता है, सिस्टम इमीडिएटली यांगशा सिटी की फीमेल विलन कॉनिए को लोकेट करो, मुझे किसी भी हाल में उसे अभी के अभी कैप्चर करना होगा। सिस्टम तुरंत जवाब देता है कि उसे लोकेट कर रहा है। लियानी के सारे खतरनाक अटैक सहने के बाद और पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने के बाद कुफू फाइनली अपनी आंखें खोलती है। अपनी नींद से जागने के बाद लियानी को अपने पास देखकर कुफू चौंक कर पूछती है, क्या तुम इतने टाइम से जागे हुए थे? लियानी भी बड़े प्यार से हाँ बोल लेता है। ये सुनते ही कुफू झट से उठती है और बोलती है, आज मुझे आंट चून के साथ कुछ काम है। तभी लियानी उसे याद दिलाता है कि कल तुम्हारा 17th बर्थडे है। फिर लियानी उसे ऑकवर्डली समझाता है, मेरा मतलब यह है कि मैं घर पर तुम्हारा वेट करूंगा। ये सुनकर कुफू समझ जाती है कि लियानी क्या बोलना चाहता है और शर्मा जाती है। फिर अचानक ही कुफू अपने रूम की ओर दौड़ लगाती है और जाते हुए बोलती है, ठीक है मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अपने सारे अटैक्स के बाद अब लियानी को भी थकावट महसूस होने लगी और वो बेड पर सोते हुए बोलता है, फाइनली मैंने सक्सेसफुली एक फीमेल विलन को कैप्चर कर दिया। नहीं रुको, शायद मैं ही कैप्चर हो गया। फिर अपने आंखें बंद करते हुए एक सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बोलता है, शायद ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। पर डूइंग सिस्टम किधर उसे सोने देने वाला था, वो जल्दी से पैनिक अटैक मोड ऑन करता है। हो जल्दी उठो, कुछ तो हो गया है, मुझे महसूस हो रहा है कि मेन सिस्टम यांगशा सिटी पहुंच गया है। ये सुनते ही लियानी झट से बेड से उठता और पूछता है, क्या तुम सेंस कर सकते हो उसको? डूइंग सिस्टम उसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि तुमने एक फीमेल विलन को सक्सेसफुली कैप्चर कर दिया है तो मुझे सिस्टम लेवल 4 पर प्रमोट किया गया है और अब मैं सिस्टम की मूवमेंट्स तुरंत सेंस कर सकता हूँ। बेड से उतरते वक्त लियानी बोलता है, शीटियान रोई डेफिनेटली क्वाने के लिए यहाँ आया है, चलो पहले चुपके से क्वाने के घर का हाल देखते हैं। अपने कपड़े पहनते हुए वो डूइंग सिस्टम को ऑर्डर देता है, सिस्टम क्वाने के रेसिडेंट्स के कोऑर्डिनेशन पे टेलीपोर्ट करो। डूइंग सिस्टम तुरंत ही ऑर्डर को ओबे करता है और उसे टेलीपोर्ट कर देता है और इस तरह हमारा सीन चेंज होता है क्वाने के रेसिडेंस पर। और देखते देखते लियानी भी क्वाने के रेसिडेंस के बाहर टेलीपोर्ट होता है और जैसे ही वो टेलीपोर्ट होता है उसको कोई तो सामने महसूस होता है और वो झट से बोलता है, वहाँ कोई है।
और वहाँ कोई और नहीं शीटियन रुई होता है जो अपने सिस्टम से बोल रहा है, अरे नहीं, यहाँ के लोग तो मुझे अंदर जाने ही नहीं दे रहे, ऐसे कैसे। उसका सिस्टम तुरंत ही जवाब देता है, क्वाने अपनी एग्रेसिव रेपुटेशन के लिए मशहूर है, किसी मर्द का सीधा घुस जाना ठीक नहीं लगेगा। दीवार के कोने से सट कर लियानी कंफर्म करता है कि ये शीटियन रुई है। उधर शीटियन रुई एक छोटे से पत्थर पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए बोलता है, मेरे डायमेंशन के दूसरे प्रोटैगनिस्ट के साथ सब स्मूथ होता है, लेकिन मैं ही इतना अनलकी क्यों हूँ। उसका सिस्टम जवाब देता है, टेंशन मत लो, कोई और तरीका सोचते हैं। तभी शीटियन रुई को अचानक से याद आता है कि उसके बॉडी पर स्कार्स है ना, अगर हम स्कार रिमूविंग क्रीम यूज करें प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, पर फिर भी इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। उसको ऐसे देखते हुए लियानी अपने मन ही मन सोचता है, लगता है एक मर्द होने के नाते क्वाने के पास जा ही नहीं सकते। देखो शीटियन रुई को भी भगा दिया। डोइंग सिस्टम भी उसे कंफ्यूजन में पूछता है, अब क्या करे होस्ट। शीटियन रुई प्रोटैगनिस्ट है, उसका सिस्टम ज्यादा परफेक्ट है, वो जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लेगा। इस पर सोच विचार करते हुए लियानी अपने सिस्टम से बोलता है, हम रुको जरा, मेरे को सोचने दो। थोड़ी देर बाद अचानक उसको एक तरकीब सूझती है और वो बोलता है, एक मिनट सिस्टम, क्या तुम्हारे पास जेंडर चेंजिंग पोशन है या कोई यिंग यांग प्रोडक्ट है। डूइंग सिस्टम तुरंत जवाब देता है, इस लेवल की शॉप में मेरे पास नहीं है, पर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मेरे पास एक और चीज है। वो तुरंत ही एक आइटम बताता है, फीमेल कॉस्प्लेयर, जो कि 100 पॉइंट्स का होता है। इसे पहनने के बाद 50 मिनट्स तक टारगेट को लगेगा कि तुम एक औरत हो और टारगेट की नजर में भी तुम एक औरत ही दिखोगे। डूइंग सिस्टम की एक्सप्लेनेशन सुनकर लियानी को डाउट होता है, तो वो पूछता है, क्या मैं खुद को दूसरे की आंखों में देख सकता हूँ, मैं कैसे दिखूंगा। डूइंग सिस्टम तुरंत मना कर देता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनते ही लियानी फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, मुझे थोड़ा ट्रैप जैसा क्यों लग रहा है फिर ये। पर डूइंग सिस्टम उसे एक्सप्लेन करता है, मैं और होस्ट एक ही है, अभी के लिए यही प्रोडक्ट तुम्हारी नीड मीट करता है। कोई भी रास्ता ना होते हुए देख लियानी तुरंत ही उस प्रोडक्ट को परचेस करता है। ठीक है सिस्टम, गलत समझने के लिए सॉरी, मैं बाय कर लेता हूँ। बाय करते हुए लियानी पूछता है, टाइम खत्म होने पर क्या होगा। डूइंग सिस्टम जवाब देता है, तुरंत तुम्हारी असली बॉडी सामने आ जाएगी। लियानी तुरंत एक्नॉलेज करता है, ठीक है, सोच रहा हूँ आज ट्राई करके देख ही लूं। और तुरंत ही 100 पॉइंट्स के लिए फीमेल कॉस्प्लेयर वो शॉप से बाय करता है। और जैसे ही वो बाय करता है उसके इर्द गिर्द एक नीली रोशनी चमकने लगती है और सिस्टम कंफर्मेशन देता है, सक्सेसफुली यूज्ड। लियानी दीवार के पीछे से छुपकर शीटियन रुई को देखते हुए पूछता है, क्या शीटियन रुई मुझे रिकॉग्नाइज कर पाएगा। सिस्टम तुरंत जवाब देता है, एब्सोल्युटली नॉट। ये सुनते ही लियानी एक डेविलिश स्माइल देकर बोलता है, फिर उस पर ही टेस्ट करते हैं। दीवार से छिपकर लियानी एक लंबी सांस लेता है और सिस्टम को ऑर्डर देता है, वो प्रोडक्ट यूज करो। फीमेल कॉस्प्लेयर यूज करके लियानी बाहर आता है और उसकी आवाज सुनकर शीटियन रुई मुड़ के देखता है। तभी लियानी मनी मन बोलता है, वो देख रहा है मेरी तरफ। डूइंग सिस्टम बोलता है, टेंशन मत लो, रेस्ट एश्योर्ड। अगली पल व्हाइट गाउन में एक खूबसूरत लड़की के रूप में लियानी शीटियन रुई के सामने आता है। अचानक से एक खूबसूरत लड़की उसके पास आते हुए देख शीटियन रुई चौंक जाता है और फिर उसकी नजर उसके बड़े और रसीले ट्विन टावर्स पे जाती है और वो सोचता है, ओह इतने बड़े। पर नाकारा शीटियन रुई अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाता, उसके नाक से तुरंत ही लाल लाल टोमेटो सॉस बहने लगता है। फीमेल लियानी उसे देखकर दंग रह जाती है और मनी मन सोचती है, एक मर्द का मुझे घूर कर देखना और नोज ब्लीड करना कितना क्रीपी है। तभी डूइंग सिस्टम उसे याद दिलाता है कि अपने एक्सप्रेशन मैनेजमेंट पर ध्यान रखो। वार्निंग मिलते ही फीमेल लियानी उसका एक्सप्रेशन ठीक करती है और शीटियन रुई के बाजू से निकल जाती है। उसे जाते हुए देख शीटियन रुई मनी मन सोचता है, वाह ये तो मेरी टाइप की है, काश कोई फीमेल विलन ऐसी होती जो कॉन्कर की जा सके। फीमेल विलन कोने के दरवाजे पर आकर लियानी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। रेसिडेंस के अंदर झांकते हुए डूइंग सिस्टम से वो पूछता है, कानिये को विजिट करने के लिए मैं कौन सा रीजन यूज करूं। पर डूइंग सिस्टम के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होता। दरवाजे के एंट्री पर कई सारे गार्ड्स को देखकर वो मनी मन सोचता है, कानिये दूसरी फीमेल विलेन से अलग है, वो औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर मर्द हो तो बिजली की तरह अटैक करती है। मुझे उसे कुछ भी करके दिखाना होगा कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते जैसे उसने अपने चाइल्डहुड में देखे थे। ये सब सोच ही रहा था कि डूइंग सिस्टम उसे एक सजेशन देता है, अगर तुम मर्द बनकर पास जाओगे कोई चांस नहीं होगा, पर अगर औरत बनकर मर्दों के हक में बात करोगे तो शायद वो तुम्हें मर्दों का एजेंट समझ ले। डूइंग सिस्टम का सजेशन सुनकर लियानी मनी मन सोचता है, उसके बॉडी पर बचपन के स्कार्स है, वही अभी एक एंट्री पॉइंट है और वो ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा। ये सोचकर लियानी तुरंत शॉप से 5 पॉइंट्स के लिए स्कार रिमूविंग क्रीम बाय करता है और मनी मन सोचता है, स्टेप 1, सबसे पहले उसे मुझसे कनेक्शन फील करवाना होगा। और तुरंत ही वो फीमेल लियानी के कैरेक्टर में गार्ड्स के सामने आती है और एक अबला नारी के वॉइस में बोलती है, मैं अबला नारी हाई प्रीस्ट कानिये से मिलना चाहती हूँ। दरवाजे पे खड़े फीमेल गार्ड्स उससे पूछती है किस सिलसिले में बात करनी है। फीमेल लियानी तुरंत अपनी आंखें नीचे करती है और अपने डेलिकेट पार्ट की तरफ इशारा करती हुए बोलती है, ये शर्मिंदगी वाली बात है, यहाँ नहीं कह सकती। ये सुनते ही दोनों फीमेल गार्ड्स आपस में ही बात करने लगते हैं, लगता है ये फिर से वही चीज होगी।
दूसरी फीमेल गार्ड भी हाँ में हाँ मिलाती है, मुझे भी लगता है वही होगा। थोड़ी देर आपस में सोचकर एक फीमेल गार्ड दरवाजा खोलती है और उसे बोलती है मेरे साथ आओ। दरवाजा खोलते हुए देख फीमेल लियानी खुशी से बोलती है बहुत धन्यवाद। लियानी को अंदर ले जाते हुए वो फीमेल गार्ड बोलती है क्या ये मर्दों से रिलेटेड मैटर है, डरो मत, सब कुछ सच बताओ, हाई प्रीस्ट कानिए तुम्हारी मदद करेगी। फीमेल लियानी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है सच कहा तुमने। पर मनी मन बोलती है मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, कानिए सिर्फ सेरेमनीज ओवरसीज नहीं करती, बिल्कुल उन औरतों की मदद भी करती है जो मर्दों से सताई गई होती है। कानिए के दरबार में पहुंचकर वो फीमेल गार्ड आवाज लगाती है लॉर्ड कानिए, एक औरत ऑडियंस चाहती है। कॉन्फिडेंट पोज में बैठे हुए कानिए एक कमांडिंग टोन में बोलती है उसे अंदर आने दो। ऑर्डर मिलते ही वो फीमेल गार्ड उसे अंदर भेजते हुए बोलती है अंदर जाओ, हाई प्रीस्ट पे भरोसा रखो। ट्रांसपेरेंट कर्टन्स को बाजू में कर फीमेल लियानी कानिए के दरबार में एंटर करती है। तभी डूइंग सिस्टम उसे नोटिफाई करता है ट्रू फॉर्म रिवीलिंग 40 मिनट्स बाद। उसे अंदर आते हुए देख कानिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और प्यार से बोलती है मिस अंदर आइए और बैठ जाइए। फिर दोनों सेटल होने के बाद कानिए उसे चाय ऑफर करते हुए पूछती है अच्छा बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी। पर उसके बोलने से पहले ही कानिए उसे एक चाय का प्याला ऑफर करती है और बोलती है पहले चाय पी लो, तुम्हारा गला भी साफ हो जाएगा। फीमेल लियानी उसका कैरिंग नेचर देखकर बोलती है थैंक यू हाई प्रीस्ट, और मनी मन सोचती है आप सच में औरतों के साथ बहुत नरम दिल है। फीमेल लियानी चाय पीते पीते उसके पास्ट के बारे में मनी मन सोचती है वो बदमाश आदमी माँ बच्चे को छोड़कर चला गया, कितना अफसोस की बात है। अगर वो कनेक्शन ना होता तो कानिए को ये सब झेलना ना पड़ता। कानिए के चाइल्डहुड में उसके पिता ने पावर के लिए उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। जिस माँ पर वो जिंदा रहने के लिए निर्भर करती थी वो कभी ठीक ही नहीं हुई और 1 साल से भी कम समय में वो गुजर गई। तब से वो भटक ही रही है। 8 साल की उम्र में उसे एप ट्राइब के एक आदमी ने सर्वेंट बनाकर खरीद लिया। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई उस आदमी की नीयत खराब होने लगी। एक अंधेरी तूफानी रात में उसने उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की, लेकिन कानिए ने खुद को बचा लिया और भाग निकली। बाद में फीनिक्स ट्राइब के हाई प्रीस्ट ने उसे डिसाइपल के रूप में अपना लिया। प्रेजेंट में वापस आकर कानिए उसे खुशनुमा अंदाज में पूछती है अगर तुम ये सब बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, यहाँ बैठो, ड्रिंक करो, थोड़ी देर की शांति भी अच्छी होती है। उसकी ये काइंडनेस देखकर फीमेल लियानी मनी मन सोचती है तुम कितनी दयालु लड़की हो। उसकी इस काइंडनेस से मुंह होकर लियानी अपने मनी मन वादा करता है मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी, तुम्हें दिखाना होगा कि इस दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं। तभी डूइंग सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि टाइम खत्म होने में सिर्फ 35 मिनट्स बचे हैं, टाइम निकल रहा है, सीधा पॉइंट पर आते हैं। फिर अबला नारी का रूप लेते हुए फीमेल लियानी उसे बोलती है हाई प्रीस्ट असल में ये मेरे एक रिश्तेदार का मैटर है। फाइनली उसे कुछ बोलता हुआ देख कानिए उसकी बात गौर से सुनने लगती है। फीमेल लियानी अपनी पर्सनल बात बोलते हुए थर थर कांपने लगती है, उसकी आंखों से आंसू भी आते हैं पर वो बोलना कंटिन्यू करती है मेरा दूर का कजिन छोटा सा बिजनेस चलाता है, मैं भी उसके साथ ट्रेड पर जाना चाहती थी लेकिन मेरा परिवार कहता है कि मैं लड़की हूँ, मुझे एडवेंचर्स पर जाने की इजाजत नहीं, इसलिए मेरा पिता मुझे रोकने के लिए मेरी शादी एक बुढ़े आदमी से करवाना चाहता है जो मुझसे 20 साल बड़ा है। ये सुनते ही कानिए गुस्से से खड़ी होती है और जोर से टेबल पर हाथ मारती है। क्या हिम्मत है उसकी, ये तो बस एक बिजनेस है और वो भी एक रिश्तेदार के साथ, वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। फिर कानिए उसके पास जाती है और उसका सिर अपने ट्विन टावर्स में घुसाकर बोलती है डरना मत, ये यांगशाई सिटी है, मैं किसी भी पिता को अपनी बेटी पर जबरदस्ती करने नहीं दूंगी, तुम पहले घर जाओ, उनसे शांति से बात करो, अगर वो फिर भी जिद करे और पछतावा ना हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए हैंडल करूंगी। उसके ट्विन टावर में अपना मुंह गड़ जाने के बाद फीमेल लियानी सोचती है ओह माय गॉड, लगता है मैं सफोकेट हो जाऊंगी। कुछ पल बाद फीमेल लियानी अपने दोनों हाथ पास लाकर उससे बोलती है थैंक यू हाई प्रीस्ट, आपसे बात करके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। फिर वो अपने दोनों हाथों में एक गोल्डन कलर की डिब्बी ऑफर करते हुए बोलती है ये स्कार रिमूवल क्रीम मेरे कजिन ने खुद बनाई है। कानिए इस ऑफरिंग को देखकर सरप्राइज होकर उसे मना करते हुए बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर फीमेल लियानी अपने अबला नारी के रूप में उसे डबल डाउन करते हुए बोलती है प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। मनी मन लियानी सोचता है स्टेप 2 कंप्लीट, क्रीम वहां छोड़ देना। अगर वो उसे ट्राई करने को रेडी हो गई तो तीसरा स्टेप आसान होगा, क्रीम धीरे धीरे असर करेगी। फिर क्या था, वो टेबल पर स्कार रिमूविंग क्रीम का डिब्बा रखकर भाग जाती है। कानिए उसे भागते हुए देख उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है रुको, पर वो रुकती नहीं। फिर वो टेबल पर रखी हुई स्कार रिमूवल क्रीम को घूर कर देखते हुए मनी मन सोचती है स्कार रिमूवल क्रीम। कानिए से मिलने के बाद लियानी उसके रेसिडेंस से बाहर निकल जाता है। अब वो उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुका है। तभी डूइंग सिस्टम उसे पूछता है होस्ट क्या वो स्कार रिमूवल क्रीम यूज करेगी या नहीं। लियोनी तुरंत जवाब देता है ये तो देखना पड़ेगा, चाहे वो मर्दों से कितनी भी नफरत करती हो, हर चीज को रिजेक्ट तो नहीं करेगी। पर तभी डूइंग सिस्टम एक वार्निंग देता है होस्ट जल्दी छुपो। वार्निंग सुनते ही लियोनी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और डूइंग सिस्टम से पूछता है क्या हुआ।
डूइंग सिस्टम तुरंत जवाब देता है, मैंने सेंस किया है फीमेल विलन कुफू इधर ही आसपास है। और तभी उसकी नजर कुफू और मैडम चुन पर जाती है जो कानिए के रेसिडेंस की ओर जा रही होती है। वो मन ही मन सोचता है, उसने कहा था कि वो कानिए से मिलने आएगी पर आज ही मिलने आएगी, ये नहीं सोचा था। डूइंग सिस्टम भी उसे बोलता है, अच्छे से छुप जाओ, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। और देखते ही देखते मैडम चुन और कुफू उस पेड़ से होते हुए गुजर जाती है। पीछे से मौका देखकर लियानी उधर से खिसक जाता है, पर ऊपर से एक ग्रीन हेड औरत लियानी को ये सब करते हुए देख रही होती है। और ये कोई और नहीं होती, यह होती है शाओ युआन। वो मन ही मन सोचती है, खुद से ही बात कर रहा है और कुफू से भी बच रहा है। लियानी, तुम्हारे पास काफी सीक्रेट्स हैं, पर मानना पड़ेगा राज रखने वाले मर्द ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कुफू और मैडम चुन पर, जो कानिए से मिलने के लिए उसके रेसिडेंस पहुंच चुकी होती है। थोड़ी देर में अंदर से एक गार्ड आती है और उन दोनों से कहती है, हाई प्रिस्टेस कानिए ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। फिर वो गार्ड वुमन उन दोनों को अंदर ले जाती है कानिए के पास। कुफू कानी के सामने बैठती है और बोलती है, हाई प्रिस्ट, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ, मेरी बॉडी पर जो सील है उसे हटा दीजिए। कुफू को देखकर कानिए उसे तुरंत पहचान लेती है, फॉक्स क्लैन की कुफू। फिर कानिए एक सीरियस टोन में उससे पूछती है, फॉक्स ट्राइब सरनेम कुफू, क्या तुम फॉक्स ट्राइब की प्रिंसेस हो? कुफू थोड़ी नाराजगी से उसका जवाब देती है, मैं अब प्रिंसेस नहीं रही, फॉक्स ट्राइब कब का गिर चुका है। ये सुनकर कानिए उसे पूछते, पर तुम अपने फॉक्स ट्राइब को रिवाइव करना चाहती हो, है ना? कुफू अपना सिर झुकाकर हाँ बोलती है। फिर कानिए उसको एक सीरियस नजर से देखती है और बोलती है, सीधी बात, तुम अपने माँ बाप और क्लैन का बदला लेना चाहती हो, है ना? ये सुनते ही कुफू अपना सिर जमीन पर झुकाकर भीख मांगती है, हाँ सच है, मैं अपने पेरेंट्स और फैमिली का बदला लेना चाहती हूँ, प्लीज हाई प्रीस्ट मेरी मदद कीजिए। कानिए उसे बताती है, सील हटाना आसान नहीं होगा और 2 दिन में तो बिल्कुल नहीं, प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होगा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर सोच समझकर फैसला लेना। कुफू एक कॉन्फिडेंस लुक के साथ कानिए को जवाब देती है, चाहे जो भी कीमत हो मैं तैयार हूँ, बस मेरी पावर वापस मिल जाए। कुफू की इस डिटर्मिनेशन को देख के कानिए इम्प्रेस होकर उसे बोलती है, ठीक है, मुझे 2-3 दिन की तैयारी चाहिए, मैं किसी को भेजकर तुम्हें इन्फॉर्म करवा दूंगी। अपना मनपसंद जवाब सुनकर कुफू बहुत खुश होती है, उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है और वो बोलती है, धन्यवाद हाई प्रीस्ट। फिर सीन शिफ्ट होता है लियानी पे, जो अपने घर पर वापस आ जाता है। लियानी अपने बिस्तर पर बैठे हुए डूइंग सिस्टम से पूछता है, डूइंग सिस्टम, क्या कोई तरीका है कि मैं बाकी फीमेल विलेंस को पर्सुएट कर सकूं बिना कुफू को पता चले? हाँ मुझे पता है हम कोऑर्डिनेशन टेलीपोर्टेशन यूज कर सकते हैं आवन जावन के लिए, पर ये सेफ नहीं है, मैं उसको हैंडल भी नहीं कर सकता। डूइंग सिस्टम जवाब देता है, लेकिन महंगा है और मंथली पेमेंट देनी पड़ेगी। ये सुनकर लियानी नाशुक्र अंदाज में बोलता है, क्या यहाँ भी मेंबरशिप कार्ड लेना पड़ेगा, कितना पॉइंट्स? डूइंग सिस्टम जवाब देता है, 100 पॉइंट्स पर मंथ, एक बॉडी डबल मिलेगा जो तुम्हारी बेसिक जेस्चर्स और बिहेवियर मिमिक करेगा, सिंपल क्वेश्चंस का जवाब देगा, टेम्पररी ट्रिक कर सकता है, पर अगर फीमेल विलन ज्यादा प्रोब करे तो पकड़ा जा सकता है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सुनकर लियानी जवाब देता है, ठीक है, पहले 1 महीने के लिए ट्राई करता हूँ। और मंजूरी मिलते ही डूइंग सिस्टम तुरंत स्टैंडिंग डॉल लेता है पर मंथ के हिसाब से 100 पॉइंट्स के लिए। लियानी एक तीखे अंदाज में बोलता है, आज डिनर के बाद मैं रूम में जाकर उसे एक्टिवेट करूंगा और रोल प्ले करूंगा। डूइंग सिस्टम पूछता है, बाहर जा रहे हो? लियानी जवाब देता है, हाँ, कानिए पर नजर रखनी है, स्कार रिमूवल क्रीम वाला स्टेप आगे बढ़ा या नहीं पता नहीं, और ऊपर से शीटी एंड्रूई पर भी नजर रखनी है, उसने अपना एक्ट शुरू कर दिया है, वो तो एक हीरो है और जल्दी ही कोई सीक्रेट प्लान बना लेगा। ये सब सुनकर डूइंग सिस्टम लियानी से इम्प्रेस होकर बोलता है, होस्ट तुम सच में बहुत मेटिकुलस हो, सच में एडमायर करता हूँ तुम्हें। कुछ देर बाद कुफू भी घर पर आ जाती है और तुरंत ही लियानी के बाहों में समाकर वो खुशी से बोलती है, हाई प्रीस्ट कानिए ने बाद में सील रिमूव करने में मदद करने का वादा किया है। लियानी भी खुश होकर बोलता है, सच में? कुफू खुशी से जवाब देती है, हाँ सच। पर अचानक इसी खुशी के बीच कुफू की आंखें सरप्राइज से चौंक जाती है। वो तुरंत ही लियानी से जवाब मांगती है, तुमसे हाई प्रीस्ट की स्मेल क्यों आ रही है? ये सवाल सुनकर लियानी चौंक जाता है, क्या? पर मनी मन उसे रियलाइज होता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। चिट में कानिए से मिलकर आने के बाद अब तक नहाया भी नहीं, अब मैं इसे क्या एक्सक्यूज दूं? तभी डूइंग सिस्टम अलर्ट भेजता है, फीमेल विलन कुफू नेगेटिव इमोशन एमिट कर रही है, जल्दी सोल्यूशन सोचो। अलर्ट सुनते ही लियानी के माथे से पसीना बहने लगता है। डूइंग सिस्टम फिर बोलता है, चाहे वो कैप्चर हो चुकी हो लेकिन उसकी जेलसी मिशन अफेक्ट कर सकती है। तभी कुफू शक भरी निगाहों से पूछती है, क्या तुम कानिए से मिलने गए थे? कुछ भी जवाब ना होते हुए देख लियानी मनी मन सोचता है, अगर झूठ बोलूंगा और पकड़ा गया तो बुरा होगा, शायद आधा सच आधा झूठ बोलना होगा, फिर झूठ को सच बना देना होगा। फिर लियानी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोलता है, ओरिजिनली मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था। ये सुनकर कुफू सोच में पड़ जाती है, ये आखिरकार चल क्या रहा है? लियानी बोलता है, दरअसल मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। फिर वो अपने हाथ में स्कार रिमूवल क्रीम दिखाकर बोलता है,
मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, मैं उसके पास तुम्हारे लिए गया था, पर तुम्हें तो पता है ना वो मर्दों से कितनी नफरत करती है। मैं मुश्किल से उसके पास पहुंचा, 2 शब्द ही बोले थे कि मुझे भगा दिया गया। मैं कितनी बेइज्जती फील कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, हिम्मत ही नहीं हुई ज्यादा बोलने की, पर तुमने खुद ही हैंडल कर लिया। ये सुनकर कुफू को अपनी गलती रियलाइज हुई और वो एम्बैरेसिंग टोन में बोली, क्या तुम सच में मेरे लिए सिर्फ उसके पास गए? कुफू ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में लिया और उसका मुंह अपने ट्विन टावर्स में घुसाते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। इस हसीन मंजर को एंजॉय करते हुए लियानी मनी मन बोलता है, उफ मेरी लाइफ कितनी हार्ड है। नहीं 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 लियानी, तुम्हारी लाइफ हार्ड नहीं है, तुम्हारा तो कुछ और ही हार्ड है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पे। लियानी एक दीवार से सटक कर सोचता है, कुफू अपने रूम में वापस जा चुकी है, चलो सब्स्टिट्यूट डॉल को बुलाओ। जैसे ही लियानी ये कमांड देता है, उसके पीछे तुरंत ही स्टैंड इन डॉल अपीयर होती है। लियानी उस सब्स्टिट्यूट डॉल से बोलता है, कवर फॉर मी। वो सब्स्टिट्यूट तुरंत ही जवाब देता है, यस मास्टर। लियानी फिर बोलता है, तुम सो जाओ, फिर मौका मिलता ही मूव करेंगे। अपने मास्टर का ऑर्डर मानते हुए सब्स्टिट्यूट तुरंत अपने बेड पर सो जाता है और बोलता है, जी मास्टर मैं सोने जा रहा हूँ। अपने प्लानिंग पर कॉन्फिडेंट होते हुए लियानी डूइंग सिस्टम से बोलता है, चलो चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कानिये के रेसिडेंस मैंशन पर। अपने बैकयार्ड हॉट स्प्रिंग में कानिये रात के समय पे रिफ्रेश होने आई होती है, पर जैसे ही कानिये पानी में एंटर करती है, उसको अपना रिफ्लेक्शन देखकर घिन महसूस होती है। ये इतना गंदा क्यों है? अपने शरीर के स्कार्स ना जाते हुए देख वो हताश होकर बोलती है, साफ क्यों नहीं होता ये साफ क्यों नहीं होता? हर जगह गंदगी है, हर जगह गंदगी। उस मोटे सुअर ने जिधर जिधर छुआ उस हर जगह गंदगी। ये सब फीलिंग झेलते हुए कानिये वहां के वहां खड़ी रहती है और रोती रहती है। पर एक शैडोई फिगर ये सब होते हुए देख छत से देख रहा होता है, और ये शैडोई फिगर कोई और नहीं बल्कि ली युआनी ही होता है। डूइंग सिस्टम उसे बताते कि सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि कानिये की करप्शन वैल्यू फिर से बढ़ रही है। लिया ने उसका दर्द समझ आता है और मनी मन सोचता है, शायद वो अपना पास्ट याद कर रही है। अच्छा वो उस वक्त उस पर जबरदस्ती नहीं हुई, बल्कि उसने खुद ही अपने हाथों से उस दरिंदे को खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद कानिये उस हॉट स्प्रिंग से निकल रही होती है और फीमेल गार्ड आकर उसे मदद करती है, पर तभी उनके पीछे से एक वाटर स्प्लैश होता है। उस स्प्लैश को देखते हुए लियानी डूइंग सिस्टम से पूछता है, डूइंग सिस्टम हॉट स्प्रिंग में ये क्या गिर गया? डूइंग सिस्टम सोच के जवाब देता है, ये तो प्रोटैगनिस्ट शीट एंड्रॉइड जैसा लग रहा है। जवाब सुनकर लियानी बोलता है, वो क्या करने वाला है? तभी शीट एंड्री उस हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलकर जोर जोर से सांस लेता है। सांस संभलने के बाद वो फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, डैम ये रैप डिवाइस इतना अनस्टेबल क्यों है? मैं सीधा कानिये के हॉट स्प्रिंग में क्यों आ गिरा? नहीं, जब तक वो देख नहीं पाई मैं कौन हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा तुरंत। पर जैसे ही वो निकलने की तैयारी करता है, उसके इर्द गिर्द एक गोल्डन एनर्जी अपीयर होती है, और ये गोल्डन एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि कानिये की होती है। वो गुस्से में उससे पूछती है, एक मेल बीस्ट, तुम्हें पता नहीं है ये जगह क्या है? शीट एंड्री अपनी बात रखने की कोशिश करता है, बोलते हुए मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। पर कानिये उसकी एक नहीं सुनती, इतने सारे रास्ते थे पर तुमने मेरे घर की छत से ही आना चूज किया। गार्ड्स इधर आओ जल्दी। अपने आप को बुरा फंसते हुए देख शीट एंड्री अपने हाथ में किसी गोल्डन चीज को लाता है और बोलता है, हाई प्रीस्ट कानिये रुकिए, मैं सच बताता हूँ, मैं आपके लिए ये स्कार रिमूवल क्रीम लाया हूँ। पर मनी मन वो अपने सिस्टम को गाली दे रहा था, डैम इट सिस्टम, तुमने मुझे हॉट स्प्रिंग में क्यों भेजा? उसका सिस्टम उसे जवाब देता है, मुझे भी नहीं पता, डायमेंशनल टेलीपोर्टेशन रैंडमली नियर बाय जगह पर ड्रॉप करता है, मुझे नहीं लगा था वो इस वक्त नहा रही होगी। अभी कानिये गुस्से लाखों से उसके हाथ में रखी स्कार रिमूवल क्रीम को देखती है, फिर एक कमांडिंग टोन में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है, इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसको पकड़ो। पकड़े जाने के डर से शीट एंड्री तुरंत ही अपने सिस्टम से बोलता है, जल्दी मुझे वापस टेलीपोर्ट करो। और देखते ही देखते उसका सिस्टम तुरंत ही टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट करता है और वहां से गायब हो जाता है। ये मंजर देखकर कानिये अपने आप पर गुस्सा जताती है, फिर बड़े ही गुस्से में अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है, आज से हाई लेवल सर्विलेंस बढ़ा दी जाएगी, कोई भी अनऑथराइज एंट्री हुई तो सीधा एक्शन होगा। उसके सारे गार्ड्स एक ही सुर में उसका ऑर्डर का पालन करते हैं, यस। शीट एंड्री की इस हरकत को देखकर लियानी डूइंग सिस्टम से पूछता है, वो क्या प्लान कर रहा था, मैं उसकी स्कीम समझ क्यों नहीं पा रहा? डूइंग सिस्टम भी कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या उसने गलती कर दी होगी? लियानी इस पॉसिबिलिटी को डिनाई करता है, नहीं वो तो एक प्रोटैगनिस्ट है, मैंने ज्यादा फीमेल नॉवेल नहीं पढ़े पर शॉर्ट क्लिप्स में देखा है कि हीरोइन अचानक हीरो के सामने गिर जाती है और कुछ ड्रामेटिक सीन क्रिएट होता है, क्या वो भी वही पुराना ट्रिक यूज कर रहा था? ये सोचकर लियानी फ्रस्ट्रेशन में मनी मन सोचता है, डैम इट, उसका मुंह तो कितना रूटलेस था। पर डूइंग सिस्टम इस सिनेरियो को रिजेक्ट करते हुए बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर डूइंग सिस्टम लियानी से बोलता है, अब क्या करें, हमने अभी कुछ किया भी नहीं और शीट एंड्री ने करप्शन वैल्यू बढ़ा दिया। डूइंग सिस्टम के बात से एग्री करते हुए लियानी बोलता है, जाने दो कानिये, आप सबसे ज्यादा कॉशियस है, पहले रिट्रीट करते हैं वरना एक्सपोज हो जाएंगे, और वैसे भी आज रात वो शायद फिर से मूव नहीं करेगा।
डूइंग सिस्टम इससे एग्री करता, राइट राइट राइट। फिर लियानी डूइंग सिस्टम को बोलता है मुझे अभी वापस ले चलो, और डूइंग सिस्टम फौरन उसे अपने रूम में टेलीपोर्ट करता है। पर जैसे ही वो अपने रूम में टेलीपोर्ट करता है, उसका रूम का दरवाजा कुफू बजाती है और बोलती है आर यू अस्लीप। कुफू की आवाज सुनकर लियानी मन ही मन सोचता है अच्छा हुआ मैं टाइम पर वापस आ गया। ये सोचते हुए वो जाकर अपना रूम का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलकर लियानी उसे जवाब देता है थोड़ी देर रेस्ट किया था पर नींद नहीं आई। कुफू उसे शर्माती हुई पूछती है मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ थोड़ी देर के लिए। लियानी उसे अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है हाँ आओ ना। अंदर आते ही कुफू अपने पॉकेट में हाथ डालती है और कुछ निकालने की कोशिश करती है। फिर कुफू अपने पॉकेट से एक ग्रीन चीज निकालती है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे ऑफर करते हुए लियानी से बोलती है ये मंगबिन कैंडी है, सफर में खरीदी थी तुम्हारे लिए, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। लियानी कुफू का प्यारा सा जेस्चर देख के कुछ देर के लिए शर्मा जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर लियानी कुफू को अपनी भाव में लेता है और बोलता है तुम जो भी देती हो मुझे सब पसंद है। कुफू भी कानी के साथ उनकी जो भी बात हुई वो लियानी को बताती है। ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा है सील हटाने का प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा। मैं उनके सामने डर नहीं दिखाती पर अंदर से थोड़ा डर लग रहा है। लियानी उसे सहानुभूति देते हुए बोलता है ये तुम्हारा डिसीजन है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, आगे भी जब तक तुम्हें मेरी जरूरत है मैं यही हूँ। लियानी की ये कंफर्टिंग बात सुनकर कुफू शर्माहट से चौंक जाती है। फिर वो तुरंत आगे बढ़कर लियानी को अपने बाहों में जकड़ लेती है और बोलती है बस एक ही उम्मीद है तुम वही इंसान बने रहो जो अब हो और पुराना लियानी में बदल मत जाना। लियानी प्यार से उसका सिर पैट करते हुए बोलता है हाँ मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, और मनी मन सोचता है पुराना लियानी अब नहीं रहा, जब तक मैं रियल वर्ल्ड वापस नहीं जाता मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। इस प्यारे सीन में डूइंग सिस्टम एक और अच्छी चीज बताता है। फीमेल विलन कानी की करप्शन वैल्यू कम हो गई और अफेक्शन वैल्यू 1 पॉइंट से बढ़ गई। रिवॉर्ड के तौर पर 50 पॉइंट्स मिले हैं। ये सुनते ही लियानी मनी मन सोचने लगा शायद उसने स्कार रिमूवल क्रीम यूज की होगी। हाँ पक्का यही हुआ होगा, अगर सच में वही है तो कल शायद मुझे एक और रिवॉर्ड मिले। फिर कुफू उसे अंदर ले जाते हुए बोलती है चलो सो जाते हैं। अंदर कुफू लियानी की गोद में होती है, उसके अंदर से एक पिंक कलर का ऑरा निकलता है। तभी वो लियानी से बोलती है कुछ ही पल में मेरा इस साल का बर्थडे आने ही वाला है। ये रियलाइज करते हुए लियानी बोलता है इसका मतलब वो एस्ट्रस पीरियड भी आने वाला है। फिर मनी मन सोचता है जब वो स्टार्ट होगा 7 दिन तक हाई कॉन्सेंट्रेशन फेरोमोन्स रिलीज होंगे। फिर कुफू एक शर्माहट भरी टोन में पूछती है तो क्या मैं इस रूम में स्टे कर सकती हूँ। लियानी हाँ में अपना सिर हिलाता है और मनी मन सोचता है अच्छा हुआ टिंग शुआन अभी भी हिबरनेशन मोड में है, नहीं तो 7 दिन की उलझन से मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं निकाल पाता। खाने के बारे में भी अब स्कार रिमूवल क्रीम की टेंशन नहीं, बस एक ही टेंशन है क्या वुल्फ किन की बॉडी 7 दिन तक फीमेल की इंटेंस नीड हैंडल कर पाएगी। ये डिजायर पीरियडिक होती है या कंटिन्यूअस। डूइंग सिस्टम जवाब देता है ये फेस्ड कंटिन्यूटी में होती है। कंफ्यूजन में लियानी फिर से पूछता है उसका मतलब क्या है। डूइंग सिस्टम जवाब देता है एस्ट्रस की 7 दिनों में वेव्स आती है, हर वेव लगभग 2 घंटे की चलती है। अगर मेल अच्छे से मैनेज करे तो हर वेव सिर्फ आधा घंटा तक रह सकती है। अगर फीमेल सेटिस्फाई ना हो तो डिस्कम्फर्ट बढ़ता रहता है। मैं सजेस्ट करता हूँ होस्ट कुछ बॉडी स्ट्रेंथनिंग फूड ले ले। कुफू को अपनी भाव में सुलाकर लियानी बोलता है ये बार बार फूड लेना थोड़ा स्कैरी लग रहा है मुझे। तभी डूइंग सिस्टम बोलता है एक बोतल 10 पॉइंट्स की है, हर बार रिसेट हो सकती है, दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं। लियानी इस वक्त हार मान चुका होता है, फ्रस्ट्रेशन में बोलता है जल्दी करो और मेरे पॉइंट्स यूज करके उसे बाय करो। फिर क्या उसके हाथ में तुरंत ही एक नीला सांड एनर्जी ड्रिंक अपीयर होती है। अगली पल बिना कुछ सोचे वो गटक लेता है मनी मन सोचते हुए बैटल का वक्त शुरू होने ही वाला है, प्रिपरेशन जरूरी है, कम से कम 1 बोतल तो होनी ही चाहिए। तुरंत ही एनर्जी ड्रिंक का असर शुरू होता है। वो एक्साइटमेंट में बोलता है पावर इफेक्ट ले रही है, टाइम आ चुका है। कुछ देर बाद कुफू का पिंक ऑरा दोबारा अपीयर होता है और वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। ये दर्शाता है कि उसका एस्ट्रस पीरियड अपने पीक पर आ चुका है। फिर कुफू अपने आंखें खोलती है, चेहरा अभी भी शर्म से लाल। वो बोलती है लियानी उसका टाइम आ चुका है। लियानी कुफू का डेस्पिरेशन देके शर्माते हुए बोलता है ये कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। कुफू अपना चेहरा उठाती है, शर्माते हुए धीरे से बोलती है लियानी मैं रेडी हूँ, आज रात मैं तुम्हारी हूँ। लियानी को कुछ ना करते हुए देख कुफू ठान लेती है कि उसको ही कुछ ना कुछ करना होगा। इसके लिए वो तुरंत लियानी के ऊपर चढ़ जाती है। कुफू से एक छोटा सा पुश और लियानी भी गेम को अपने हाथ में लेने की ठान लेता है। वो तुरंत झट से उठ जाता है और कुफू के शोल्डर से टॉप सरकाते हुए उसके ट्विन टावर्स रिवील करता है। फिर वो कुफू को अपनी गोद में लिए उसके चिन को ऊपर उठाकर सिडक्टिव टोन में बोलता है अगर मैं ज्यादा रफ हो गया तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगी। चलो थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं कुछ घंटे पहले का सीन कानिये के रेसिडेंस पे। कानिये थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उस कारिमिंग क्रीम को लगा रही थी जो उस अबला नारी ने उसे दोपहर को दिया था। लेकिन जैसे क्रीम का टच हुआ काफी टाइम बाद एक रेयर सी मुस्कान वापस आ गई हाई प्रिस्टेस के खूबसूरत चेहरे पर।
चाहे क्रीम सच में काम करे या ना करे, कम से कम वो उस अबला नारी की सच्ची नियत को दिल से अप्रिशिएट कर रही थी। लेकिन किसने सोचा था कि सिर्फ एक रात में सच में मिरेकल हो जाएगा। अगली सुबह जब कानी मिरर के सामने खड़ी हुई तो वो शॉक से भर गई। सालों से जो डरावना स्कार उसे नाइटमेयर की तरह सता रहा था, अब वो हल्का सा फेड होता हुआ लग रहा था। इस क्रीम का इफेक्ट बिल्कुल मजाक नहीं था। वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि तुरंत अपने सबऑर्डिनेट्स को बुला लिया, गार्ड्स जल्दी यहाँ आओ। इसी वक्त लियानी, जो अभी भी खुशी खुशी सो रहा था, अचानक डूइंग सिस्टम की जोर से आवाज से घबरा कर उठ गया, जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। डूइंग सिस्टम ने बताया काने का अफेक्शन 5 पॉइंट से बढ़ गया है और पॉइंट्स होस्ट के अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। डूइंग सिस्टम की इतनी एक्साइटेड रिपोर्ट सुनकर लियानी के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल आ गई। लगता है काने के स्कार्स फेड होना शुरू हो गए हैं। पॉइंट्स में छोटा सा चेंज देखकर लियानी ने अंदाजा लगा कि शायद उस औरत ने कल रात सिर्फ थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगाया होगा। पर कोई बात नहीं, ये अच्छा स्टार्ट गारंटी करता है कि अगला स्टेप और भी स्मूथली चलेगा। शायद काने ने ऑलरेडी अपने लोग उसे ढूंढने भेज दिए होंगे। और लियानी का गैस बिल्कुल 100% सही निकला। हाई प्रीस्ट के रेसिडेंस में एक सबऑर्डिनेट टेंस एक्सप्रेशन के साथ रिपोर्ट कर रहा था। हमने पूरे सिटी में सर्च किया, लेकिन कल वाली अबला नारी नहीं मिली। शायद वो ऑलरेडी टाउन छोड़कर चली गई है। ये सुनते ही कानिया हैरानी से बाहें सिकुड़ लेती है। क्या वो सच में टाउन छोड़कर चली गई? कहीं छुपके से अपने कजिन के साथ भाग तो नहीं गई? कल जब वो लड़की इतनी जिद से उस आदमी का बचाव कर रही थी, उस बात को याद करके कानिया हल्की से हंसी हंस पड़ी। वो लड़की काफी रेकलेस थी। चलो, अगर नहीं मिलती तो फोर्स करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्रीम के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी अब कंट्रोल में नहीं थी। उसने तुरंत एक और ऑर्डर दिया, हे रुको जरा, ये कंटेनर मार्केट ले जाओ और पता करो कि कौन ऐसा स्कार रिमूविंग क्रीम बेचता है। वापस आंट चुन के घर पर वो और कुफू आपस में ही कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और लियानी चेयर पर बैठे मजे ले रहा था। तभी लियानी हैरानी से डूइंग सिस्टम की स्क्रीन को देख रहा था। पोस्ट मार्केट में सब जगह डिस्कशन चल रहा है कि हाई प्रीस्ट आपको ढूंढ रही है। हम अपना नेक्स्ट मूव कब शुरू करेंगे? डूइंग सिस्टम का ओवर एक्साइटेड शक्ल देखकर लियानी ने बिल्कुल कैजुअली जवाब दिया, जल्दी करने की जरूरत नहीं। जब वो मेडिसिन से गिव अप करने लगेगी तब हम सही टाइम पर सामने आएंगे। डूइंग सिस्टम को फिर भी पुश एंड पुल स्ट्रेटेजी की टेंशन हो रही थी। अगर वो बीच में ही गिव अप कर दे तो? लियानी आराम से पीछे टिक कर कॉन्फिडेंट टोन में बोला, वो स्कार्स उसके लिए एक शर्मनाक निशान है जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अब जब उसे क्योर की होप दिख गई है तो वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। आखिर उसका कैरेक्टर सेटिंग ही जिद और कभी ना हार मानने वाला डिटर्मिनेशन का है। इसी बीच रूम के एक कोने में कुफू बस सर हिला रही थी, लियानी की अजीब हरकतों को देखकर, जो फिर से खुद से ही बातें करने में बिजी था। लड़की ने रिजाइन टोन में सोचा, चलो ठीक है, ये तो हमेशा से ही इतना अजीब रहा है। उस अजीब बात को इग्नोर करके कुफू ने फिर लियानी की तरफ ध्यान से देखा। मैंने आंट चुन के साथ बात कर ली है। कुछ दिन बाद जब मेरा ईस्टर पीरियड खत्म हो जाएगा, मैं हाई प्रीस्ट कानी से मिलकर अपना सिल खुलवाऊंगी। लेकिन इस टाइम में तुम मेरी सर्विस करते करते जरूर थक जाओगे। शिकायत करने के बजाय लियानी ने टीजिंग टोन में हंसी के साथ कहा, बिल्कुल भी थकान नहीं है, तुम जब भी ऑर्डर दोगी मैं रेडी हूँ। कुफू का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। वो थोड़ी नखरे वाली अंदाज में बोलने लगी, आंट चुन अभी भी यहाँ है, ऐसे केयरलेस बातें मत करो। उसकी ऑकवर्ड रिएक्शन देखकर लियानी का दिल धड़क उठा। ये लड़की इतनी क्यूट कैसे हो सकती है? लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि कुफू का चेहरा और भी लाल होता जा रहा है, बिल्कुल उबले हुए क्रैब जैसा। तभी उसे समझ आया कि उसके अंदर की तारीफ गलती से जोर से मुंह से निकल गई थी। पर वो करता भी क्या, ये तो सच था। ये छोटी सी फॉक्स सच में बहुत ही खूबसूरत थी। उस ऑकवर्ड मूवमेंट के बीच कुफू ने अचानक सर झुकाकर धीरे से कहा, जब मेरी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी तब मैं तुम्हारे साथ इतना वक्त नहीं बिता पाऊंगी। ये सुनते ही लियानी को ओरिजिनल नॉवेल का प्लॉट याद आ गया। जब कुफू की पावर फुल्ली रिस्टोर हो जाएगी तब वो अपने पेरेंट्स के पुराने सबऑर्डिनेट से कांटेक्ट करने में बिजी हो जाएगी, क्लैन की पावर दोबारा बिल्ड करने के लिए। 1 साल बाद तो ये लड़की अपनी खुद की आर्मी लीड करेगी और ट्रेडर्स को हंट करेगी। उस एपिक डेस्टिनी को याद करके लियानी ने सीधा सर हिला दिया, मैं हमेशा पीछे से तुम्हारा लॉयल सपोर्टर रहूंगा। किसी वजह से लियानी की अभी की बातें बिल्कुल वैसे लग रही थी जैसे कोई सीधी सादी पत्नी शिकायत कर रही हो जिसका पति आउट ऑफ टाउन बिजनेस ट्रिप पर चला गया हो। ये स्वीट प्रॉमिस सुन के कुफू हल्की सी मुस्कुराई, थोड़ी अम्यूज्ड सी। फिर बहुत धीमी आवाज और शर्मिला एक्सप्रेशन के साथ कुफू ने पूछा, क्या मैंने कल रात तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया? हमारे लियानी ने तुरंत सीना फुलाकर गर्व से कहा, इतना भी बुरा नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी भी हैंडल कर सकता हूँ। इस मेहनत भरे काम के रिवॉर्ड के तौर पर कुफू अचानक झुककर लियानी के फोरहेड पर हल्का सा किस कर लेती है और कुफू के होठों के कोने पर एक बहुत ही मीठी सी मुस्कान आ जाती है। थैंक यू लियानी। उधर भीड़भाड़ वाले मार्केट एरिया में कानी के सर्वेंट्स अभी भी इधर उधर घूमकर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे। वो लोग 7 बड़े मेडिसिन शॉप में जा चुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस मिस्टीरियस क्रीम के बारे में बिल्कुल भी क्लू नहीं मिला। एक सर्वेंट फ्रस्ट्रेट होकर बोला, अगर कोई और टीम इसे ढूंढ लेती है तो सिग्नल बीकॉन लॉन्च कर देती।
हाई प्रीस्ट इस मैटर को लेकर बहुत कंसर्न है, इसलिए चाहे कुछ भी हो हमें वो ऑइंटमेंट खरीदना ही पड़ेगा। इसी बीच शी टियानरुई जो दूर से छुपकर उनकी मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा था, धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसका दिमाग ही ब्लैंक हो रहा है। पूरा दिन वो सर्वेंट्स का पीछा करता रहा, देख रहा था कि वो मिस्टीरियस इंसान और अजीब मेडिसिन को ढूंढने में कितनी बिजी है। वो उलझन में खुद से बोल पड़ा, जितना मुझे याद है ओरिजिनल नॉवेल में ऐसा सीन तो नहीं हुआ था। क्या सच में कोई और टाइम ट्रेवलर जानबूझकर प्लॉट को डिस्टर्ब कर रहा है? फिर उसने थोड़ा सोचा और भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन अजीब बात यह है कि मैं पूरा दिन अपने रेसिडेंस के आसपास गार्ड पर था, फिर भी कोई सस्पिशियस बंदा आते जाते नहीं देखा। फिर वक्त तेजी से गुजर गया। कुफू का वो लंबा और एनर्जी ट्रेनिंग स्ट्रेस पीरियड जो 7 दिन और 7 रात चला था, आखिर खत्म हो गया। अब कुफू का ऑरा पहले से कई ज्यादा चमकदार, खूबसूरत और फ्रेश लग रहा था, बिल्कुल उस लोटस फ्लावर की तरह जो अभी अभी पानी से खिलकर निकली हो। मूवमेंट सही देखकर लियोनी ने कुफू को ऑर्डर दिया कि वो अपना स्कार रिमूविंग क्रीम कानिए के पास ले जाए। ये अजीब रिक्वेस्ट सुनकर कुफू को अचानक प्रीस्ट के गार्ड की वो बातें याद आ गई जो उसने कुछ दिन पहले सुन ली थी। उसने सरप्राइज भरी नजर से लियोनी को देखा। उस वक्त जो मेडिसिन उनके पास थी वो बिल्कुल इसी जैसी लग रही थी जो तुमने मुझे दिया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर कुफू ने अपने हाथ में रखे क्रीम को ध्यान से देखा। उसका शक और बढ़ने लगा। जितना ज्यादा मैं इसे देख रही हूँ उतना ही लग रहा है कि ये वही है। अपने डिस्गाइज का ऑलमोस्ट एक्सपोज होने का एहसास होते ही लियोनी ने कैजुअली एक बिलीवेबल बहाना बना दिया। उसने कहा कि वो बस चाहता है कि कुफू का हाई प्रीस्ट पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। अगर हम किसी से मदद मांगने जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जा सकते। वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए और गिफ्ट्स भी प्रिपेयर किए हैं, बाद में सब ले जाना। उसकी जेंटल परसुएशन से कुफू मान गई और सीधा सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे समझ आ गया। लेकिन फिर कुफू का एक्सप्रेशन थोड़ा हैवी हो गया जब उसे रियलाइज हुआ कि उन्हें कुछ वक्त के लिए अलग रहना पड़ेगा। शायद हमें कुछ दिन अलग रहना पड़े, हो सकता है 10 दिन या आधा महीना लग जाए वापस आने में। लियोनी ने रियश्योरिंग स्माइल दी। उसकी आवाज बहुत ही जेंटल थी। कोई बात नहीं, चाहे जितना भी वक्त लगे, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तुम वापस घर आओगी। अगली सुबह कानी के रेसिडेंस में काफी लाइवली एटमॉस्फेयर था। जगह बीस्ट ह्यूमन रेस की औरतों से भरी हुई थी जो गिफ्ट्स लेकर आई थी। कुफू जो तरह तरह के लग्जरी गुड्स और ज्वेलरी लाई थी, उन्हें देखकर होस्ट को जरा भी इंटरेस्ट नहीं हुआ। कानी ने पोलाइटली गिफ्ट का वो ढेर रिजेक्ट कर दिया। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। कानिए का ठंडा रिएक्शन देखकर कुफू को तुरंत समझ आ गया कि उसके एक्सपेंसिव गिफ्ट बिल्कुल भी हाई प्रीस्ट के टेस्ट से मैच नहीं करते। फिर उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया, क्या मुझे वो क्रीम ट्राई करना चाहिए जो लियोनी ने दिया था? कौन जाने, शायद वही मेडिसिन हो जिसे वो ढूंढ रही हो। फिर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कुफू ने अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें स्कार रिमूविंग क्रीम था। हाई प्रीस्ट, मेरे पास एक और गिफ्ट भी है। जैसे ही कानी की नजर उस क्रीम के बॉक्स पर पड़ी, उसका पहले का काम एक्सप्रेशन तुरंत शॉक में बदल गया। उसने थोड़े अर्जेंट टोन में पूछा, ये मेडिसिन तुम्हें कहाँ से मिला? लियोनी ने जो स्क्रिप्ट उसे पहले से सिखाई थी उसके मुताबिक कुफू स्मूथली झूठ बोलने लगी। मेरे फैमिली ने इसे एक ट्रेवलिंग हीलर से खरीदा था। मेडिसिन का सोर्स सुनते ही कानी की आंखों में तुरंत होप की चमक आ गई। क्या तुम सच में ये मुझे देने को रेडी हो? कुफू मीठी सी स्माइल के साथ बॉक्स उसे दे देती है। ऑफ कोर्स, मैं ये स्पेशली आपके लिए ही लाई हूँ। कानी इतना इम्पेशेंट हो गई कि तुरंत वहीं पर मेडिसिन बॉक्स खोल दिया। और सच में उसकी स्मेल और अपीयरेंस बिल्कुल वही थी जो उसने पिछली रात यूज की थी। हाई प्रीस्ट का दिल तुरंत खुशी से भर गया। उसका पहले का ठंडा एटीट्यूड पूरी तरह बदलकर बहुत फ्रेंडली हो गया। मिस कुफू, तुम्हारी सील खोलने के मेथड के बारे में मैं कुछ दिन सोचना चाहती हूँ। शायद मैं कोई ऐसा तरीका ढूंढ लूं जिसे बाद में तुम्हें कम दर्द सहना पड़े। कुफू के जाने से पहले कानी ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट रख दी। एक और बात, क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ दे सकती हूँ? अपने फैमिली से पूछना कि उन्होंने ये मेडिसिन एग्जैक्टली किस ट्रैवलिंग हीलर से खरीदी थी। हाई प्रीस्ट के इतने अचानक बदले हुए एटीट्यूड को देखकर कुफू एक पल के लिए बिल्कुल स्टन रह गए। फिर समझकर धीरे से सिर हिला दिया और अगली पल कानी ने अपनी उंगलियां जोड़कर एक मैजिक सील चांट करना शुरू कर दिया। जल्दी उसकी मैजिकल एनर्जी क्रिस्टल बनाने लगी और उसके पाम के ऊपर एक ब्लड रेड स्टोन बनकर तैरने लगा। ये मैजिकल आइटम उसके खुद के स्पिरिचुअल पावर से इन्फ्यूज था और उसके अपने खून से नरिश किया गया था। उसने वो स्टोन कुफू को दे दिया। इस स्टोन को संभाल कर रखना और रोज अपने साथ कैरी करना। तुम्हारा सील खोलने के प्रोसेस में ये बहुत मदद करेगा। कुफू अपना सिर झुकाकर वो क्रिस्टल एक्सेप्ट करती है और थैंक यू हाई प्रीस्ट बोलकर वहाँ से निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कुफू के हाउस कोर्टयार्ड पर। उधर हमारा हीरो जो घर पर आराम कर रहा था, उसका सिर दर्द से फट रहा था। सिस्टम शॉप के आइटम सच में काफी टेम्पटिंग और वैरायटी से भरे हुए थे, लेकिन जो आइटम सच में यूजफुल था वो इतना महंगा था कि सीधा गरीबी की तरफ ले जाता है। उसे समझ आ गया कि फीमेल विलन्स को जल्दी अवेकन करना पड़ेगा ताकि ज्यादा पॉइंट्स मिल सके।
इसी बीच उसका डे ड्रीम का दौरान डूइंग ने डिटेक्ट किया कि कहानी का अफेक्शन पॉइंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। सिस्टम स्क्रीन पर एक छोटा सा स्टार चमक उठा। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक्स्ट्रा 100 पॉइंट्स रिवॉर्ड मिले हैं। यह सुनते ही लियोनी के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन भरी स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि उसकी स्ट्रेटेजी सच में काम की थी। शुरू के स्टेज में बिना अपना चेहरा दिखाए भी वो अपना अफेक्शन पॉइंट्स हार्वेस्ट कर रहा था। कानिए के बॉडी पर जो वुंड्स थे वही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थे। ये प्रोग्रेस देखकर डूइंग सिस्टम थोड़ा डाउट में पूछ बैठा, अगर स्कार्स पूरी तरह से ठीक हो गए तो क्या करप्शन लेवल फिर से 0 हो जाएगा? लियोनी ने धीरे से सिर हिला दिया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया। बॉडी के स्कार्स तो उसके दर्द का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। उसके फैमिली ट्रेजेडी से जो इमोशनल वुंड्स मिले हैं उनको एक एक करके ओवरकम करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। उनके बातचीत के बीच लियोनी को अचानक याद आया कि उसका एक्सक्लूसिव सिस्टम शॉप जल्दी ही लेवल 3 पर अपग्रेड होने वाला है। डूइंग सिस्टम की आंखें तुरंत एक्साइटमेंट से चमक उठी। जब लेवल 3 पर पहुंच जाऊंगा तो 10% डिस्काउंट कूपन अनलॉक होगा और वो भी 5 बार स्टैक हो सकता है। वाह, फिर शॉपिंग काफी सस्ती हो जाएगी। ये सुनते ही लियोनी ने तुरंत अपने छोटे सिस्टम की तारीफ की। डूइंग, कितना रेयर होता है जब तुम मेरे लिए कोई यूजफुल न्यूज लाते हो। ज्यादा देर नहीं होती कि लियोनी किसी के अचानक आने से सरप्राइज हो गया। अरे कुफू, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? हाई प्रीस्ट के रेसिडेंस से लौटकर आई कुफू चमकती हुई मुस्कान के साथ खड़ी थी। कुफू अपनी खुशी छुपा ही नहीं पा रही थी और तुरंत एक्साइटेड होकर सब कुछ बताने लगी। हाई प्रीस्ट का एटीट्यूड बहुत ही काइंड था। उन्होंने कहा है कि वो मेरी सील खोलने का एक और सेफर तरीका ढूंढेगी और उन्होंने मुझे ये रेड ब्लड स्टोन भी दिया। फिर कुफू स्टोन दिखाते हुए बोली, इस स्टोन की वजह से मैं अपनी पावर का पहला लेयर अनलॉक कर पाई। पूरी कहानी बताने के बाद कुफू की नजर धीरे धीरे लियोनी पर और गहरी हो गई, प्यार से भरी हुई। वो अपनी फीलिंग्स और कंट्रोल नहीं कर पाई और अचानक उस पर झुककर उसके होठों पर एक पैशनेट किस कर दिया। उसी वक्त सिस्टम में जो स्टार इंडिकेटर पहले पिंक था वो अचानक फटकर डीप रेड हो गया। डूइंग सिस्टम बिल्कुल स्पीचलेस रह गया, पूरी तरह से शॉक में। इतने सालों में एआई सिस्टम होने के बाद भी उसने कभी पिंक स्टार को ब्राइट रेड हार्ट में इवॉल्व होते हुए नहीं देखा। पता चला कि एक फुली कॉन्शियस वुमन के फीलिंग पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं। सिस्टम अभी भी कंफ्यूजन में था कि रिवॉर्ड नोटिफिकेशन फिर से बच उठी। कांग्रेचुलेशन हो, 5 मिनट से कम वक्त में आपकी सिस्टम शॉप लेवल 3 तक अपग्रेड हो गई है। इतनी बड़ी खुशी मिलने पर लियोनी अपने आप को रोक नहीं पाया और कुफू के गालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तुम सच में मेरी लकी स्टार हो कुफू। फिर बिना हिचकिचाहट के उसने भी उसका किस वापस कर दिया, एक मीठा सा रिवॉर्ड। लेकिन अगले ही पल रोमांस का मूड टूट गया जब उन्होंने देखा कि आंट चुन वही खड़ी थी और सब कुछ देख रही थी और कुफू का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। कुछ वक्त बाद एक रूम में कुफू को देखा गया जो अपने बॉडी के अंदर उठ रही ब्लड एनर्जी की तेज लहरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो पूरी ताकत लगाकर उस वाइल्ड ब्लड फ्लो को सील पॉइंट पर हिट करने के लिए गाइड कर रही थी। इतना एक्सट्रीम प्रोसेस इतनी नजदीक से देखकर लियोनी खुद कुफू से भी ज्यादा नर्वस और पसीने में भीग गया था। कैसे लग रहा है, तुम ठीक तो हो ना? कुफू ने हाफते हुए एक हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। काम कर गया। लेकिन यह बोलते ही अगले ही सेकंड कुफू अचानक घुटनों पर गिर गई और अपना सीना पकड़कर दर्द से कर्रा उठी। अपनी प्यारी औरत को इतने दर्द में देखकर लियोनी का दिल दुख गया। कुफू, क्या हुआ? ये क्लियरली फोर्स्ड अनसीलिंग का साइड इफेक्ट था। इतने लंबे वक्त तक उसके बॉडी ने इतनी पावर सर्च फील नहीं की थी और अब उसका कमजोर जिस्म उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। अपनी प्यारी औरत को इतने दर्द में देखकर हमारे हीरो का दिल दुख गया। वो प्यार भरे लहजे में उसे समझाने लगा, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर से ट्राई करेंगे। लेकिन कुफू की नेचर ही जिद दी थी, नहीं, मैं अब भी खत्म करना चाहती हूँ। मुझे इस फर्स्ट लेयर की डार्कनेस अभी के अभी खोलनी है। उसने लियोनी की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और फिर से ब्लड स्टोन की मैजिकल पावर समन करने पर जोर दिया। बार बार अपनी ब्लड एसेंस ड्रेन करके वो सील की डिफेंस तोड़ने की कोशिश करती रही। काफी अटेम्प्ट्स के बाद अचानक कुफू ने भाई सिकोड़लिया फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ धीरे धीरे अपनी एनर्जी डिस्पर्स कर दी। मेरी मेंटल एसेंस अचानक कम क्यों नहीं हो रही? ये फेलियर सुनते ही लियोनी तुरंत घबरा गया। क्या हमें हाई प्रीस्ट के पास जाकर पूछना चाहिए? कुफू ने कमजोर से हेड शेक किया और सिचुएशन समझाई। जरूरत नहीं, गलती मेरी है, मैं बहुत जल्दी कर रही थी। मैंने ब्लड स्टोन के अंदर जो मैजिकल पावर का फ्लो है उसे प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। लगता है अगले 3 दिन मुझे सिर्फ कल्टीवेशन पर फोकस करना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता और मुझे कुछ खाने पीने की भी इजाजत नहीं होगी। इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन सुनकर लियोनी ने बिना हिचकिचाए तुरंत हाँ कर दी और कुफू को सपोर्ट किया। ठीक है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, घर के सारे काम मुझे दे दो। कंप्लीटली सेक्लूजन में जाने से पहले कुफू ने धीमी आवाज में एक और बात कही। एक और बात लियोनी, मुझे लगता है कि हाई प्रीस्ट मेडिसिन के बारे में पूछने यहाँ आ सकती है। अगर तुम्हें उस ट्रैवलिंग हीलर के बारे में कोई न्यूज मिले तो मेरी तरफ से उन्हें बता देना। लियोनी ने अपनी सबसे वार्म स्माइल के साथ जवाब दिया। ये क्या कह रही हो? मैं ये सब दिल से और खुशी खुशी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ।
उन मीठी और रियश्योरिंग बातों को सुनकर कुफू खुद को रोक नहीं पाई। वो तुरंत आगे बढ़कर उसे जोर से हक कर लेती है। लियोनी, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो। उधर कानिए रेसिडेंस के बैकयार्ड के हॉट स्प्रिंग्स में एटमॉस्फेयर काफी शांत था। एक सर्वेंट बहुत ही केयरफुली अपने मास्टर की बैक पर बचा हुआ स्कार रिमूविंग क्रीम लगा रही थी। हाई प्रीस्ट कानिए ने धीमे आवाज में पूछा, कितना ऑइंटमेंट बचा है? सर्वेंट ने बहुत पोलाइट और थोड़ी रिग्रेट भरी टोन में जवाब दिया, हाई प्रीस्ट, क्रीम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर काउंट करें तो अभी आधा स्कार ही बाकी है जहाँ लगाना रह गया है। कानिए ने समझकर सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, क्योंकि स्कार का आधा हिस्सा वाकई फेड होना शुरू हो गया था। उसने तुरंत एक नया ऑर्डर दिया, तो मेरे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करो, कल मैं खुद मिस कुफू के रेसिडेंस पर जाऊंगी। अब उसका दिल उम्मीद से भर चुका था। जो डरावने वुंड्स उसके खूबसूरत बॉडी को खराब कर रहे थे, अब उनके हमेशा के लिए गायब होने की उम्मीद नजर आ रही थी। उधर लियोनी के रेसिडेंस पर बिल्कुल ऑपोजिट सीन था। कुफू ऑफिशियली अपना क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू कर चुकी थी। लियोनी ने बाहर से धीरे से डोर बंद कर दिया ताकि उसे पूरी प्राइवेसी मिल सके। जैसे ही डोर अच्छे से बंद हुआ, आंट चुन जो बाहर टेंशन में वेट कर रही थी तुरंत उसके पास दौड़ कर आई। प्रिंसेस कैसी है? लियोनी ने जल्दी से उसे रीअश्योर किया ताकि लॉयल सर्वेंट और पैनिक ना करे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अनसीलिंग प्रोसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अब वो अपनी ब्लड एनर्जी को दोबारा बैलेंस करने के लिए सेक्लूजन में कल्टीवेशन कर रही है। जाते जाते लियोनी को एक और बात याद आई और उसने पास खड़े आंचून की तरफ मुड़कर कहा, आंचून, स्कार रिमूविंग क्रीम की अभी भी 3 बॉटल्स बची हुई है। अगर हाई प्रीस्ट यहाँ उसे ढूंढते हुए आए तो उन्हें ये दे देना। लियोनी ने जानबूझकर एक बिलीवेबल एक्सक्यूज बना लिया ताकि उसे अपने टारगेट से सीधा फेस टू फेस मिलना ना पड़े। और वैसे भी शायद ये 3 बॉटल्स भी उसके लिए काफी नहीं होंगी। कल मैं बाहर जाकर उस लोकल हीलर को दोबारा ढूंढने की कोशिश करूंगा। तब तक अगले 3 दिन कुफू के डोर के अच्छे से गार्ड करना, किसी को भी अंदर जाने मत देना। आंचुन का एटीट्यूड अब लियोनी के लिए काफी बदल चुका था। अब उसकी टोन पहले से कहीं ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गई थी। साफ पता चल रहा था कि लॉयल सर्वेंट ने अपने मास्टर और इस आदमी के रिलेशनशिप को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। लियोनी ने उस चेंज को देखकर प्यार से स्माइल की, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया आंचुन। जब कुफू क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी थी, लियोनी ने डिसाइड किया कि वो अपना फ्री टाइम एक और फीमेल विलन से मिलने में यूज करेगा, और वो कोई और नहीं, टिंग शुआन थी, जो अभी भी हिबरनेशन में थी। अपने दिल में उसने सब कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर ली थी। 3 बॉटल्स का ऑइंटमेंट पूरे वुंड्स को ठीक करने के लिए बिल्कुल काफी नहीं होगा। कानिया ऑलमोस्ट पक्का बाद में फिर से उसे ढूंढने आएगी। लियोनी ने जानबूझकर सारी मेडिसिन एक साथ नहीं दी, क्योंकि उसका प्लान था कि हाई प्रीस्ट कानिया का दिल स्टेप बाय स्टेप जीतना। और अब वक्त आ गया था छोटी टिंग शुआन से मिलने का, जिससे वो काफी टाइम से नहीं मिला था, उसे वार्म रखने के लिए। और जब वो उठे तो उसके पास खाना हो। लियोनी ने जानबूझकर उसके लिए एक गर्म गूज डाउन ब्लैंकेट खरीदा था और उसके पास कई प्लेट्स टेस्टी खाने की रख दी थी। उसे उम्मीद थी कि जब टिंग शुआन ये सब देखेगी तो जरूर इमोशनल हो जाएगी, और अगर वो ऑलरेडी मूव हो गई तो उसके अफेक्शन पॉइंट्स डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये पीसफुल प्लान अचानक टूट गया जब उसका डूइंग सिस्टम पैनिक में चीख उठा। वो सिस्टम डिटेक्ट कर रही कि टिंग शुआन की करप्शन वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। यह इमरजेंसी वार्निंग सुनते ही लियोनी बिल्कुल घबरा गया। हो सकता है वो किसी नाइटमेयर में फंस गई हो जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम डार्कनेस लेवल तक पहुंच चुका है। डूइंग सिस्टम, जल्दी कोई सोल्यूशन सोचो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिस्टम हमें दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा। अपने मास्टर के पैनिक के बीच में छोटा असिस्टेंट काफी रिलैक्स टोन में बोला, पैनिक करने की जरूरत नहीं है होस्ट, आप एक ड्रीम एंट्री टलिस्मन खरीद सकते हो और उसके ड्रीम वर्ल्ड में एंटर कर सकते हो। काफी चीप है, सिर्फ 100 पॉइंट्स खर्च करने का सोचकर लियोनी इरिटेट तो हुआ, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। मैं तो तुम सब के चक्कर में पागल हो जाऊंगा, ठीक है अभी खरीदता हूँ। जैसे टलिस्मन एक्टिवेट हुआ, डूइंग सिस्टम ने तुरंत उसकी कॉन्शियसनेस डाटा लोड कर दी। लियोनी का बॉडी तुरंत ट्रांसपोर्ट हो गया। सिर्फ 2-2.5 सेकंड्स में वो उछलकर टिंग शुआन के नाइटमेयर रेल्म में जा गिरा। तुरंत डूइंग सिस्टम की आवाज गूंज उठी, हो जल्दी से उधर देखिए। उसके सामने जो सीन था वो दिल तोड़ देने वाला था। टिंग शुआन अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी और डर के मारे भाग रही थी। गांव के कई बड़े लोग उसके पीछे गुस्से से दौड़ रहे थे। छोटी टिंग शुआन अपने हाथ में चोरी की हुई मीट का एक टुकड़ा जोर से पकड़े हुए थी। घबराहट में भागते भागते उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा गया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। एक विलेजर ने तुरंत उसका छोटा सा बॉडी पकड़ लिया और सख्त आवाज में चिल्लाया, इधर दे उसे, अगर दोबारा इस गांव में दिख गई ना तो जान से मार देंगे तुझे। दूसरा विलेजर भी ठंडी हंसी के साथ बोला, तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी भी उसके बाप की वजह से थोड़ा रिस्पेक्ट बचा है, वरना अगली बार इतनी लकी नहीं होगी। दूर खड़े लियोनी ने देखा कि छोटी टिंग शुआन के बॉडी से धीरे धीरे एक घनी नफरत की ऑरा निकल रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि कौन से पास्ट इवेंट्स ने इस लड़की के दिल तोड़ दिया था, इसलिए बड़े होकर डार्कनेस की क्वीन इतनी क्रूअल और सब पर शक करने वाली बन गई थी।
ये मेंटल टॉर्चर देखकर लियोनी से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा, उसके पास झुककर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना। लेकिन ट्रॉमा से गुजरी छोटी टिंग शुआन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। फिर अचानक टिंग शुआन रुक गई। वो हैरानी से उस आदमी के हैंडसम चेहरे को घूर कर देखने लगी। गॉड का मैसेंजर। सिस्टम के अंदर से डूइंग सिस्टम ने तुरंत एक्सप्लेन किया, होस्ट, इस ड्रीम में उसकी मेमोरीज थोड़ी मैनिपुलेट हो चुकी है, लेकिन आपके साथ उसकी क्लोजनेस खत्म नहीं होगी। ये सुनकर लियोनी समझ गया। उसने बहुत जेंटली टिंग शुआन के सिर पर हाथ फेर दिया। मैं कोई गॉड का मैसेंजर नहीं हूँ, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने आया हूँ। मुझ पर ट्रस्ट करो, अब कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। उस वार्मथ को महसूस करके छोटी टिंग शुआन का दिल पिघल गया। आखिर उसने मान लिया और अपना छोटा सा हाथ उस आदमी के पाम पर रख दिया। फिर दोनों मिलकर एक सेफ जगह ढूंढने निकल पड़े। इस बार लियोनी ने बिना सोचे 200 पॉइंट्स खर्च कर दिया और एक टेम्पररी शेल्टर क्रिएट कर दिया। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात यह हुई कि टिंग शुआन ने बिल्डिंग देखकर मना कर दिया। ये ह्यूमंस का घर है, मैं अंदर नहीं जाना चाहती। लियोनी ने पेशेंस से समझाया, नहीं, ये ह्यूमन हाउस नहीं है। ये घर मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम्हें डर लगे तो यहाँ छुप सकती हो, ये घर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। ये मीठी बातें सुनकर टिंग शुआन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत अपने सेवियर को जोर से हक कर लेती है। उसके चेहरे पर एक लॉस्ट और वरीड एक्सप्रेशन था। मैसेंजर ऑफ गॉड, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? लियोनी ने भी उसे वार्मली हक किया और बहुत रिएश्योरिंग टोन में बोला, बिल्कुल नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। मिरेक्युलसली ड्यूइंग सिस्टम में टिंग शुआन का डार्कनेस लेवल इंडिकेटर तुरंत तेजी से कम होने लगा। छोटी टिंग शुआन ने ऊपर देखकर उम्मीद भरी नजर से पूछा, तो जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या हम बच्चे पैदा कर सकते हैं? लियोनी के दिमाग में डूइंग सिस्टम तुरंत एक्साइटेड होकर बोला, जल्दी जवाब दो। इमोशंस और दया में बहकर लियोनी ने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। हाँ, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हम साथ रहेंगे। ड्रीम रेस्क्यू मिशन स्मूथली चलता देखकर डूइंग सिस्टम कैजुअली बोला, ठीक है, काम हो गया। और हाँ, एक छोटा सा रिमाइंडर, ड्रीम्स में की गई प्रोमिसेस परमानेंटली मेमोरी की तरह उसके माइंड में इम्प्रिंट हो जाती है। जब वो हिबरनेशन से बाद में जागेगी, तुम्हारे साथ रहने की उसकी डिजायर और भी स्ट्रॉन्ग होगी। ये सुनते ही लियोनी इरिटेट हो गया और गुस्से में बोल पड़ा, ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया है ना। उसकी इरिटेशन को इग्नोर करते हुए लियोनी ने धीरे धीरे टिंग शुआन को शेल्टर के अंदर ले गया और ड्रीम वर्ल्ड का ये थका देने वाला सफर आखिरकार सेफली खत्म हो गया। जैसे उसकी कॉन्शियसनेस वापस रियल वर्ल्ड में आ गई, लियोनी को टिंग शुआन की सफरिंग और ज्यादा समझ आने लगी। आखिर कौन इविल नहीं बनेगा अगर उसे रोज रोज ऐसे डार्क मेमोरीज दोबारा जीने पर मजबूर किया जाए और मेंटल टॉर्चर से गुजरना पड़े। बचपन से अकेली बड़ी हुई, पता नहीं कितने कड़वी मुश्किलें उसने अकेले ही झेली होंगी। लियोनी दिल से ये उम्मीद कर रहा था कि जो सेफ हाउस उसने ड्रीम में बनाया है, शायद वो टिंग शुआन के फ्रेजाइल हार्ट से डार्कनेस का साया को थोड़ा दूर कर सके। लेकिन वो अभी चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक डूइंग सिस्टम फिर से चीख पड़ा और उसका दिल ऑलमोस्ट रुक गया। डैम, करप्शन वैल्यू फिर से बढ़ रहा है। लियोनी बिल्कुल शॉक में जम गया। क्या? अभी तो मैं वहाँ से निकला हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुए। डूइंग सिस्टम की आवाज अब और ज्यादा पैनिक में थी। लगता है इस बार वो और भी गहरी नाइटमेयर में फंस गई है। होस्ट अब क्या करे? उसी पल लियोनी ने एक डेस्परेट डिसीजन ले लिया। और क्या कर सकते हैं, हम दोबारा उसके ड्रीम में जा रहे हैं, चाहे मुझे अपने पॉइंट से क्यों ना खर्च करने पड़े। और बिना टाइम वेस्ट किए उसने एक और ड्रीम एंट्री तलिस्मान एक्टिवेट कर दिया। पिछली बार की तरह ही मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ और एक पल में ही वो फिर से उसी जगह जा गिरा। जमीन पर पैर पड़ते ही लियोनी ने तुरंत चिल्ला कर कहा, डरो मत टिंग शुआन, मैं आ गया। लेकिन इस बार सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल से बाहर थी और एटमॉस्फेयर बहुत टेंस था। अचानक उस वुडन हाउस से जो उसने बनाया था, घना काला धुआं बाहर निकलने लगा। ब्लैक मिस्ट एक वॉर्टेक्स की तरह घूमने लगा और लियोनी का बॉडी जोर से उसके अंदर खींच लिया गया। वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उस मिस्ट के एंड पर जो फिगर खड़ी थी वो कोई रोती हुई बच्ची नहीं थी, वो एक एडल्ट टिंग शुआन थी। जैसे ही लियोनी पास आया, टिंग शुआन ने तुरंत उसे जोर से जमीन पर दबा दिया। उसकी आंखों में कोल्ड मर्डरस ग्लेयर था। टिंग शुआन ने ठंडी और तीखी आवाज में कहा, तुमने कहा था जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम आओगे, लेकिन 10 साल हो गए, तुमने एक भी बार मुझसे मिलने नहीं आए। लियोनी की आंखें शॉक से फैल गई। रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 मिनट गुजरा था, लेकिन ड्रीम वर्ल्ड में टाइम का फ्लो इतना फास्ट था कि पूरा 10 साल निकल चुके थे। जो टिंग शुआन एक फ्रेजाइल बच्ची थी, वो एक पल में ही बदलकर एक वेंचफुल एडल्ट वुमन बन चुकी थी। अचानक टिंग शुआन ने उसे खींचकर वुडन हाउस के अंदर ले लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सिसकियां लेते हुए उसने अपना गुस्सा और दर्द निकाला। झूठ बोलते हो तुम, बिल्कुल झूठ, तुम 10 साल तक कभी मुझसे मिलने नहीं आए। लियोनी ने बहुत ही जेंटली उसे समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये सब बस एक ड्रीम है। रियल वर्ल्ड का 1 सेकंड यहाँ 10 साल के बराबर हो सकता है।
फिर उसने सीरियस टोन में कहा, और अभी भी तुम अपनी ही नाइटमेयर में फंस चुकी हो। अगर तुम यही डूबती रही तो शायद कभी रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाओगी। लेकिन डार्कनेस की क्वीन टिंग शुआन ने ठंडी नजर से मुंह फेर लिया। मुझे यकीन नहीं, तुम फिर से मुझे झूठ बोल रहे हो। उसकी जिद देखकर लियोनी ने एक लंबी सांस ली। अगर मैं सच में तुमसे झूठ बोलना चाहता तो क्या मैं दोबारा यहाँ वापस आता तुम्हें ढूंढने? फिर उसने सीधा कहा, सुनो टिंग शुआन, अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें इस नाइटमेयर से खुद को आजाद करना होगा। उसके चेहरे पर सिंसियरिटी देखकर टिंग शुआन की आंखों का गुस्सा धीरे धीरे सॉफ्टन होने लगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन रख दी। मैं इस ड्रीम को छोड़ दूंगी अगर तुम मेरे साथ एक बेबी मेकिंग रिचुअल करने के लिए रेडी हो। फिर टिंग शुआन उसे गले लगाकर एक अटल टोन में बोलती है, माँ ने कहा था कि अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो तुम उनके साथ बच्चा पैदा करना चाहोगे। लियोनी का दिमाग तेजी से चलने लगा। सपने में मेटिंग करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर अभी उसने मना कर दिया तो टिंग शुआन शायद हमेशा के लिए डार्कनेस में डूब जाएगी। फिर उसने तुरंत फॉर्मली सिर हिला दिया, ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं फ्यूचर लाइफ्स में भी तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, और जहाँ तक मीटिंग की बात है तुम जो चाहे कर सकती हो। ये सुनते ही टिंग शुआन का सैड एक्सप्रेशन तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक खुशी भरी स्माइल आ गई। खूबसूरत टिंग शुआन तुरंत एक खुश छोटे रैबिट की तरह लियोनी की बाहों में कूद गई और उसे किस कर दिया। लियोनी भी किधर रुकने वाला था। उसने टिंग शुआन के ट्विन टावर्स पर तुरंत झपट्टा मारा और उन्हें टारगेट किया। और नेक्स्ट रिचुअल सीन बेसिकली एक रूटीन मूवमेंट ही था। बाकी आप सब तो समझदार हो ही। कुछ देर बाद अचानक डूइंग सिस्टम की लाउड साउंड उसके दिमाग में गूंज उठी। कांग्रेचुलेशन हो, रियल वर्ल्ड में टिंग शुआन का करप्शन वैल्यू रुक गया है और वो सक्सेसफुली अपनी नाइटमेयर से बाहर आ गई है। उसके अफेक्शन पॉइंट्स अनप्रेसिडेंटेड लेवल से बढ़ रहे हैं। सिस्टम बैलेंस में 500 पॉइंट्स का रिवॉर्ड ऐड कर दिया गया है। टिंग शुआन बेड पर सोई हुई थी पर उसकी अफेक्शन पॉइंट्स 3 स्टार तक बढ़ चुकी थी। अब क्वीन ऑफ डार्कनेस टिंग शुआन को अवेकन करने का रास्ता उसके सामने साफ नजर आ रहा था। और क्योंकि टिंग शुआन अभी भी अपनी लंबी हिबरनेशन कंटिन्यू कर रही थी और कुफू अगले 3 दिन तक क्लोज डोर कल्टीवेशन में बिजी थी, लियोनी ने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है नेक्स्ट फीमेल विलन रुआन लिंगजू के पास जाने का। ओरिजिनल नॉवेल के प्लॉट के अकॉर्डिंग रुआन लिन क्लैन के हेड रुआन लिंगजू को जो सील बांध कर रखती है वो इतना पावरफुल है कि उसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। और बैड लक ये थी कि ओरिजिनल ऑथर ने कभी भी उस सील को खोलने का एग्जैक्ट प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन ही नहीं किया। फिर काफी सोच विचार करने के बाद लियोनी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। बेटर होगा कि मैं उस फॉरेस्ट क्लैन के प्रेस से मिलूं जिसने उसे सील किया था। शायद वही बता सकता है क्या हुआ था। डूइंग टेलीपोर्टेशन कोऑर्डिनेट्स एंटर करो। डूइंग सिस्टम तुरंत एक्साइटेड टोन में बोला, रेडी होस्ट टाइट पकड़ के रखिए। और अगली ब्लिंक में लियोनी स्मूथली फॉरेस्ट क्लैन के टेरिटरी में लैंड हो गया। वो अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि डूइंग सिस्टम फिर से रिपोर्ट देने लगा। एक और गुड न्यूज है, कानी के अफेक्शन पॉइंट 0.5 से बढ़ गए हैं। लियोनी ने तुरंत कंप्लेन किया, हाँ बस इतना ही। फिर लियोनी ने गैस किया, लगता है उसने आंट चुन की ऑइंटमेंट यूज कर लिया होगा और शायद उसके स्कार्स धीरे धीरे हील हो रहे हैं। तभी उनके कानों में तेज कदमों की आवाज आई। वो तुरंत एक घनी झाड़ी के पीछे छुप गया और धीरे से बोला, कोई आ रहा है। इतने डेंस फॉरेस्ट में फॉरेस्ट क्लैन की नेचुरल सेंसिंग एबिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। डूइंग सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी, होस्ट केयरफुल रहना। इस बार की फीमेल विलन नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल है। 10 माइल के रेडियस में जहां भी ट्रीज है वहां उसकी आंखें हो सकती है। ये सुनते ही लियोनी ने रिफ्लेक्स से अपनी सांस रोक ली। उसके दिमाग में सोचा, हो सकता है उसने ऑलरेडी मेरी प्रेजेंस नोटिस कर ली है, पर जब तक एनिमी मूव नहीं करता मैं भी रेकलेस नहीं बनूंगा। पहले सिचुएशन स्काउट करता हूँ, अगर पकड़ा गया तो उसके बाद इम्प्रोवाइज कर लेंगे। लेकिन उसका बैड लक तुरंत सच हो गया। अगले ही सेकंड एक फॉरेस्ट रेंजर ट्री के पीछे से निकला और सीधा उस पर झपटा। स्पीयर्स उस पर तान कर वो गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम, यहाँ चुपचाप क्या कर रहे हो। रेंजर्स के हाथों पकड़े जाने पर लियोनी थोड़ा घबरा गया लेकिन तुरंत इनोसेंट फेस बना लिया। अरे रुको जरा, मैं बस एक ट्रैवलिंग मर्चेंट हूँ वेयरवुल्फ ट्राइब से। रेंजर ने आंखें सिकोड़ ली। उसे उसकी बकवास पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ। ट्रैवलिंग मर्चेंट, तो तुम्हारा माल कहाँ है। लियोनी ने पप्पी जैसा इनोसेंट फेस बनाने की पूरी कोशिश की। ऑफ कोर्स मेरा माल मेरे स्टे करने की जगह पर है, आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करो भाई। फिर उसने कॉन्फिडेंट टोन में चैलेंज भी दे दिया, अगर बिलीव नहीं करते तो केव में जाके खुद देख लो मेरा माल। लेकिन रेंजर्स केव चेक करने के बजाय उसे सीधा घसीटकर फॉरेस्ट क्लैन के कमांड सेंटर ले गए, एक ह्यूज ट्री होल जो उनका मेन बेस था। पर उन्हें पता भी नहीं चला कि एक मिस्टीरियस वाइन चुपचाप उनके पीछे पीछे आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो ट्री हाउस के पास पहुंची, वाइन का टिप अचानक एक इनविजिबल बैरियर से टकराकर वापस लौट गया। दूर कहीं रुआन लिंजू जो प्लांट को कंट्रोल कर रही थी तुरंत ये मैजिकल रेजिस्टेंस फील कर गई। वो इरिटेट होकर बोली, डैम इट, मेरी स्पिरिचुअल अवेयरनेस ट्री हाउस के अंदर एंटर नहीं कर पा रही। उधर इंटरोगेशन रूम के अंदर फॉरेस्ट ट्राइब के प्रीस्टेस बहुत ग्रेसफुल पोस्चर में बैठी थी।
उस पावरफुल वुमन ने अपने नए प्रिजनर को तीखी नजर से देखा। इस यंग वुल्फ ने क्या गलती की है? यह है यूशिया, फॉरेस्ट ट्राइब विलेजेस के हाई प्रीस्टेस। एक गार्ड ने तुरंत रिपोर्ट देना शुरू किया। ये खुद को वेंडरिंग मर्चेंट बताता है, लेकिन ट्राइब के मेन एंट्रेंस पर छिपकर काम कर रहा था। कौन जाने उसकी क्या साजिश होगी। गार्ड अपनी रिपोर्ट देने ही वाला था कि ये ओवरली रिलैक्स प्रिजनर बीच में ही बोल पड़ा। मैंने सुना है आपके ट्राइब ने एक बहुत ही पावरफुल लड़की को सील कर रखा है। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो क्यूरियोसिटी में देखने आ गया। ये डेंजरस सीक्रेट इतनी आसानी से सुनकर प्रिस्टेस बिल्कुल शॉक हो गई। उसका काम फेस तुरंत फेड हो गया और उसकी आंखों में मर्डरस ग्लेयर आ गया। तुमने ये बात कहाँ से सुनी? लियानी बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने अपना फेमस शॉक्ड एक्ट प्ले किया। ये आपको पता नहीं, ये न्यूज तो बाहर काफी स्प्रेड हो चुकी है। ये झूठ सीधा प्रिस्टेस की मेंटल डिफेंस पर स्ट्राइक कर गया। उसने अपनी पैनिक छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल घबरा गई थी। ये इम्पॉसिबल है। अपने सोल्जर्स के सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत ऑर्डर दिया, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ, अच्छे से गार्ड करो, कल सुबह मैं खुद इसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करूंगी। लियानी को तुरंत ही एक झोपड़े के अंदर कैद कर दिया गया और उसके एंट्रेंस पर 2 गार्ड्स खड़े कर दिए गए। जब लियानी इंटरोगेशन रूम में लॉक हो गया, उसने तुरंत डूइंग सिस्टम को ऑर्डर दिया, डूइंग सिस्टम रिप्लेसमेंट डॉल निकालो। होस्ट का मिस्चियस प्लान देखकर डूइंग सिस्टम कंफ्यूज हो गया। होस्ट तुम क्या करने वाले हो? लियानी ने हंसी दबाते हुए कहा, इडियट, मैंने ऑलरेडी बेट डाल दिया है। मैंने बोला न्यूज बाहर स्प्रेड हो चुकी है तो हाई प्रीस्टेस जरूर जाके कंफर्म करेगी, बस हमें चुपचाप उसका पीछा करना है। फिर उसने डॉल को वहाँ सुलाकर पोजीशन सेट कर दी। ये डॉल यहाँ सो रहा है ऐसे प्रिटेंड करेगा। फिर उसने तुरंत कमांड दिया, डूइंग मुझे तुरंत विलेज चीफ वैंग के पास जाने के लिए टेलीपोर्ट करो। और अगले ही सेकंड वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। लियानी अपनी इंटेलिजेंस देखकर काफी इंप्रेस हो गया। उसका गैस बिल्कुल 100% सही निकला। बाहर हाई प्रीस्टेस चुपके से ट्राइबल सेटलमेंट से निकलती हुई दिख रही थी। ये समझ कर कि उसका पीछा करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्गाइज चाहिए, लियानी ने तुरंत सिस्टम से पूछा, डूइंग क्या तुम्हारे पास इनविजिबिलिटी क्लोक है? डूइंग सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स टोन में बोला, रिलैक्स्ड होस्ट, ऑफ कोर्स इनविजिबिलिटी क्लोक है, सिर्फ 500 पॉइंट्स का। ये प्राइस सुनते ही लियानी ऑलमोस्ट फट पड़ा। 500 पॉइंट्स, इतना महंगा, पहले क्यों नहीं बताया? डूइंग सिस्टम बिल्कुल गिल्ट फ्री टोन में बोला, अरे आपने पूछा ही नहीं। इरिटेट होने के बाद भी लियानी ने खुद को थोड़ा कंसोल किया। अच्छी बात यह थी कि क्लोक वन टाइम यूज आइटम नहीं था। अगर फ्यूचर मिशंस में भी यूज किया तो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकती है। इनविजिबिलिटी क्लोक पहनकर उसने तुरंत सिग्नल दिया, चलो जल्दी उनके पीछे चलते हैं। और इनविजिबल डिस्टेंस से वो हाई प्रीस्ट के ग्रुप को फॉलो करने लगा। कुछ देर बाद वो लोग एक बहुत ही बड़े एंशिएंट ट्री के एरिया में पहुंच गए। उस ट्री का ट्रंक अजीब लाइन से भरा हुआ था जो मिस्टीरियस सिल्वर लाइट छोड़ रही थी। ये मैजिकल साइट देखकर लियानी का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने धीरे से खुद से बोला, ये क्या मतलब है? क्या रुआन लिंजू का असली बॉडी इसी ट्री के अंदर सील है? कुछ ही पल बाद हाई प्रीस्ट ने धीरे और कॉशियस वॉइस में कहा, लिंजू क्या तुम जाग रही हो? उस कॉल का रिस्पॉन्स तुरंत मिला। जायंट ट्री की वाइन्स के बीच से एक छोटा सा ग्लोइंग लाइट उभरने लगा और वाइन्स एक स्पिरिचुअल स्नेक की तरह हिलते हुए प्रीस्ट की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन अचानक उनमें से एक वाइन डायरेक्शन चेंज करके उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां लियानी छुपा हुआ था। लियानी अंदर ही अंदर पैनिक हो गया, ये क्या मजाक है? मैं इनविजिबिलिटी क्लोक पहना हुआ हूँ, फिर भी ये मुझे कैसे डिटेक्ट कर रहा है? उसने तुरंत ही अपने सांसें रोक ली। वाइन धीरे धीरे उसके बॉडी के ऊपर चढ़ने लगा। सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो चुकी थी। अगर उसे जरा सी भी आवाज की तो सब खत्म। डैम, ये डिटेक्शन टेक्निक कितनी ट्रिकी है। उसने अंदर ही अंदर गाली दी। तभी उस टेंस मोमेंट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल फिगर धीरे धीरे प्रीस्टेस के सामने मटेरियलाइज होने लगी और वो कोई और नहीं, रुआन लिंजू ही थी। उसकी स्किन से ब्लूइश ग्रीन ग्लो निकल रहा था, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लेकिन अजीब तरीके से मेस्मराइजिंग। अनइनवाइटेड गेस्ट की तरफ तीखी नजर डालते हुए लिंजू ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अपने सबसे बड़े सीक्रेट के लीक होने के डर से हाई प्रीस्ट ने उसका सार्काज्म इग्नोर कर दिया। उसने तुरंत हैंड साइंस बनाकर सील की कंडीशन चेक की। उसका एंशियस बिहेवियर देखकर लिंजू एरोगेंट स्माइल के साथ बोली, रिलैक्स, तुम्हारा सील अभी भी काफी स्ट्रांग है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं। ये बात प्रिजनर के मुंह से डायरेक्टली सुनकर हाई प्रीस्ट ने फाइनली रिलीफ की सांस ली। लेकिन उसके डाउट्स अभी भी खत्म नहीं हुए थे। वो धीरे से बोली, ये फॉरबिडन एरिया है, इस सीक्रेट को सिर्फ कुछ हाई रैंकिंग लोग ही जानते हैं। क्या हमारे ट्राइब के अंदर कोई ट्रेडर है? रुआन लिंजू ने बस सार्कास्टिक स्माइल दी, फिक्र मत करो, अगर मेरा सील कभी टूट गया ना तो सबसे पहले जिस इंसान को मैं मारूंगी वो तुम ही होगी। ये डेडली थ्रेट इतने पास से देखकर लियानी के दिमाग के अंदर बैठा सिस्टम भी शॉक हो गया। डूइंग सिस्टम ने तुरंत स्कैन किया और पैनिक में रिपोर्ट दिया, होस्ट रुआन लिंजू का करप्शन वैल्यू बहुत हाई है, सिर्फ 2 ब्लैक स्टार और बढ़े तो वो कम्प्लीटली बियॉन्ड सेविंग हो जाएगी। लेकिन लियानी पैनिक नहीं हुआ। उसने धीरे से सिस्टम को चुप रहने को कहा, आवाज मत करो, बस सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं जब तक ये लोग चले नहीं जाते।
उधर हाई प्रीस्टेस लिंजू की थ्रेट से डरी हुई तुरंत कुछ स्टेप्स पीछे हट गई। वो जल्दी जल्दी डिफेंड करने लगी। मैंने तुम्हें सील मजबूरी में किया था। ये पुराना और बोरिंग एक्सक्यूज सुनकर रुआन लिंजू ने धीरे से अपना सिर झुका लिया। फिर उसने प्रीस्टेस को ऊपर से नीचे तक प्योर डिस्टेंस से देखा। सच में? फिर उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। लेकिन तुम्हें मारना वो तो सिर्फ मेरी खुद की ही मर्जी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।